कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है ब्लू स्टार प्लेनेट पे पहला एस रैंक डंजन डेथ केव अपीयर हुआ, जो अपने आप में ही एक एंशिएंट एग्जिस्टेंस के जैसा था, जिसे क्लियर करने के लिए काउंटलेस एक्सपर्ट्स उसके अंदर गए, लेकिन उनमें से कोई भी वहां से वापस नहीं आया। और आज मैं सुमिंग इस एस रैंक डंजन को अकेले क्लियर करने जा रहा हूँ, जहाँ मैंने आज तक के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गोड टायर बीस्ट को मार के इस डंजन को क्लियर किया। लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं था कि जिस शख्स को मैंने आज तक अपने भाई की तरह ट्रीट करते आया, वो आज बस एक डिवाइन आर्टिफैक्ट के लिए मेरे खिलाफ बगावत करेगा। यहाँ तक कि मेरी फियांसी ने मेरे ऊपर इमोबिलाइजेशन कर्स फॉर्मेशन का यूज करके मेरे पावर को सील कर दी। और जब वे सभी मुझे मारने वाले थे तो मेरी एक फ्रेंड जियाओ, जो कि एक नेक्रोमेंसर थी, उसने मुझे प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश की, लेकिन अंत में वो भी मारी गई। लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। वो डिवाइन आर्टिफैक्ट जो मुझे इस डंजन को क्लियर करने पर मिला था, द डिवाइन रिंग ऑफ डिफिनियंस, जिसने टाइम के साथ छेड़छाड़ करके मुझे पास्ट में भेज दिया। एग्जैक्टली उसी दिन जिस दिन इन सभी चीजों की शुरुआत हुई, द डे ऑफ अवेकनिंग, जिसके साथ ही हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ सुमिंग अपने आप को जिंदा देखते हुए कहता है, आखिर मैं जिंदा कैसे हूँ, क्योंकि मुझे पक्का याद है कि मैं आखिरी बार एक गोड टायर स्किल बॉडी एक्सप्लोजन का यूज किया था, जिसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं। साथ ही वो अपने आसपास के माहौल को देखते हुए कहता है, अवेकनिंग सेरेमनी, ये जगह मुझे थोड़ी बहुत फेमिलियर लग रही है। जिसके साथ ही वो सोचने लगता है, मैं समय में एग्जैक्टली उसी दिन वापस आया हूँ जिस दिन मैं 18 साल का हुआ था और अपने प्रोफेसर को अवेक किया था। ऐसा लगता है हेवन ने मुझे एक सेकंड चांस दिया है मेरे पिछले लाइफ के रिग्रेट्स को सुधारने का। तभी कोई कहता है, वाओ, ये तो एक हिडन कॉम्बैट प्रोफेसर है। वही हम देखते हैं स्टेज पर अनाउंस होता है, ज़ेंग टैंग, जो कि एक हिडन कॉम्बैट प्रोफेसर हैमर वॉरियर को अवेक किया है, जिसका इनेंट एट्रीब्यूट लेवल 8 स्टार है। जो देख के वहाँ पे खड़े स्टूडेंट कहने लगते हैं, वाओ, ये पूरे एकेडमी में पहला हिडन कॉम्बैट प्रोफेसर है। जिस पर एक दूसरी स्टूडेंट कहती है, हाँ, और ऊपर से इसे अवेक करने वाला ज़ेंग टैंग है, ज़ेंग फैमिली का यंग मास्टर, जिसके की फादर पहले ही एक वार एम्परर हैं और इसकी मदर एक मैजिकल वॉरियर, जिस वजह से इसकी जो ब्लड लाइन है वो काफी ज्यादा प्योर है। वहीं हम सुमिंग को देखते हैं, जो कि उसे काफी गुस्से से देख रहा होता है। तभी कोई सुमिंग के पीठ पर अपने हाथ को रखते हुए कहता है, ओ, तो तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। वहीं हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि जिया होती है, जिसे देख के सुमिंग काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। जो देख के जिया उससे कहती है, आखिर तुम मुझे देख के इतने ज्यादा सरप्राइज क्यों हो रहे हो, क्या मेरे फेस पे कुछ लगा है। जिस पे सुमिंग उससे कहता है, ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता था। जिस पर जिया उससे कहती है, कॉन्ग्रेचुलेट, वो भी मुझे, आखिर किस लिए। वहीं सुमिंग पास्ट की मेमोरी को याद करते हुए सोचता है, जिया, तुम्हें दोबारा देखकर काफी अच्छा लगा। साथ ही वो उससे कहता है, बस तुम्हें थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। तभी अवेकनिंग सेरेमनी के लिए जियाओ का नाम अनाउंस होता है, जिसके साथ ही हम जियाओ को देखते हैं, जो अवेकनिंग टैबलेट के ऊपर अपने हाथ को रखती है। जिसके साथ ही दोबारा स्टेज पर अनाउंस होता है, जियाओ अवेकनिंग सक्सेसफुल, हिडन कॉम्बैट प्रोफेसर, नेक्रोमेंसर, इनेंट एट्रीब्यूट लेवल 7 स्टार। जो देख के वहाँ पे खड़े सभी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा सरप्राइज होते हुए कहते हैं, वाह, ये काफी ज्यादा अवेसम है। हमारे एकेडमी के 2 स्टूडेंट्स ने हिडन कॉम्बैट प्रोफेसर को अवेक किया है, जो अपने आप में ही एक काफी रेयर टैलेंट है, और ऊपर से इनका जो इनेंट एट्रीब्यूट है वो भी काफी ज्यादा हाई है। ऐसा लगता है इस साल हमारे एकेडमी को खुद हेवन फेवर कर रहा है। वही सुमिंग ये सब देख के सोच रहा होता है, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, और अब मेरी बारी है। जिसके साथ ही वो हमें इस वर्ल्ड के बारे में बताने लगता है, एक ऐसी दुनिया जिसे अवेकनर्स पूरी तरह डोमिनेट करते हो। इस दुनिया में जो भी 18 साल के हो जाते हैं वो अवेकनिंग सेरेमनी में पार्टिसिपेट करके अपने क्लास को चेंज करके सक्सेसफुली अवेकेंड बन सकते हैं। और जो अवेकनर्स हैं वो न केवल अनइमेजिनेबल पावर बल्कि अनइमेजिनेबल वेल्थ और इक्विपमेंट्स को भी पोजेस करते हैं, जिससे कि वो अपने डेस्टिनी तक को भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ ही वो कई सारे फियर्सियस और टेरिफाइंग बिस्ट का भी सामना करते हैं, जो पूरी तरह से डेंजर और चैलेंज से भरा होता है। वहीं मैं मेरे पिछले लाइफ में एक अनाथ होने की वजह से बस स्कॉलरशिप पे ही निर्भर हुआ करता था, और अवेकनिंग सेरेमनी के दिन ऐसा लग रहा था कि मानो हेवन खुद मुझे फेवर कर रहा है, क्योंकि जब मैं अपने प्रोफेसर को अवेक कर रहा था तब आसमान में अजीब फिनोमिना होना शुरू हो गए। जिसके साथ ही मैं एक लेजेंडरी प्रोफेसर गॉड ऑफ स्लॉटर को अवेक किया, जिसका इनेंट एट्रीब्यूट लेवल 9 स्टार था, और आज इस लाइफ में मैं एक बार फिर उसी पावर को फील करने वाला हूँ। वहीं हम एकेडमी के प्रिंसिपल को देखते हैं, जो आसमान की ओर देखते हुए कहते हैं, ये फ्लक्चुएशन, क्या ये किसी ऐसे जीनियस को बर्थ देने वाला है जिसका इनेंट एट्रीब्यूट 9 स्टार या उससे भी हायर होने वाला है। साथ ही वो सभी स्टूडेंट्स इस स्ट्रेंज फेनोमेना को देखते हुए कहते हैं, आखिर अब ये किस प्रकार का हिडन प्रोफेसर होने वाला है। वहीं हम सुमिंग को देखते हैं, जो स्टेज पे बड़े ही स्टाइल में खड़ा होता है और सोचता है, जल्द ही मैं उस 9 स्टार वाले इनेंट
एट्रीब्यूट के फ्लक्चुएशन को एक बार फिर से फील करने वाला हूँ। तभी हम देखते हैं उसके सामने अचानक से एक रिंग अपीयर हो जाता है, जो देख के सुमिंग कहता है ये तो वही डिवाइन आर्टिफैक्ट है जो मुझे उस एस रैंक डंजन को क्लियर करने पर मिला था, द डिवाइन रिंग ऑफ डिफिनियंस। लेकिन आखिर ये यहाँ पे कैसे आया? तभी उसके सामने एक सिस्टम पैनल ओपन हो जाता है जिसमें लिखा होता है स्ट्रॉन्गेस्ट क्लास चेंज गॉड स्लेइंग सिस्टम होस्ट के साथ सक्सेसफुली बाइंड हो चुका है, जो होस्ट के लिए एक ब्रांड न्यू प्रोफेसर को अवेक कर रहा है, जिसके साथ ही अवेकनिंग भी सक्सेसफुल हो जाती है। और हम देखते हैं सुमिंग एक मिस्टिक टायर प्रोफेसर स्वॉर्ड गॉड को अवेक करता है। साथ ही हम देखते हैं उसके सामने एक स्पिरिचुअल स्वॉर्ड अपीयर होता है, जो देख के एकेडमी के प्रिंसिपल कहते हैं आखिर ये किस प्रकार का फिनोमिना है और आखिर ये किस प्रोफेसर को अवेक कर रहा है। वही वो स्टूडेंट्स ये देख के कहते हैं अगर ये कोई कॉम्बैट टाइप प्रोफेसर होगा तो ये काफी ज्यादा अमेजिंग होगा, लेकिन अगर ये कोई लाइफ टाइप हुआ तो ये इसके लिए किसी स्ट्रेटेजी से कम नहीं होगा। जिसपे एक और स्टूडेंट कहता है क्या तुम पागल हो, आखिर इस जैसा फिनोमिना लाइफ टाइप प्रोफेसर के लिए कैसे हो सकता है। वही हम ज़ेंग तेंग को देखते हैं जो सुमिंग को देखते हुए कहता है आखिर ये शख्स वहाँ से हिल क्यों नहीं रहा। इधर हम सुमिंग को देखते हैं जो उस सिस्टम पैनल को देखते हुए कहता है स्वॉर्ड गॉड ना कि गॉड ऑफ स्लॉटर जो मैंने अपने पिछले लाइफ में अवेक किया था, साथ ही ये गोल्डन सिस्टम जो मेरे पिछले लाइफ से काफी ज्यादा अलग है। तभी वो सिस्टम कहता है ये एक गोल्ड रैंक टैलेंट है ऑल थिंग असेंडेंट, जो देख के सुमिंग कहता है एक गोल्ड रैंक टैलेंट ये तो उस 9 स्टार प्रोफेसर से भी हायर है जो मैंने अपने पिछले लाइफ में अवेक किया था। अगर ये वाकई में रियल है तो इसका मतलब मैं अपने प्रीवियस लाइफ के गॉड ऑफ स्लॉटर को भी सरपास कर सकता हूँ। तभी वो सिस्टम पैनल सुमिंग के लिए स्किल इन्वेंट्री को ओपन करता है, जहाँ हम देखते हैं सुमिंग ने किसी भी एबिलिटी को अवेक नहीं किया होता है, जो देख के सुमिंग घबराते हुए कहता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, आखिर तुम बिना एक भी सिंगल स्किल के गोल्ड टायर प्रोफेसर कैसे हो सकते हो, और अगर मेरे पास एक भी स्किल ही नहीं तो मेरे अवेक होने या ना होने में क्या ही डिफरेंट है। तभी वो सिस्टम कहता है जो फीडबैक है वो रिसीव हो चुका है और अब से हम तुम्हें अच्छे से गाइड करेंगे। तभी सिस्टम पर एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है रिंग ऑफ डिफिनियंस रिक्वायर्ड, जिसके साथ ही हम देखते हैं सुमिंग के पास से वो डिवाइन रिंग बाहर आता है, जिसे देखकर वो सिस्टम दोबारा कहता है डिवाइन रिंग ऑफ डिफिनियंस आइडेंटिफाई सक्सेसफुल, जिसके साथ ही हम देखते हैं आसमान में एक गोल्डन लाइट जाता है, जो देखकर एकेडमी के प्रिंसिपल कहते हैं ये जो फ्लक्चुएशन है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या जो अवेकनिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। तभी हम आसमान की तरफ देखते हैं जहाँ सुमिंग का जो इनेंट एट्रीब्यूट लेवल होता है वो 10 स्टार होता है, जिसके साथ ही स्टेज पर दोबारा अनाउंस होता है सुमिंग क्लास चेंज टू हिडन प्रोफेसर स्वॉर्ड कंट्रोल। वही 10 स्टार इनेंट एट्रीब्यूट को देखकर वो सभी स्टूडेंट कहते हैं आखिर ये किस प्रकार का हेवन डिफाइंग मॉन्स्टर है, ये टैलेंट इस एकेडमी के टॉप स्कॉलर की है। तभी एक और स्टूडेंट कहता है होली क्रैप, मुझे लगा था जो ज़ेंग तेंग अपने 80 स्टार मैजिकल हैमर वॉरियर को अवेक किया था वो पहले ही काफी ज्यादा टेरिफाइंग था, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई और परफेक्टली 10 स्टार के साथ अपने इनेंट एट्रीब्यूट को अवेक करेगा। वही एकेडमी के प्रिंसिपल कहते हैं इस साल हमारे एकेडमी ने कई सारे टॉप नोच जीनियसेस को बोर्न किया है जो न केवल हिडन प्रोफेसर को अवेक किए हैं बल्कि उनका पोटेंशियल भी लिमिटलेस है। साथ ही हमारे एकेडमी ने एक ऐसे जीनियस को प्रोड्यूस किया है जिसने पहला 10 स्टार इनेंट एट्रीब्यूट को अवेक किया है, लेकिन अफसोस उसका जो प्रोफेसर है वो स्वॉर्ड कंट्रोल है जिसकी पोटेंशियल उतनी ज्यादा खास नहीं है, लेकिन 10 स्टार इनेंट एट्रीब्यूट होने की वजह से मुझे उम्मीद है कि उसका फ्यूचर लिमिटलेस होने वाला है। और मैं एक प्रिंसिपल होने की वजह से ये डिसाइड करता हूँ कि मैं सुमिंग को एक सेट कल्टीवेशन असिस्टिंग आइटम उसे प्रोवाइड करूंगा। वही ये सुन के वो सभी स्टूडेंट कहने लगते हैं मुझे लगा था कि ये किसी पावरफुल हिडन कॉम्बैट क्लास को अवेक करेगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं था कि ये एक बेकार स्वॉर्ड कंट्रोल प्रोफेसर को अवेक करेगा जो कि स्वॉर्ड्समैन कैटेगरी में सबसे बेकार प्रोफेसर माना जाता है। मुझे तो इस बात पर भी डाउट हो रहा है कि कहीं ये उस नोविस डंजन टेस्ट को भी पास कर पाएगा या नहीं। वही हम जियाओ को देखते हैं जो सबसे पहले सुमिंग को उसका प्रोफेसर अवेक करने पर कांग्रेचुलेट करती है, साथ ही वो उससे कहती है तुम इन सब के बेकार बातों पर ध्यान मत दो, एक 10 स्टार इंडियन टैलेंट को अवेक करना तुम रियली में काफी ज्यादा अमेजिंग हो। खैर जो स्वॉर्ड कंट्रोल प्रोफेसर है वो थोड़ा बहुत वीक तो जरूर है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हारे टैलेंट के हिसाब से तुम्हारे लिए ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जो सुनकर सुमिंग सबसे पहले उसे थैंक्स करता है, साथ ही वो उससे कहता है मैं इनके बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा, और रही बात इनके रिएक्शन की तो मैं शुरू से ही यही रिएक्शन चाहता था। तभी नेक्स्ट स्टूडेंट की अनाउंसमेंट होती है और हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि रेन सियाओमा होती है, जो देखकर सुमिंग वहाँ से जाने लगता है, जिस पर जिया उससे कहती है सुमिंग जो अवेकनिंग सेरेमनी है वो अभी खत्म नहीं हुई है, जिस पर सुमिंग उससे कहता है मैं इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। साथ ही वो सोचने लगता है मेरे प्रीवियस लाइफ में इस वुमेन ने मेरे टैलेंट को यूज किया और इसने एक बार भी हेजिटेट नहीं किया मुझे धोखा देने में, और मैंने ये पहले भी कहा
है कि मेरा जो रिवेंज है वो अभी बाकी है। जिसके साथ ही हम सुमिंग को देखते हैं जो कहीं जाते हुए अपने सिस्टम पैनल को देख रहा होता है और कहता है उस डिवाइनिंग को आइडेंटिफाई करने के बाद मैं अपने प्रीवियस लाइफ के कुछ स्किल्स को कॉपी करा है, जिसमें जो पहला स्किल है वो है फुल हाइड, जिसे यूज करने के बाद मैं अपने इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट, प्रोफेसर, स्किल और भी बहुत सारी चीजों को हाइड कर सकता हूँ। लोगों को बस इतना पता है कि मेरा जो प्रोफेसर है वो स्वॉर्ड कंट्रोल है, तो ये स्किल मेरे स्वॉर्ड गॉड प्रोफेसर को हाइड करने में मेरी मदद करेगा। साथ ही मेरे पिछले लाइफ के एक्सपीरियंस के हिसाब से अवेकनिंग सेरेमनी के खत्म होने के बाद उसके अगले दिन ही नोविस डंजन चैलेंज शुरू होने वाला है, जो मेरे लिए उतना खास चैलेंजिंग नहीं है, लेकिन मुझे जल्दी लेवल अप करने और बेटर इक्विपमेंट पाने के लिए मुझे उस डंजन के सबसे डिफिकल्ट बॉस को चैलेंज करना होगा। लेकिन उससे पहले मुझे मेरे लिए एक बढ़िया वेपन चूज करना होगा। जिसके साथ ही हम रेन सियाओमा और जेंगटेंग को देखते हैं जो कि एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे होते हैं, जहाँ जेंगटेंग काफी गुस्से से कहता है उस कमीने सुमिंग ने मेरे सारे अटेंशन को पूरी तरह अपने तरफ ले लिया। जिस पे रेन सियाओमा उसे कहती है अब इतने भी ज्यादा गुस्सा मत हो। खैर जो सुमिंग का प्रोफेसर है वो स्वॉर्ड कंट्रोल है, लेकिन जो उसका एट्रीब्यूट है वो काफी ज्यादा हाई है, तो हम लोग फ्यूचर में उसे काफी अच्छे से यूज कर सकते हैं। जिस पे जेंगटेंग कहता है आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। वही हम देखते हैं रेन सियाओमा उसे कुछ दिखाती है और उससे कहती है अगर मैं उसे थोड़ा बहलाऊं फुसलाऊं तो मैं उसे पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले सकती हूँ, जिसके बाद हम लोग फ्यूचर में जब चाहें तब उसे यूज कर सकते हैं। जिसके साथ ही हम सुमिंग को देखते हैं जो कि एक होलसेल वेपनरी शॉप पर आया होता है, जहाँ पर पहले से ही कई सारे स्टूडेंट होते हैं, जो देखकर सुमिंग सोचता है ऐसा लगता है कि आसपास के सभी स्कूलों की अवेकनिंग सेरेमनी कंप्लीट हो चुकी है, जिस वजह से यहाँ सभी स्टूडेंट कल के नोविस डंजन ट्रायल के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। तभी एक स्टूडेंट कहता है वाओ ये तो फ्रोस्ट स्काई कोल्ड स्वॉर्ड है, जिसे कि एक हाई लेवल ग्रेट स्वॉर्ड प्लेयर ने फोर्ज किया है। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये पहले ही मार्केट में अवेलेबल है। जिस पर एक दूसरा स्टूडेंट कहता है हाँ लेकिन इसका जो प्राइस है वो 1 मिलियन एडवेंट कॉइन है, जो कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। जिस पर वो स्टूडेंट दोबारा कहता है ऑफ कोर्स, क्योंकि ये स्वॉर्ड अपने टारगेट को हिट करते ही उसके ब्लड को पूरी तरह से फ्रीज कर देता है और ऊपर से ये एक डायमंड टायर वेपन है, तो ये एक्सपेंसिव तो होगा ही। वही सुमिंग ये सब देख के सोचते हुए कहता है ये स्वॉर्ड एक फेक है, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास्ट लाइफ में एक मर्चेंट गैंग ने इस फेक स्वॉर्ड को सेल किया था। तभी कोई सुमिंग से कहता है वेट क्या तुम स्टूडेंट सुमिंग हो, जो देख के सुमिंग उससे कहता है और आखिर तुम कौन हो। जिस पर वो वुमेन अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है मैं जियान कॉन्स्टेडियम की वाइस डायरेक्टर हूँ जियान लेन और ये मेरा बिजनेस कार्ड है। जो देखकर सुमिंग कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें जानता हूँ। जिस पर वो वुमेन सुमिंग से कहती है स्टूडेंट सुमिंग मैं तुमसे एक फेवर चाहती हूँ, जिसके बदले में आज यहाँ की तुम्हारी जितने भी स्पेंडिंग होगी उसे जियांगन कॉन्स्टेडियम कवर करेगी। जो सुनकर सुमिंग कहता है आखिर कैसा फेवर। जिस पर वो एक लड़की की फोटो दिखाते हुए कहती है ये मेरी यंगर सिस्टर है जियानियन क्वीन और ये तुम्हारे ही एकेडमी में पढ़ती है, जो कि आज सुबह ही अपने प्रोफेसर को सक्सेसफुली अवेक की है। साथ ही स्टूडेंट सुमिंग मैंने तुम्हारे बारे में पहले ही इन्वेस्टिगेट किया है और मुझे पता चला है कि तुम्हारा जो इंडियन टैलेंट लेवल है वो 10 स्टार है, तो तुम्हारे टैलेंट के हिसाब से कल का नोविस डंजन टेस्ट तुम्हारे लिए कोई खास चैलेंज नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सिस्टर के साथ टीम अप करके उसे इस डंजन को कंप्लीट करने में हेल्प करो। जो सुनकर सुमिंग वहाँ से जाते हुए कहता है मैं ये नहीं कर सकता। जिस पे वो वुमेन कहती है अगर तुम मेरी बातों पर एग्री करते हो तो तुम इस स्टोर से किसी भी वेपन को पिक कर सकते हो और एक पुअर स्टूडेंट जो हाल ही में अपने प्रोफेसर को अवेक किया हो उसके लिए इससे बढ़िया ऑफर कोई और नहीं हो सकता। जिस पे सुमिंग कहता है अगर ऐसा है तो मैं ये फ्रोस्ट स्काई कोल्ड स्वॉर्ड लेना चाहता हूँ। जो सुनकर वो वुमेन कहती है क्या तुम्हारे करंट स्टेटस से तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम 1 मिलियन एडवेंट कॉइन के काबिल हो। जिस पर सुमिंग उससे कहता है क्या तुमने ये नहीं कहा था कि मैं यहाँ से किसी भी वेपन को पिक कर सकता हूँ। अगर तुम्हें ये मंजूर नहीं है तो तुम इसके बारे में भूल जाओ, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिस पर केवल फाइनेंशियल पावर से रिलाई नहीं किया जा सकता। तो जाओ और जाकर अपने सिस्टर से कहो कि वो कल के नोविस डंजन के लिए अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करे। जो सुनकर वो वुमेन वहाँ से जाते हुए कहती है स्टूडेंट सुमिंग तुम इस ऑफेंस को अच्छे से याद रखना। तभी हम देखते हैं सुमिंग के फोन पर कोई मैसेज करता है। जो देखकर सुमिंग उस मैसेज को ओपन करता है, जहाँ हम देखते हैं रेन सियाओमा सुमिंग को आज रात एकेडमी के छत पर मिलने को बुलाती है। जो देखकर सुमिंग कहता है वही सेम मैसेज दोबारा जो मेरे प्रीवियस लाइफ में आया था। रेन सियाओमा तुम जरा भी नहीं बदली हो, लेकिन इस समय मैं कोई बेवकूफ नहीं। साथ ही वो उसे ओके करके मैसेज सेंड कर देता है। जिसके साथ ही हम सुमिंग को देखते हैं जो एक शॉप के पास जाते हुए उसे कहता है एक्सक्यूज मी क्या ये वही स्वॉर्ड स्टोन एम्ब्रॉय मटेरियल है जो रेंडमली किसी हाई क्वालिटी स्वॉर्ड को प्रोड्यूस करते हैं। जिसपे वो असिस्टेंट कहती है हाँ ये वही स्टोन स्वॉर्ड एम्ब्रॉय है, लेकिन कस्टमर मैं तुम्हें पहले ये बात क्लियर कर देती हूँ कि कोई भी स्टोन 100% सक्सेसफुल रेट के साथ किसी हाई क्वालिटी स्वॉर्ड वेपन को प्रोड्यूस नहीं करता। इनमें से कई सारे स्टोन्स केवल लोवेस्ट रैंक वेपन को ही प्रोड्यूस करते हैं,
तो मैं होप करती हूँ कि तुम सोच समझकर इन्हें बाई करो। जिस पर सुमी उससे कहता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, एक सिल्वर रैंक वेपन को किसी हाई प्राइस में बाय करने से बढ़िया है कि मैं सिर्फ 50 एडवेंट कॉइन में गैम्बलिंग करके उसे हासिल कर लूं। साथ ही वो सोचता है मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं इन स्टोन एम्ब्रॉय के आर पार देख सकता हूँ और ये सब पॉसिबल है केवल मेरे इस दूसरे स्किल की वजह से, आई ऑफ इनसाइट, जो मैंने अपने प्रीवियस लाइफ से कॉपी किया है, जो किसी भी चीज के आर पार देखकर उसके फंडामेंटल इंफॉर्मेशन को रीड कर सकता है। जिसके साथ ही वो एक रूम में बैठ के उस स्टोन स्वॉर्ड एम्ब्रॉय मटेरियल को देख रहा होता है। तभी दो स्टूडेंट्स उसके पास आते हुए उसे कहते हैं, ओह मैं ये सोच रहा था कि तुम्हारा जो बैकग्राउंड होगा वो काफी ज्यादा पावरफुल होगा, जिस वजह से तुम उस जियांगन कॉन्स्टेलियन की वाइस डायरेक्टर की प्रपोजल को रिफ्यूज किए हो, लेकिन तुम तो यहाँ पे इस बेकार के स्टोन स्वॉर्ड एम्ब्रॉय के साथ खेल रहे हो। क्या तुम एक इडियट हो? जो सुनकर सोनू उन दोनों से कहता है, ओ ऐसा है तो क्या तुम दोनों के अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम दोनों मेरे साथ एक बेट लगाओ? अगर मैं इस स्टोन स्वॉर्ड एम्ब्रॉय के अंदर से एक सिल्वर रैंक वेपन को ओपन करता हूँ तो तुम दोनों मुझे 5000 एडवेंट कॉइन दोगे, और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो 5000 एडवेंट कॉइन मैं दूंगा। जो सुन के वो दोनों स्टूडेंट्स जोर जोर से हंसने लगते हैं और सुमिन से कहते हैं, क्या तुम सही में इडियट हो? इस जैसे स्टोन स्वॉर्ड एम्ब्रॉय में 90.999% चांस होता है कि उसमें से केवल बेकार वेपन ही निकलेगा। मैं आज तक तुम जैसे किसी भी इडियट को नहीं देखा। अगर तुम्हें पैसे देने का इतना ही शौक है तो फिर चलो ठीक है, हमें ये बेट मंजूर है। जो सुन के सुमिन उनसे कहता है, ठीक है फिर मैं इसे ओपन करने जा रहा हूँ, फिर देखते हैं कौन किसे पैसा दे रहा है। जिसके साथ ही वो अपने स्किल आई ऑफ इनसाइट को एक्टिवेट करके उस स्टोन स्वॉर्ड एम्ब्रॉय के अंदर से एक सिल्वर रैंक स्वॉर्ड को ऑब्टेन कर लेता है, जो देख के उन दोनों स्टूडेंट्स का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वही हम इस स्वॉर्ड के डिटेल को देखते हैं, जहाँ इस स्वॉर्ड का नाम ब्लैक आयरन रेड एड स्वॉर्ड होता है, जो एक सिल्वर रैंक लो ग्रेड वेपन होने के साथ साथ इसमें एक स्पेशल इफेक्ट भी होता है, ब्लड ड्रिंकर, जो अपने टारगेट को इंजर्ड करने के बाद उसके ब्लड को एब्जॉर्ब करके यूजर के घावों को हील कर सकता है। जो देख के सुमिंग कहता है, ये स्वॉर्ड बिल्कुल परफेक्ट है आज रात के डेट के लिए। साथ ही वो उन दोनों स्टूडेंट से कहता है, आज के बाद किसी से भी बेट लगाने से पहले थोड़ा सोच लिया करना। वही वो असिस्टेंट ये देख के उस शॉप के प्रीवियस डाटा को चेक करने लगती है और कहती है, आज तक किसी ने भी इस स्टोन स्वॉर्ड एम्ब्रॉय से एक भी वेपन को नहीं पाया, लेकिन इस लड़के ने एक ही बार में एक सिल्वर ग्रेड वेपन को पा लिया। तभी सुमिंग उस असिस्टेंट से कहता है, मुझे मेरे इस स्वॉर्ड के लिए एक स्कैबर्ड चाहिए, और अगर मुझे सही से याद है तो शायद उसकी प्राइस 5000 एडवेंट कॉइन है। जो सुनकर वो असिस्टेंट कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, आप यहाँ से किसी भी स्कैबर्ड को चूज कर सकते हैं। जिसके साथ ही हम देखते हैं सुमिंग एक सिल्वर ग्रेड स्कैबर्ड को परचेस कर लिया होता है, जो कि उस स्वॉर्ड के ड्यूरेबिलिटी कंजप्शन को 50% तक रिड्यूस कर सकता है। जो देखकर सुमिंग कहता है, इस स्कैबर्ड की मदद से मैं अपने स्वॉर्ड के ड्यूरेबिलिटी कंजप्शन को 50% तक रिड्यूस कर सकता हूँ। खैर अभी मेरे पास ज्यादा फंड नहीं है, इसलिए मैं कोई दूसरा स्वॉर्ड अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन मैं इस स्वॉर्ड के ग्रेड को जल्द ही बढ़ाने वाला हूँ। जिसके साथ ही हम सुमिंग को देखते हैं, जो उस वेपनरी स्टोर से बाहर आ चुका होता है और अपने सिस्टम पैनल को देखते हुए सोचता है, मैंने जो प्रोफेसर अवेक किया है वो एक स्वॉर्ड गॉड प्रोफेसर है, जिस वजह से मेरे पास एक भी यूजेबल प्रोफेसर स्किल नहीं है, लेकिन फिर भी इस प्रोफेसर के पास एक ऐसा पावरफुल टैलेंट है जो कि इसे ट्रूली एक गोल्डन ग्रेड प्रोफेसर बनाता है, और वो ये है सब्लिमिटेशन ऑफ ऑल थिंग्स, जो किसी भी लूट, कॉम्बैट स्किल, इक्विपमेंट, स्क्रॉल और भी कई सारे आइटम्स के लेवल को अपग्रेड कर सकता है। जिसके साथ ही वो अपने उस रेड एड स्वॉर्ड पर सब्लिमिटेशन ऑफ ऑल थिंग्स का यूज करता है, जिस वजह से वो स्वॉर्ड एक लो लेवल से हाई लेवल में अपग्रेड हो जाता है। साथ ही उसमें एक और स्पेशल इफेक्ट भी जुड़ जाता है, ब्लड थ्रस्ट, जिससे किसी भी मॉन्स्टर को मारने के बाद यूजर्स के सभी स्टेटस पॉइंट 5 पॉइंट के लिए टेम्परली 30 सेकंड तक इंक्रीज हो जाएंगे। जो देखकर सुमिंग कहता है, ये टैलेंट तो रियली में काफी ज्यादा पावरफुल है, और अब इस स्वॉर्ड की हेल्प से मेरा कल का नोबिस डंजन टेस्ट भी आसान हो जाएगा। जिसके साथ ही हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ रेंसियामा एकेडमी के छत पर सुमिंग का वेट कर रही होती है। तभी सुमिंग वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर रेंसियामा कहती है, ओ तो तुम फाइनली यहाँ आ गए, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम कितने ज्यादा लेट हो? लेकिन तभी हम देखते हैं सुमिंग उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, जो देखकर रेंसियामा सुमिंग से कहती है, आखिर ये तुम क्या कर रहे हो? जिसपे सुमिंग उससे कहता है, मैं यहाँ तुमसे अपने पिछले सभी हिसाब किताब को बराबर करने आया हूँ। जो सुन के रेंसियामा कहती है, आखिर ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारे प्रपोजल को इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि वो तुम ही थे जो मेरे साथ डेट करना चाहते थे, और अब तुम मुझे हट करने की कोशिश कर रहे हो। जो सुनकर सुमिंग थोड़ा हंसते हुए कहता है, हाँ लेकिन वो सब मेरे पिछले लाइफ में था। तुम जो कभी क्लास की एक प्रोमिसिंग ब्यूटी हुआ करती थी, वो मेरे जैसे एक अनाथ के साथ इंटेक्ट में आओगी, मैंने ये कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन वो सब तुमने बस मेरे टैलेंट के लिए किया था, ताकि तुम मेरे टैलेंट को फ्यूचर में अपने लिए यूज कर सको। वो कॉन्फेशंस, डेटिंग, इंटीमेट इंटरेक्शंस वो सभी फेक थे, और मैं ये भी जानता हूँ तुम्हारा और जेंगटेंग का जो रिलेशन है वो कैसा है। जो सुनकर रेंसियामा कहती है, आखिर ये तुम क्या
क्या बकवास बातें कर रहे हो। जिस पर सुमिंग उससे कहता है तुम्हें ये बात अच्छे से पता है कि मैं जो भी कह रहा हूँ वो कोई बकवास नहीं, एकेडमी की एक प्रॉमिसिंग ब्यूटी जो कि असल में एक डिसकेपेबल और सेमलेस बीच है। जो सुनकर रेन सियाओमा गुस्से से चिल्लाते हुए सुमिंग से कहती है तुम अनाथ कहीं के, आखिर तुम्हें पता ही क्या है, अगर तुम्हारा टैलेंट किसी काम का नहीं होता तो तुम मुझसे बात करने के भी लायक नहीं होते, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे एक डिसकेपेबल बिच बोलने की। अगर मैं ये बात जेंगटेंग को बता दी तो तुम इस एकेडमी में सर्वाइव भी नहीं कर पाओगे। साथ ही वो सुमिंग के वेपन को पकड़ के सुमिंग के ऊपर अटैक कर देती है, जो देखकर सुमिंग कहता है जैसा कि मैं एक्सपेक्ट किया था, मेरे पिछले लाइफ के जैसा तुम हमेशा स्नेक अटैक करना ही जानती हो। तभी हम देखते हैं सुमिंग उस स्वॉर्ड के स्पेशल इफेक्ट ब्लड ड्रिंकर को एक्टिवेट कर देता है, जो रेन सियाओमा के ब्लड को एब्जॉर्ब करने लगता है। साथ ही सुमिंग अपने स्वॉर्ड को लेकर रेन सियाओमा के फेस पर एक कट लगा देता है, जो देखकर रेन सियाओमा चिल्लाते हुए कहती है सुमिंग देखना जेंगटेंग तुम्हें इसके लिए नहीं छोड़ेगा। जिसके साथ ही सुमिंग वहाँ से जाते हुए कहता है ये सिलेस हमारे पिछली लाइफ के कंसर्न को भी कट कर दिया। तभी सुमिंग को एकेडमी की तरफ से एक मेल आता है जिसमें कि उसके रिवॉर्ड के बारे में बताया गया होता है, जहाँ एक मैरो स्ट्रेंथिंग पील, एक कॉम्बैट सूट गिफ्ट पैक और 10,000 एडवेंट कॉइन दिया गया होता है। और इसी शुरुआत में हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ सुमिंग उस मैरो स्ट्रेंथिंग पील को खाते हुए कहता है उस बूढ़े घुसड़ ने मेरे प्रोफेसर स्वॉर्ड कंट्रोल और मेरे इंडियन एट्रीब्यूट को देखते हुए मुझे कंपनसेट करने के लिए ये मैरो स्ट्रेंथिंग पील गिफ्ट किया है, जिसका की टेस्ट काफी ज्यादा बेकार है। लेकिन तभी हम देखते हैं उस पील को खाने की वजह से सुमिंग लेवल 1 से लेवल 2 पर प्रमोट हो जाता है। साथ ही उसे 10 एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट पॉइंट भी मिलते हैं, जिसके साथ ही वो अपने एक पैसिव स्किल इनेंट स्वॉर्ड बॉडी को भी अनलॉक कर लेता है, जिसके हेल्प से वो स्वॉर्ड टाइप के किसी भी स्किल को बड़े ही आसानी से लर्न कर सकता है। जो देख के सुमिंग कहता है जैसा कि मेरे गोल्ड ग्रेड प्रोफेसर से उम्मीद किया जा सकता है, और अब मैं उन सबको दिखाता हूँ कि आखिर कल के नोविस डंजन ट्रायल को कैसे चैलेंज किया जाता है। जिसके साथ ही हम नोविस डंजन ट्रायल एरिया को देखते हैं, जहाँ कई सारे स्टूडेंट पहले ही वहाँ आ चुके होते हैं। तभी सुमिंग भी वहाँ आ जाता है, जिसे देख के कई सारे स्टूडेंट उसे कहने लगते हैं स्वॉर्ड मास्टर सुमिंग तुम्हारे 10 स्टार प्रोफेसर और प्रिंसिपल के उस नोविस गिफ्ट की वजह से ये नोविस डंजन ट्रायल तुम्हारे लिए कोई खास चैलेंजिंग नहीं है, तो क्या हम तुम्हारे टीम को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रोफेसर की हेल्प से हम तुम्हारे स्वॉर्ड कंट्रोल की वीकनेस को सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे हमारा कंट्रीब्यूशन वैल्यू भी इंक्रीज हो सकता है। जो सुन के सुमिंग उनसे कहता है मैं पहले ही किसी टीम में ज्वाइन हो चुका हूँ। तभी वहाँ जी सियाओ भी आ जाती है, जो ये सुन के सुमिंग से कहती है ओ तो तुम पहले ही किसी टीम में ज्वाइन हो चुके हो, मैं यहाँ सुबह सुबह इसलिए आई थी ताकि मैं तुम्हारे साथ टीम अप कर सकूं। जिसपे सुमिंग उससे कहता है जी सियाओ ऐसी बात नहीं है एक्चुअली। साथ ही वो उसे बताता है मैं जिस चीज को चैलेंज करने जा रहा हूँ वो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम हर्ट हो, इसलिए मैं इस नोविस डंजन ट्रायल को अकेले चैलेंज करने वाला हूँ। तभी उनके पास कोई आते हुए उनसे कहता है क्या तुम सुमिंग हो, मैं यांजी हूँ क्लास 4 से, और मेरा जो अवेकेंट टैलेंट है वो 9 स्टार डेमन हंटर रेंजर है, तो क्या तुम मेरे साथ टीम अप करना चाहोगे। जिसे देख के सुमिंग सोचता है यांजी मैं इसे जानता हूँ, मेरे प्रीवियस लाइफ में ये मेरे ही जैसा एक 9 स्टार अवेकनर था। तभी जिसिया उससे कहती है नहीं सुमिंग पहले ही मेरे साथ टीम अप कर लिया है, तो तुम सब इसे परेशान करना बंद करो। तभी वहाँ अनाउंसमेंट होता है जो 127th नोविस डंजन चैलेंज है वो ऑफिशियली स्टार्ट होता है। साथ ही वहाँ एक पैनल के थ्रू एकेडमी के प्रिंसिपल सभी स्टूडेंट से कहते हैं मुझे माफ करना कि मैं वहाँ आकर तुम सबको पर्सनली चीयर्स नहीं कर पा रहा, इसलिए मैं इस ब्रॉडकास्ट से तुम सबको इस नोविस डंजन चैलेंज के रूल को बता देता हूँ। ये जो नोविस डंजन चैलेंज है वो तुम सब न्यू अवेकनर्स के लिए एक टेस्ट है, जहाँ तुम सब इस डंजन के अंदर जाकर मॉन्स्टर्स को किल करके पॉइंट्स को अर्न कर सकते हो, और जितने तुम्हारे कंट्रीब्यूशन होंगे उसके हिसाब से तुम्हें रिवॉर्ड दिए जाएंगे। साथ ही तुम सब अपने सर्वाइवल को ध्यान में रखते हुए अपने अपने टीम को फॉर्म कर सकते हो, और इसी के साथ ही बिना किसी और फ्यूचर एडियो के ये डंजन ऑफिशियली ओपन किया जाता है। तभी हम देखते हैं प्रिंसिपल के इतना कहते ही कोई तेजी से उस डंजन के अंदर चला जाता है, जो देखकर कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं इस डंजन के स्टार्ट होते ही कोई पहले ही इसके अंदर चला गया। वहीं हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि सुमिंग होता है, जो उस डंजन के अंदर ट्रेवल करते हुए कहता है इस डंजन के अंदर की ये फेमिलियर सी फीलिंग जो मेरे पिछले लाइफ के मेमोरीज को ताजा कर रही है। मेरे पिछले लाइफ में जब मैं नोविस डंजन ट्रायल में इंटर करने वाला था तब मैं काफी ज्यादा स्केयर्ड और एक्साइटेड था, जिस वजह से मैं ज्यादा कंट्रीब्यूशन पॉइंट को अर्न करने के लिए इसके अंदर रेकलेसली चला गया। साथ ही वो बताता है ये नोविस डंजन ट्रायल तुम्हें रेंडमली किसी लो लेवल डंजन में ट्रांसफर करेगा, जो जगह पूरी तरह डेंजर और अपॉर्चुनिटी से भरा पड़ा है, जहाँ तुम अपने चैलेंज को कंप्लीट कर सकते हो, और यहाँ से बाहर निकलने और अच्छे रिवॉर्ड्स को पाने के लिए तुम्हें इस डंजन के रेगुलर बॉसेस को किल करके अच्छे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स को अर्न करना होगा। लेकिन मैं इस डंजन के सबसे डिफिकल्ट अल्टीमेट हिडन बॉस को चैलेंज करने वाला हूँ। जिसके साथ ही हम एक लो लेवल डंजन रैगिंग टाइट फॉरेस्ट को देखते हैं, जहाँ सुमिंग टेलीपोर्ट हुआ होता है, जहाँ वो उस जगह को देखते हुए कहता है ये जगह मेरे लिए पूरी तरह डिफरेंट है, क्योंकि मैं अपने प्रीवियस लाइफ में किसी और ही डंजन में टेलीपोर्ट हुआ था। जिसके साथ ही वो उस डंजन के अंदर जाने लगता है, जहाँ वो एक ट्री टाइप मॉन्स्टर को एनकाउंटर करता है, जिसे देख के वो कहता
कहता है ये एक एलिट मॉन्स्टर है जो एक बार अपने टारगेट को लॉक करने के बाद ये उसे पूरी तरह बर्न कर देता है। तो मेरे लिए अभी इस जैसे मॉन्स्टर को अवॉइड करना ही बेटर होगा, क्योंकि मेरा जो गोल है वो इस डंजन के अल्टीमेट बॉस को चैलेंज करना है। साथ ही मेरे इस डंजन में सबसे पहले रश करने के पीछे की जो वजह है वो ये है कि मैं कुछ चीजों को कलेक्ट करना चाहता हूँ जो मुझे उस अल्टीमेट बॉस को चैलेंज करने में मेरी हेल्प करेगी, जिसे कलेक्ट करने के लिए मुझे उसे जल्द ही ढूंढना होगा। जिसके साथ ही हम उसी डंजन में एक दूसरे जगह का सीन देखते हैं जहाँ कुछ स्टूडेंट्स उस डंजन के अंदर इंटर किए होते हैं, जहाँ वो कह रहे होते हैं ऐसा लगता है यहाँ आसपास कोई और चैलेंजर नहीं है और ये जगह पूरी तरह से शांत है। तभी वो एक स्टूडेंट को देखते हैं जो उन्हीं की तरफ तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा होता है, जो उनसे चिल्लाते हुए मदद मांग रहा होता है। वहीं हम देखते हैं उसके पीछे कई सारे जाइंट ब्लड थ्रिस्टी रेड पड़े होते हैं जो उस स्टूडेंट का पीछा कर रहे होते हैं, जो देखकर वो सभी स्टूडेंट्स भी वहाँ से इधर उधर भागने लगते हैं। जिसके साथ ही हम डंजन एंट्रेंस का सीन देखते हैं जहाँ पर की नोविस डंजन ट्रायल को ब्रॉडकास्ट किया जा रहा होता है, जो देखकर वहाँ पर खड़े कई सारे स्टूडेंट्स कहने लगते हैं मैंने अभी अपने टीम को फॉर्म करना भी पूरा नहीं किया और डंजन के अंदर पहले से ही कई सारे चैलेंजर्स एलिमिनेट होने लगे, इवन 7 स्टार अवेकनर्स भी नहीं बच पाए। वहीं दूसरी तरफ हम दोबारा उस डंजन का सीन देखते हैं जहाँ पर वो स्टूडेंट्स जो उस जाइंट ब्लड थ्रिस्टी रेड से बच के भागे होते हैं उन्हें कई सारे हाई लेवल और एलिट मॉन्स्टर्स ने घेरा होता है, जो देख के वो कहते हैं आखिर हम लोगों का जो किस्मत है वो कितनी ज्यादा खराब है। डंजन के स्टार्टिंग में ही हम लोगों का सामना कई सारे हाई लेवल बीस्ट से हो गया, आखिर हम न्यूली अवेकनर्स इस जैसे ट्रायल को कैसे पास कर सकते हैं। वहीं हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने टीममेट्स की ऐसी हालत देखकर कहती है इस डंजन को स्टार्ट हुए अभी आधे घंटे भी नहीं हुए लेकिन हम न्यू अवेकनर्स की टीम ऐसे ही वाइप आउट होती जा रही है, आखिर हम न्यू अवेकनर्स इस जैसे डंजन ट्रायल को कैसे चैलेंज करेंगे। तभी हम देखते हैं उसके सामने एक एप मॉन्स्टर आ जाता है, जो देख के वो लड़की इतनी ज्यादा डर जाती है कि वो सही से कुछ बोल भी नहीं पाती। वही वो एप मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं सुमिंग अपने रेड एड स्वॉर्ड से उस एप मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है, जो देख के वो लड़की कहती है आखिर ये कितना ज्यादा पावरफुल है कि इसने इस जैसे मॉन्स्टर को एक ही बार में मार दिया। साथ ही वो सुमिंग से कहती है मुझे बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। जो सुन के सुमिंग उससे कहता है मैं बस यहाँ से जा रहा था लेकिन मैं तुम्हें दूसरी बार नहीं बचा सकता क्योंकि ये मॉन्स्टर अभी मरा नहीं है। जो सुन के वो लड़की वहाँ से जाते हुए कहती है मैं समझ गई, मैं यहाँ से जाकर तुम्हारे लिए रीइंफोर्समेंट लाती हूँ, तब तक तुम यहीं पर रुको। वहीं हम सुमिंग को देखते हैं जो अपने आई ऑफ इनसाइट को एक्टिवेट करके उस मॉन्स्टर के डिटेल को देख रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं उस मॉन्स्टर का जो लेवल होता है वो लेवल 3 होता है, जो कि एक म्यूटेटेड एप किंग होता है। जो देखकर सुमिंग कहता है ओ तो ये एक म्यूटेटेड एप किंग है। तभी मैं सोचूं कि इस एफरन डंजन के एक कॉमन मॉन्स्टर ने मेरे सिल्वर ग्रेड वेपन के अटैक को कैसे रोक लिया। तभी वो एप मॉन्स्टर सुमिंग के ऊपर अटैक कर देता है, जो देख के सुमिंग कहता है इस मॉन्स्टर की जो स्पीड है वो इतनी भी बुरी नहीं है। साथ ही वो कहता है लेकिन चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असल स्पीड क्या होती है। जिसके साथ ही वो अपने थर्ड स्किल जिसे वो अपने प्रीवियस लाइफ से कॉपी किया था हिडन गॉड स्टेप, जिसे यूज करने के बाद यूजर्स का स्पीड 50% तक इंक्रीज हो जाएगा। साथ ही वो इस स्किल की मदद से किसी भी फिजिकल, मैजिकल और स्पिरिचुअल अटैक को नलिफाई कर सकता है, जिसे यूज करने के बाद वो उस एप किंग के पीछे चला जाता है और उससे कहता है इस स्किल को काफी समय बाद यूज करने के बाद मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है लेकिन मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का टाइम नहीं है। इतना कह के वो उस एप किंग को वहीं पर मार देता है। तभी उसके सिस्टम पे एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है तुमने सक्सेसफुली एक फियरसियस बीस्ट म्यूटेटेड एप किंग को मारा है। साथ ही उसे इस एप मॉन्स्टर को मारने की वजह से एक लूट भी मिलता है, जो एक लो ग्रेड ब्रोजन टायर स्किल स्क्रॉल होता है। जो देख के सुमिंग कहता है एक सिंगल स्लैश स्किल स्क्रॉल, खैर इसका जो लेवल है वो एक ब्रोजन टायर लो ग्रेड है, जो इस नोविस डंजन ट्रायल के हिसाब से उतना भी बुरा नहीं है। तभी उसके सर के ऊपर फर्स्ट ब्लड करके एक नोटिफिकेशन शो करता है। वही हम सिस्टम में देखते हैं जहाँ हमें पता चलता है इस पूरे टाइडल वेब फॉरेस्ट में ये वो पहला प्लेयर होता है जो किसी मॉन्स्टर को किल किया होता है, जिस वजह से ये इस टाइटल फर्स्ट ब्लड को ऑब्टेन किया होता है। साथ ही हम देखते हैं उस डंजन के सभी स्टूडेंट्स के पास ये नोटिफिकेशन चला जाता है, जो देख के वो स्टूडेंट्स कहते हैं किसी ने सक्सेसफुली एक मॉन्स्टर को किल किया है, वो भी एक म्यूटेटेड मॉन्स्टर को। वहीं सुमिंग ये सब देख के कहता है ओ तेरी, मैंने अपने स्किल फुल हाइट को यूज करना तो भूल ही गया था। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये टाइटल सिस्टम मेरे स्ट्रेंथ को एक्सपोज कर देगा, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि अभी तक किसी भी स्टूडेंट ने एक भी मॉन्स्टर को किल नहीं किया होगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पे कई सारे डायर वुल्फ्स आ जाते हैं जो सभी लेवल 3 पे होते हैं, जिन्हें देख के सुमिंग कहता है ये वुल्फ बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे आए हैं और अब मैं इन्हीं के ऊपर उस स्किल स्क्रॉल को यूज करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे इसके लेवल को अपग्रेड करना होगा। जिसके साथ ही वो अपने स्किल सब्लिमिटेशन ऑफ ऑल थिंग्स का यूज करके उस स्किल स्क्रॉल के लेवल को अपग्रेड करके लो ग्रेड सिल्वर टाइल स्किल कर देता है। साथ ही वो अपने स्वॉर्ड से स्लैश अटैक करके उन डायर वुल्फ्स को मारने लगता है, जहाँ उसका सिस्टम उसे नोटिफाई करता है तुमने सक्सेसफुली 10 डायर वुल्फ्स को मारा है। तभी एक और नोटिफिकेशन आता
है जिसमें लिखा होता है तुमने 100 डायरवुल्व्स को मारा है और तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है वो 8000 हो चुका है। जिसके कि थोड़ी देर बाद हम स्विमिंग को देखते हैं जहाँ उसका लेवल बढ़ के लेवल 9 हो चुका होता है। जो देख के स्विमिंग कहता है मेरा लेवल बढ़ने के बाद और इस स्किल स्क्रॉल को यूज करने के बाद इन डायरवुल्व्स को मारना मेरे लिए काफी ज्यादा आसान हो चुका है। वहीं ये स्किल जो मेरे स्वॉर्ड एनर्जी को एक जगह एक्यूमुलेट करके उसे एक साथ अनलिश करता है जो काफी ज्यादा पावरफुल है। साथ ही वो एक पावरफुल अटैक उन वुल्व्स की तरफ करता है, लेकिन हम देखते हैं कोई उसके अटैक को रोक देता है और हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि इन वुल्व्स का लीडर होता है जो कि लेवल 10 पे होता है। जिसके साथ ही हम डंजन एंट्रेंस का सीन देखते हैं जहाँ की जिसिया और भी कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं फाइनली हमने अपने टीम फॉर्मेशन को कंप्लीट कर लिया और अब हम इस डंजन ट्रायल को चैलेंज करने के लिए पूरी तरह रेडी हैं। वही हम डंजन के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पहले से ही एक टीम मॉन्स्टर्स से फाइट कर रही होती है, जहाँ कुछ देर स्ट्रगल करने के बाद वो सभी उन मॉन्स्टर्स को मारने में कामयाब होते हैं। जहाँ ये देख के वो सभी काफी खुश होते हुए कहते हैं फाइनली हमने इन स्पेशल मॉन्स्टर्स को मार डाला। अगर हम लोग ऐसे ही टीम बना के काम करते रहे तो ऐसा लगता है हम उस फर्स्ट किल करने वाले प्लेयर को भी जल्दी पीछे कर देंगे। तभी एक स्टूडेंट कहता है रुको, ये अनाउंसमेंट किसी ने इस डंजन में पहला बॉस मॉन्स्टर को किल किया है। वही हम सिस्टम पे देखते हैं जहाँ लिखा होता है एक लेवल 9 का फ्रेशमैन जो कि इस रेगिंग टाइड फॉरेस्ट के बॉस मॉन्स्टर को किल किया है। वही लेवल 9 देख के वो सभी स्टूडेंट शॉक होते हुए कहते हैं आखिर कोई अपने लेवल को इतनी जल्दी कैसे बढ़ा सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम 10 मिनट पहले का सीन देखते हैं जहाँ वो वुल्फ किंग स्विमिंग के उस अटैक को रोकने की वजह से उसका एचपी 60% तक कम हो गया होता है। जो देख के स्विमिंग उसके ऊपर दोबारा अटैक करते हुए उससे कहता है तुम्हें क्या लगा कि तुम एक बॉस मॉन्स्टर होने की वजह से तुम मेरे साथ कोई हॉट स्टॉप बन सकते हो। जिसके साथ ही वो अपने उस अटैक से इस वुल्फ किंग को वहीं पर मार देता है, जिसपे उसका सिस्टम उसे कहता है कांग्रेचुलेशन, तुमने एक सिल्वर ब्लैक वुल्फ किंग को सक्सेसफुली मारा है, जिस वजह से तुम्हें 500 एक्सपीरियंस पॉइंट दिए जाते हैं और तुम्हारा लेवल बढ़ के लेवल 10 हो गया है। साथ ही इस बॉस मॉन्स्टर को मारने की वजह से तुमने इसके लूट को ऑब्टेन किया है जिसमें एक आयरन कटिंग बोन क्लो और इस वुल्फ किंग का हट है। जिसके साथ ही हम एक दूसरी जगह का सीन देखते हैं जहाँ एक स्टूडेंट की टीम कुछ डेयरवुल्व्स को मारे होते हैं, जहाँ उनमें से एक स्टूडेंट कहता है थैंक्स गॉड कि हमें ये अटैक बूस्टिंग स्क्रॉल पहले ही मिल गया, नहीं तो हमारी टीम यहाँ कब का वाइप आउट हो चुकी होती। तभी हम उसी स्टूडेंट को देखते हैं जो स्विमिंग से उस स्टोन स्वॉर्ड एम्ब्रॉय मटेरियल के ऊपर बेट लगाया होता है। लेवल 9 आखिर कोई इस नोविस डंजन में इतनी जल्दी अपने लेवल को कैसे बढ़ा सकता है। साथ ही वो अपने वेपन को फेंकते हुए कहता है ये क्रेपी सा वेपन जिसका कोई डैमेज स्टेटस भी नहीं है, अगर वो बास्टर्ड स्विमिंग मुझे ठगा नहीं होता तो मेरे पास अभी तक एक बढ़िया सिल्वर ग्रेड वेपन होता। अगर मैं बाय एनी चांस उस लड़के से इस डंजन में मिल गया तो मैं उस लड़के को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। वहीं उसका टीममेट उसे कहता है ब्रदर डिंग, हम लोगों का जो लेवल है वो बढ़ के लेवल 2 हो गया है, तो अगर तुम्हें अपने गुस्से को निकालना ही है तो क्यों ना तुम अपने गुस्से को इन डेयरवुल्व्स के ऊपर निकालो। वहीं दूसरी तरफ हम स्विमिंग को देखते हैं जो अपने लेवल को देखते हुए कहता है इस लाइफ में मैं अपने फर्स्ट क्लास चेंज क्वेस्ट को लेवल 10 पर ही ट्रिगर कर लिया और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जो अपॉर्चुनिटी मैं चाहता था वो फाइनली यहाँ आ चुकी है। मेरे प्रीवियस लाइफ में मैं इस नोविस डंजन में लेवल 10 को रीच नहीं कर पाया था, जिस वजह से जब मैं रैंडम जनरेट क्लास चेंज क्वेस्ट को कर रहा था तो वो मेरे लिए उस समय काफी ज्यादा चैलेंजिंग था, जिस वजह से मैं अपने क्लास चेंज को कंप्लीट नहीं कर पाया और मुझे काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ा लेवल 50 पे ब्रेक थ्रू करने में। जिसके बाद ही मैंने अपने फर्स्ट क्लास चेंज क्वेस्ट को कंप्लीट किया जो कि मेरे रिवॉर्ड और बेनिफिट्स को काफी ज्यादा रिड्यूस कर दिया था। लेकिन इस लाइफ में मैं ऑलरेडी लेवल 10 पर ब्रेक थ्रू कर लिया हूँ, वो भी इस नोविस डंजन के अंदर, जिस वजह से मेरा जो क्लास चेंज क्वेस्ट है वो इस नोविस डंजन के अंदर ही होने वाला है। वही हम देखते हैं उसका सिस्टम उसके क्लास चेंज रिक्वेस्ट के लिए उसे उसकी लोकेशन को नोटिफाई करता है, जहाँ हम देखते हैं उसका जो क्लास चेंजिंग लोकेशन होता है वो इस वाइल्ड टाइड फॉरेस्ट के रेड रॉक केव के अंदर होता है। जो देख के स्विमिंग कहता है ये रियली में इस नोविस डंजन के अंदर ही है, जो मेरे लिए चीजों को और भी आसान कर दिया। साथ ही वो कहता है इस क्लास चेंज क्वेस्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए मुझे मेरे सभी स्टेटस पॉइंट को अपने एजिलिटी में ऐड करना होगा। जिसके साथ ही हम देखते हैं वो अपने सभी स्टेटस पॉइंट को अपने एजिलिटी में ऐड कर देता है, जिस वजह से उसके सिस्टम पर एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कांग्रेचुलेशन, तुम्हारा जो एजिलिटी पॉइंट है वो 100 हो चुका है, जिस वजह से तुमने एक स्वॉर्ड गॉड क्लास स्किल स्वॉर्ड मार्शल मास्टर को ऑब्टेन किया है। वहीं हम उस स्किल के डिटेल को देखते हैं जो कि एक प्लेटिनम टार लो ग्रेड पैसिव स्किल होता है, जिसे यूज करने के बाद ये किसी भी लेवल के स्वॉर्ड टाइप वेपन को यूज कर सकता है उसके लेवल रिक्वायरमेंट को इग्नोर करके। जिसके साथ ही हम डंजन ब्रॉडकास्ट हॉल का सीन देखते हैं जहाँ एक एब्जॉर्बर प्रिंसिपल से कहती है इस नोविस डंजन के सभी स्ट्रॉन्गेस्ट और टैलेंटेड स्टूडेंट्स की डाटा आ चुकी है, जिस पर प्रिंसिपल उस एब्जॉर्बर से कहते हैं आखिर स्विमिंग का क्या हुआ जिसके के ऊपर मेरा सबसे ज्यादा होप है। जिस पर वो एब्जॉर्बर कहती है उस डंजन के अंदर लगभग 8 बजे के आसपास एक फर्स्ट ब्लड टाइटल शो किया था जो कि एक स्वॉर्ड कंट्रोलर का था, तो ये शायद स्टूडेंट स्विमिंग हो सकता है जिसे आप केयर करते हैं। जो सुन के प्रिंसिपल कहते हैं केवल फर्स्ट ब्लड टाइटल। खैर
उसका जो प्रोफेसर है वो शॉट कंट्रोल है, लेकिन उसका जो एट्रीब्यूट है वो 10 स्टार है। साथ ही मैंने उसे नोविस गिफ्ट पैक भी दिया है। तो भले ही उसका प्रोफेसर एक शॉट कंट्रोल ही क्यों ना हो, वो अपने बस ब्रूटल फोर्स से ही कई सारे मॉन्स्टर्स को किल कर सकता है, लेकिन आखिर वो टॉप 500 लिस्ट के भी अंदर क्यों नहीं है। तभी वहाँ कोई आते हुए प्रिंसिपल से कहता है, प्रिंसिपल वांग आखिर ये सब क्या हो रहा है? तुमने कहा था कि इस साल तुम्हारे एकेडमी ने एक पियरलेस जीनियस को बोर्न किया है जो कि 10 स्टार टैलेंट को अवेक किया है, लेकिन इस नोविस डंजन के डाटा को देखते हुए मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि वो स्टूडेंट सुमिन जिसे तुम काफी ज्यादा रिकमेंड करते हो वो कोई खास है। वही हमें बताया जाता है ये सिवानजियन सिटी की वॉइस मेयर होती है, जो सुन के प्रिंसिपल वांग उससे कहते हैं, वॉइस मेयर दरअसल बात ऐसी है, सुमिन का जो टैलेंट है वो 10 स्टार तो जरूर है, लेकिन उसका जो प्रोफेसर है वो एक शॉट कंट्रोलर है जिसका कॉम्बैट पावर थोड़ा वीकर है, जिसपे वो वॉइस मेयर प्रिंसिपल से कहती है इवन वो एक शॉट कंट्रोलर भी है तो क्या उसके लिए टॉप 500 लिस्ट में आना भी इम्पॉसिबल है। प्रिंसिपल वांग मुझे तो ऐसा लगता है कि आप मुझसे उस स्टूडेंट के स्ट्रेंथ के बारे में झूठ बोल के उस हेवनली टावर काउंसिल क्वालिफिकेशन टोकन को और ज्यादा लेना चाहते हैं। खैर हम लोगों के पास इस नोविस डंजन ट्रायल का जो करंट डाटा है उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि तुम्हारे एकेडमी ने इस स्टूडेंट हियांजी को ही प्रोड्यूस किया है, जिसका टैलेंट 9 स्टार हिडन प्रोफेशन डिमन हंटिंग रेंजर है, जो करंटली इस लीडर बोर्ड में सेकंड पोजीशन को होल्ड किए हुआ है। और मुझे लगता है कि ये हमारे नेबरिंग सिटी के जीनियस ली चेंगुआंग के साथ भी कम्पीट कर सकता है। साथ ही जेंग फैमिली का यंग मास्टर जेंग टेंग, जो कि अपने 8 स्टार टैलेंट और अपने हिडन प्रोफेसर मैजिक हैमर वॉरियर के साथ करंटली इस लीडर बोर्ड में 4th पोजीशन को होल्ड किए हुआ है। तो ऐसा लगता है कि इस साल तुम्हारा एकेडमी सिर्फ 2 क्वालिफिकेशन टोकन के लिए ही क्वालिफाई है, जिस पर प्रिंसिपल वांग उससे कहते हैं, क्या अगले साल सभी एकेडमी को 3 क्वालिफिकेशन टोकन नहीं मिले थे? जिसपे वो वाइस मेयर वहां से जाते हुए कहती है, तुम्हारा एकेडमी पिछले 2 सालों से एलिमिनेट होने के कगार पर है और इस साल अगर तुम्हारे एकेडमी ने अच्छे जीनियसेस को प्रोड्यूस नहीं किया तो अगले साल से तुम्हारी एकेडमी हेवनली टावर काउंसिल में ज्वाइन भी नहीं कर पाएगी। जिस पर प्रिंसिपल वांग उससे कहते हैं, रुको, जो स्टूडेंट्स अभी बाकी हैं अगर वो बाद में अच्छे रिजल्ट्स को लाते हैं तो क्या? जिस पर वो वाइस मेयर कहती है, तब हम लोग कुछ सोचेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। वहीं प्रिंसिपल वांग उन दोनों क्वालिफिकेशन टोकन को देखते हुए कहते हैं, हेवनली टावर काउंसिल एक काफी इंपॉर्टेंट एवेन्यू है जहाँ हम लोग टास्क को एक्सेप्ट करके रिवॉर्ड्स को ऑब्टेन कर सकते हैं और अपने स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हम लोग किसी भी तरह करके उस हेवनली टावर काउंसिल में ज्वाइन होने के क्वालिफिकेशन को लूज नहीं कर सकते। मैंने सोचा था कि स्विमिंग के 10 स्टार अवेकनिंग की वजह से इस साल हम लोग एक और क्वालिफिकेशन टोकन को पा सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने एक और को लूज कर दिया। साथ ही वो लीडर बोर्ड की तरफ देखते हुए कहते हैं, सुमिन तुम्हें अपना बेस्ट करना होगा क्योंकि इस एकेडमी का जो होप है वो अब तुम्हारे ऊपर ही निर्भर है। वहीं हम डंजन के अंदर सुमिन को देखते हैं जो कि अपने क्वेस्ट के लोकेशन पे आ गया होता है, जहाँ वो उस रेड रॉक केव के अंदर जाते हुए कहता है, इस जगह पर मैंने अपने प्रीवियस लाइफ में विजिट नहीं किया था तो मैं यहाँ के मॉन्स्टर्स को नहीं जानता, इसलिए मुझे यहाँ पर केयरफुल रहना होगा। तभी हम देखते हैं उसके सामने एक गोल्ड डिगिंग गोब्लिन आ जाता है जो कि लेवल 6 पर होता है, जो देखकर सुमिन कहता है, गोब्लिन। साथ ही वो तुरंत उस गोब्लिन को वहीं पर मार देता है और कहता है, मैं इसे इस पूरे केव को अलर्ट नहीं करने दूंगा। तभी उसका सिस्टम उसे अनाउंस करता है, तुमने इस गोब्लिन केव के अवेयरनेस को ट्रिगर किया है, गोब्लिन मोड। जो देखकर सुमिन कहता है, क्या? साथ ही वो सोचता है, ऐसा लगता है जो फर्स्ट क्लास चेंज क्वेस्ट है वो इतना भी ज्यादा सिंपल नहीं है। वहीं हम देखते हैं उसके सामने कई सारे गोब्लिन्स आ जाते हैं। साथ ही उसका सिस्टम उसे दोबारा इन्फॉर्म करता है कि इस रेड रॉक केव के जितने भी गोब्लिन्स हैं वो तुम्हारे ऊपर एक साथ फियर्स अटैक लॉन्च कर दिए हैं। वहीं हम इस गोब्लिन मोड के डाटा को देखते हैं जिसके इफेक्ट से वो सभी गोब्लिन्स बिना किसी गिल्ट और बिना किसी सेंस के साथ एक साथ पागलों की तरह अपने टारगेट पर अटैक करते हैं। वहीं हम सुमिन को देखते हैं जो वहां से भागते हुए कहता है, हालांकि इस गोब्लिन्स का जो लेवल है वो उतना ज्यादा हाई नहीं है, लेकिन ये बस नंबर से ही मुझे जीत सकते हैं और मैं ये भी नहीं जानता कि मेरा ये जो वेपन है वो और कितनी देर तक होल्ड कर सकता है। तभी एक जाइंट एलिट गोब्लिन सुमिन के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से सुमिन वहां से जंप करके हवा में चला जाता है। लेकिन तभी एक और गोब्लिन उसके ऊपर एरो से शूट करता है, जो देखकर सुमिन कहता है, ये गोब्लिन्स एक्चुअली में काफी ज्यादा स्मार्ट हैं। ये इतना तक जानते हैं कि मैं मिड एयर में अपने मूवमेंट को एडजस्ट नहीं कर सकता, जिस वजह से ये मेरे ऊपर एरोस को शूट कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं उसका माना पॉइंट भी तेजी से घटने लगता है, जो देखकर सुमिन कहता है, मेरा जो माना है वो इनफ नहीं है, इसलिए मैं अपने इस डिवाइन शैडो स्टेप को ज्यादा देर तक यूज नहीं कर सकता। वहीं इन गोब्लिन्स का ग्रुप और साथ ही एक इलाइट गोब्लिन, वहीं मैं जो अपने स्किल में काफी ज्यादा लैग कर रहा हूँ, मेरे लिए इन गोब्लिन्स को सामना सामनी किल करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, जिस वजह से मुझे इन्हें सेपरेटली किल करना होगा। जिसके साथ ही वो एक स्टोन के पीछे छिप जाता है और ठीक ही स्टार्टिंग में हम सुमिन को देखते हैं जो एक स्लैश अटैक करके कई सारे गोब्लिन्स को एक साथ ही मार देता है। साथ ही वो सामने आते हुए उस जाइंट एलिट गोब्लिन से कहता है, ऐसा लगता है यहाँ बस तुम ही अकेले बच गए हो। वहीं हम उस रेड रॉक केव के बाहर कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कह रहे होते हैं, इस केव के अंदर से किसी की फाइट करने की आवाज आ रही है, जिसपे वो स्टूडेंट जो सुमिन को मारने को कह रहा था वो कहता है, बकवास करना बंद करो,
सिस्टम पे साफ साफ दिखा रहा है इस एरिया में लेवल 7 और उससे एबव के मॉन्स्टर्स हैं। तो आखिर कौन ही इस एरिया को चैलेंज करना चाहेगा, जिसपे वो स्टूडेंट कहता है लेकिन मैंने रियली में किसी के फाइट करने की आवाज को सुना है। तभी वो कहता है रुको, ऐसा लगता है कोई इस केव के अंदर से बाहर आ रहा है। वहीं हम देखते हैं सुमिंग उस केव से बाहर आ जाता है, जिसे देख के वो स्टूडेंट कहता है जो एक दूसरे के एनिमीज होते हैं वो जल्द ही एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। वहीं हम सुमिंग को देखते हैं जो लेवल 11 पे ब्रेक थ्रू कर लिया होता है, जो अपने सिस्टम को देखते हुए कहता है ये फर्स्ट एडवांसमेंट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था और काफी ज्यादा सेफ भी। तभी वो स्टूडेंट सुमिंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे सुमिंग बड़े ही आसानी से डॉज कर लेता है। जो देख के वो स्टूडेंट कहता है आखिर इसने मेरे सरप्राइज अटैक को कैसे डॉज कर लिया। साथ ही वो अपने टीममेट से कहता है इसे चारों तरफ से घेर लो, इसे यहाँ से भागने मत देना। जो देख के सुमिंग उन सबसे कहता है क्या तुम सबको ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहा हूँ। साथ ही वो उन सबसे कहता है खैर आखिर गाइस तुम सब हो कौन। जो सुन के वो स्टूडेंट गुस्से से कहता है क्या तुम रियली में भूल गए हो या फिर तुम मुझसे नाटक कर रहे हो। तुम्हारे वजह से मैंने 5000 एडवेंट कॉइन को लॉस किया और तुम कह रहे हो कि तुम हमें नहीं जानते। इतना कह के वो सभी एक साथ सुमिंग के ऊपर अटैक कर देते हैं। जो देख के सुमिंग कहता है तुम मुझे सही में याद नहीं हो तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे ऊपर फोर्स का यूज नहीं कर सकता। खैर अगर ऐसा ही है तो चलो मैं तुम सबके ऊपर अपने इस न्यू स्किल को ट्राई करता हूँ। जिसके साथ ही वो अपने न्यू स्किल स्वॉर्ड कंट्रोल को यूज करके उन सबको एक ही बार में इंजर्ड कर देता है। वहीं वो स्टूडेंट ये देख के कहता है स्वॉर्ड कंट्रोल आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। इस स्किल को यूज करने के लिए किसी भी स्वॉर्ड मास्टर को सबसे पहले मिड स्टेज पे ब्रेक थ्रू करना पड़ता है, तो आखिर तुम इसे कैसे यूज कर पा रहे हो। वहीं सुमिंग कहता है ये स्किल मुझे उस जायंट एलिट गोब्लिन को मारने पे मिला था, जो कि एक सिल्वर ग्रेड स्किल स्क्रॉल था, जिसे मैंने अपने स्किल सब्लिमिटेशन ऑफ ऑल थिंग्स का यूज करके गोल्डन ग्रेड स्किल स्क्रॉल में अपग्रेड कर दिया। और जब मैंने इसे रेंडमली ओपन किया तो मुझे इसके अंदर से ये स्वॉर्ड कंट्रोल स्किल मिला, जो मेरे प्रोफेसर के साथ बिल्कुल परफेक्ट फिट हो रहा है, जिस वजह से अब कोई भी मेरे स्वॉर्ड गॉड टैलेंट पे शक भी नहीं करेगा। साथ ही एक और चीज, उस गोब्लिन को मारने के बाद मैंने उस रेड रॉक केव को कंप्लीट कर लिया, लेकिन मैंने वहां से एक हिडन लोकेशन ब्लूप्रिंट को ऑब्टेन किया है, जो मेरे फर्स्ट एडवांसमेंट क्वेस्ट का फाइनल चेस्ट होने वाला है। लेकिन इसका जो लोकेशन है वो रेड रॉक केव का पार्ट 2 और साथ ही ये सब टाइटल गोब्लिन्स लाइफ स्टाइल। वहीं हम उसी डंजन में एक दूसरी तरफ कुछ गर्ल स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कुछ मॉन्स्टर्स से फाइट कर रही होती हैं, जिसके थोड़ी देर बाद वो कहती हैं हमने फाइनली इन मॉब्स के एरिया को एक साथ मिलके क्लियर कर लिया। आखिर कौन कह रहा था कि हम गर्ल्स इस डंजन में सरवाइव नहीं कर पाएंगी। साथ ही वो कहती है चलो अब हम लोग इन लूट्स को डिवाइड करते हैं, जिसके साथ ही वो पीछे मुड़ के देखती है जहाँ उसकी जो टीममेट्स होती हैं वो वहाँ से गायब हो चुकी होती हैं। जो देख के वो घबराते हुए कहती है आखिर ये सब कहाँ चली गई, जस्ट अभी वो सब लूट्स को डिवाइड कर रही थी। साथ ही इस एरिया में कोई और मॉन्स्टर्स भी नहीं है, तो आखिर वो सभी कहाँ चली गई। वहीं इधर हम सुमिंग को देखते हैं जो उस गोब्लिन लाइफ स्टाइल के डिटेल को पढ़ रहा होता है, जहाँ वो देखता है ये जो गोब्लिन्स हैं वो ज्यादातर डार्क प्लेस में रहना पसंद करते हैं, जैसे कि अंडरग्राउंड टनल्स, डीप फॉरेस्ट और रूइंस, जो इन्हें नेचुरल एनिमीज और एम्बुसेस से बचाती हैं। साथ ही इन्हें लाइट से काफी ज्यादा डर भी लगता है। वहीं ये छोटे छोटे ट्राइब्स को फॉर्म करके रहते हैं, जिसे कोई चीफ्टन या कोई गोब्लिन वॉरियर लीड करता है। साथ ही ये गोब्लिन्स बदतर से बदतर सिचुएशन में भी किसी भी स्पीसीज के फीमेल्स के साथ बॉडी कनेक्शन बना के अपने बर्थ रेट को मेंटेन किए रहते हैं। और यंग गोब्लिन्स जो अपने बर्थ के 1 से 2 साल के अंदर ही अपने एडल्टहुड को रीच कर लेते हैं, वो भी इस रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करके रिप्रोड्यूस को मेंटेन करते हैं। जो देख के सुमिंग कहता है आखिर ये सब क्या है। ये गोब्लिन्स काफी ज्यादा विचित्र हैं। साथ ही वो अपने कोऑर्डिनेशन पे पहुंच जाता है। जो देख के वो कहता है इस जगह पे चारों तरफ बस पेड़ ही पेड़ हैं, क्या मेरी जो कोऑर्डिनेशन है वो गलत है। तभी वो किसी चीज को देखता है और अपने आई ऑफ इनसाइट को एक्टिवेट करते हुए कहता है ओ तो बात ऐसी है। जिसके साथ ही हम देखते हैं वो एक अंडरग्राउंड डेन में आ चुका होता है। जो देखते हुए वो कहता है ये गोब्लिन्स काफी ज्यादा चालाक हैं, इन्होंने इसके एंट्रेंस को फायर स्मोक का यूज करके हाइड कर दिया है, जिस वजह से नॉर्मल पीपल को ऐसा लगेगा ये रेड रॉक के पार्ट 2 किसी माउंटेन में लोकेट होगा। साथ ही वो एक गोब्लिन को देख के एक स्टोन के पीछे छिपते हुए कहता है मैं इस बार वही सेम गलती दोबारा नहीं करूंगा। इस एक गोब्लिन को मारने की वजह से मैं इस पूरे डेन को अलर्ट कर सकता हूँ, जो मेरे अभी के लिए काफी ज्यादा डिसएडवांटेज होगा, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ अपने क्वेस्ट के ट्रेजर को ऑब्टेन करने आया हूँ। तभी वो एक लड़की को देखता है जो उन गोब्लिन्स से कहती है तुम डिस्गस्टिंग मॉन्स्टर्स, तुम मुझसे दूर ही रहो। जो देख के सुमिंग कहता है ये मेरे ट्रेजर को ऑब्टेन करने के लिए मेरे लिए काफी ज्यादा परफेक्ट टाइमिंग है, क्योंकि ये लड़की इन गोब्लिन्स का अटेंशन अपने तरफ किए हुई है। तो अगर इसे किसी को ब्लेम करना है तो ये अपने आप को ही ब्लेम करे, क्योंकि बिना इनफ स्ट्रेंथ के इसने इस डंजन को चैलेंज किया है। तभी वो लड़की जोर से चिल्लाते हुए कहती है मेरी जो सिस्टर है वो जियांगन ग्रुप की वाइस डायरेक्टर है, तो अगर कोई मुझे बचाता है तो मैं उसे काफी बड़ा रिवॉर्ड दूंगी। तभी हम देखते हैं सुमिंग का स्वॉर्ड उस लड़की के सामने आ जाता है। साथ ही सुमिंग अपने स्वॉर्ड कंट्रोल का यूज करके अपने स्वॉर्ड को अनस्टेल्थ करता है, जिस वजह से उसके स्वॉर्ड में एक्यूमुलेटेड एनर्जी से वहाँ एक जोरदार
लाइट रिलीज होता है। वहीं सुमिंग कहता है मैंने अपने स्वॉर्ड में एक्यूमुलेटेड एनर्जी को रिलीज किया, जिस वजह से मैं उन गोब्लिन्स को बिना मारे और इस डेन को बिना अलर्ट किए वहाँ से बच के वापस आ गया। वहीं वो लड़की सुमिंग से कहती है मुझे बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा नाम जियान यू क्वीन है, तो जब मैं इस डंजन से बाहर जाऊंगी तो मैं तुम्हें मुझे बचाने के लिए काफी बड़ा रिवॉर्ड गिफ्ट करूंगी। जिसपे सुमिंग वहाँ से जाते हुए उससे कहता है मैंने तुम्हें जानबूझ के नहीं बचाया, मैं बस यहाँ से जा रहा था। और रही बात रिवॉर्ड की, तो पहले तुम इस डंजन से जिंदा बाहर निकलने की कोशिश करो और हाँ, मेरा पीछा करना बंद करो। तभी हम देखते हैं उसका सिस्टम उसे उसके ट्रेजर के लोकेशन को शो करने लगता है, जो देख के सुमिंग कहता है ऐसा लगता है मेरा जो ट्रेजर है वो यही कहीं आसपास है। जिसके थोड़ी देर बाद हम सुमिंग को देखते हैं जहाँ वो उस लड़की से कहता है तुमने सही से चेक तो किया है ना। जिसपे वो लड़की कहती है हाँ, मैंने यहाँ चारों तरफ अच्छे से चेक किया है, यहाँ आसपास कोई भी गोब्लिन नहीं है। तभी सुमिंग को उसका ट्रेजर चेस्ट मिल जाता है, जिसे देख के सुमिंग कहता है इस डंजन का जो सबसे हाईएस्ट ड्रॉपिंग रेट है वो एक सिल्वर ग्रेड रैंडम लॉटरी चेस्ट है, जिसपे मैं अपने स्किल का यूज करके इसके क्वालिटी को अपग्रेड करने वाला हूँ। वहीं वो लड़की उस ट्रेजर चेस्ट को देखते हुए कहती है ये तो एक गोल्ड टायर लो ग्रेड लॉटरी चेस्ट है। जिसके साथ ही सुमिंग काफी एक्साइटेड के साथ उस लॉटरी चेस्ट को ओपन करता है, जिसके अंदर से हम देखते हैं दो आइटम बाहर निकलते हैं, जिसमें एक शैडो फ्लो सेट और एक सोल हीलिंग स्किल स्क्रॉल होता है। जो देख के सुमिंग काफी अजीब सा फेस बनाते हुए कहता है क्या यही वो एक्स्ट्रा रिवॉर्ड है जिसके लिए मैंने इतना ज्यादा हार्डवर्क किया है। ये शैडो फ्लो सेट थोड़ा समझ में आ रहा है, लेकिन आखिर ये प्लेटिनम ग्रेड सोल हीलिंग स्किल स्क्रॉल जो मेरे प्रोफेशन से भी मैच नहीं कर रहा, तो आखिर ये किस लिए। जो देख के वो लड़की जियान यू क्वीन सुमिंग से कहती है क्या ये सब इसलिए हो रहा है कि मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि मेरा जो प्रोफेसर है वो एक 7 स्टार सोल हीलर है। जो सुन के सुमिंग पूरी तरह शॉक हो जाता है। साथ ही उसका सिस्टम उसे अनाउंस करता है जियान यू क्वीन ने तुम्हारे टीम को ज्वाइन किया है और अब से तुम एक टीम लीडर हो। जिसके साथ ही हम उस डंजन में एक दूसरी जगह का सीन देखते हैं जहाँ कोई उन स्टूडेंट्स को काफी ब्रूटली मार रहा होता है। वहीं हम एक स्टूडेंट को देखते हैं जो किसी से कह रहा होता है जो कमजोर है उनके लिए बस एक ही रास्ता है और वो है मौत, और अब तुम्हारी बारी है। वहीं हम देखते हैं ये जी सियाओ होती है जो काफी ज्यादा इंजर्ड होती है। जिसके थोड़ी देर बाद का हम सीन देखते हैं जहाँ जी सियाओ उस स्टूडेंट से बच के भाग रही होती है। तभी वो स्टूडेंट जी सियाओ को देख लेता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे कि जी सियाओ किसी तरह ब्लॉक करती है और उस स्टूडेंट से कहती है तुम्हारे स्कूल यूनिफॉर्म को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि तुम हमारे नेबरिंग सिटी वुजिंग एकेडमी के स्टूडेंट हो, तो आखिर तुम हमारे डंजन एरिया में आके हमारे एकेडमी के स्टूडेंट्स को क्यों मार रहे हो। जिसपे वो स्टूडेंट हंसते हुए कहता है इसके पीछे कोई खास रीजन नहीं है, लेकिन तुम अभी मरने वाली हो तो मैं तुम्हें इतना तो बता ही सकता हूँ, मैं हाल ही में लेवल 10 पे ब्रेक थ्रू किया हूँ, जिस वजह से मेरा जो फर्स्ट क्लास चेंज टास्क है वो 50 प्लेयर को मारना है। तो अब तुम ही बताओ कि मैं इस जैसे टास्क के वजह से अपने ही एकेडमी के स्टूडेंट्स को कैसे मार सकता हूँ। इस वजह से मैं तुम्हारे डंजन एरिया में आया हूँ अपने टास्क को कंप्लीट करने। तो अगर तुम्हें किसी को ब्लेम करना है तो तुम अपने एकेडमी को ब्लेम करो जो सभी एकेडमी में से सबसे कमजोर प्लेयर्स को प्रोड्यूस किया है। इतना कह के वो दोबारा जीसीओ के ऊपर अटैक कर देता है, जो देख के जीसीओ भी अपने स्किल नेक्रोमेंसर का यूज करके वहाँ पे कुछ प्राइमरी स्केलेटन्स को समन कर देती है। जो देख के वो स्टूडेंट कहता है ये प्राइमरी स्केलेटन्स मेरे सिंगल स्लेश के पावर को भी विस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, तो आखिर ये तुम्हें कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। इस बार मैं तुम्हें दोबारा भागने नहीं दूंगा। वही वो अपने एक पावरफुल स्किल ब्लड ब्लेड फ्लाइंग स्टेप का यूज करके जीसीओ के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी कोई उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। वही हम देखते हैं ये यांजी होता है जो जीसीओ से कहता है क्लासमेट तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। जिसके साथ ही हम सुमिंग को देखते हैं जो अपने सिस्टम को देख रहा होता है, जहाँ उसका सिस्टम उसे बताता है तुम्हारा जो प्राइमरी क्लास चेंज टास्क था वो कंप्लीट हो चुका है और साथ ही तुम्हारा सभी एट्रीब्यूट 10 पॉइंट से बढ़ चुका है और तुम्हारा ओरिजिन शॉर्ट बॉडी का जो इफेक्ट है वो भी इंक्रीज हो गया है। जो देखकर सुमिंग कहता है इन रिवर्ट्स की वजह से मेरे अंदर और भी कॉन्फिडेंस आ गया है उस हिडन बॉस को चैलेंज करने का। तभी हम देखते हैं जियान यू क्वीन उस सोल हीलर स्किल स्क्रॉल को यूज करती है, जिसके अंदर से वो एक प्लेटिनम टायर हाई ग्रेड स्किल सोल बफ को ऑब्टेन करती है, जिसे यूज करने के बाद ये यूजर्स के सोल पावर को कंज्यूम करके इसके टीममेट्स को मिलने वाले एक्सपीरियंस को 200% तक इंक्रीज कर देगी। जो देखकर सुमिंग काफी ज्यादा सरप्राइज होते हुए कहता है क्या ये अपने टीममेट के मिलने वाले एक्सपीरियंस को 200% तक इंक्रीज कर देगी। साथ ही वो जियान यू क्वीन की तरफ देखते हुए सोचता है इसका जो लक है वो काफी ज्यादा बढ़िया है, इसने इस स्किल स्क्रॉल को रैंडमली ओपन करके एक गोल्ड लेवल स्किल को ऑब्टेन कर लिया है। साथ ही सुमिंग जियान यू क्वीन से कहता है मैंने अपने माइंड को चेंज कर लिया, अभी तुमने कहा था कि मैं तुम्हें इस नोटिस डंजन चैलेंज को कंप्लीट करने में तुम्हारी हेल्प करूं, ठीक है मैं इसके लिए एग्री हूं। जो सुन के जियान यू क्वीन कहती है क्या सही में, ये तो मेरे लिए काफी ज्यादा ग्रेट है। तभी सुमिंग के सिस्टम पे जीसियाओ का मैसेज आता है, जो देख के सुमिंग कहता है जीसियाओ का मैसेज, लेकिन आखिर वो मुझे इस समय मैसेज क्यों कर रही है। वहीं हम दूसरी तरफ उस वुजिंग एकेडमी के स्टूडेंट को देखते हैं जो सियांगजियांग एकेडमी के स्टूडेंट्स को काफी ब्रूटली मार रहा होता है। जो देख के जीसियाओ कहती है हमने सोचा भी नहीं था कि वुजिंग एकेडमी इतने पावरफुल अवेकेंड स्टूडेंट को प्रोड्यूस किया है। जो देख के यांजी कहता है यही नहीं
इसका जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। मैं इस नोविस डंजन को चैलेंज करने से पहले कुछ रिसर्च किया था, जिससे मैं ये गेस कर सकता हूँ कि एक अवेकनर जिसका स्ट्रेंथ काफी ज्यादा सुपीरियर है, साथ ही वो एक ब्लेड को यूज करता है, ये पर्सन हमारे नेबरिंग सिटी का जीनियस ली चेंगवांग है, जो स्विमिंग के जैसा ही 10 स्टार इंडियन एट्रीब्यूट को अवेक किया है। साथ ही इसका जो हिडन प्रोफेसर है वो एक ब्लड मैनिक है। तभी वो स्टूडेंट कहता है अब बस तुम दोनों ही बच गए हो, तुम दोनों ने मेरा काफी समय बर्बाद किया है, जिस वजह से मेरा जो प्रोग्रेस है वो अभी 50 में से 35 ही हुआ है। जिस पे यानजी जी सियाओ से कहता है मैं एक लॉन्ग रेंजर प्रोफेसर हूँ, तो मैं इसे क्लोज कॉम्बैट में हैंडल नहीं कर सकता। क्लासमेट जी सियाओ, क्या तुम्हारे पास कोई बैकअप प्लान है? जो सुन के जी सियाओ कहती है नहीं, हमारे पास कोई बैकअप प्लान नहीं है। वही वो स्टूडेंट कहता है ऐसा लगता है कि तुम लोग पूरी तरह से होपलेस हो चुके हो, तो मैं सबसे पहले इस अनोइंग आर्चर से शुरुआत करता हूँ। इतना कह के वो यानजी की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी जी सियाओ उसके सामने आ जाती है और यानजी से कहती है क्लासमेट यानजी तुम यहाँ से भागो, मैं इसे होल्ड करके रखती हूँ। वही वो स्टूडेंट ये देख के जी सियाओ के ऊपर अटैक करते हुए कहता है तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रही हो, तुम जैसा एक कमजोर जिसके पास खुद को प्रोटेक्ट करने का पावर नहीं है, वो दूसरों को क्या ही प्रोटेक्ट करेगा। तभी हम देखते हैं स्विमिंग का स्वॉर्ड वहाँ आकर उसके अटैक को रोक देता है। साथ ही स्विमिंग अपने पास्ट के मेमोरीज को याद करने लगता है, जहाँ वो कहता है मेरे प्रीवियस लाइफ में जी सियाओ बिना किसी फियर के मुझे प्रोटेक्ट की थी, और इस लाइफ में भी जब इसने डेंजर को एनकाउंटर किया तो ये मुझे मैसेज के थ्रू प्रोटेक्ट करना चाहती थी। वहीं हम देखते हैं वो मैसेज जो जी सियाओ स्विमिंग को सेंड की थी, उसमें लिखा होता है जो 9 o'clock एरिया है वो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा डेंजरस है, तो तुम इस एरिया में मत आना। साथ ही स्विमिंग जी सियाओ से कहता है हमेशा दूसरों के बारे में मत सोचो, इस लाइफ में मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। वही वो स्टूडेंट स्वॉर्ड कंट्रोल देख के कहता है क्या तुम वही सियांगजेंग एकेडमी के वीकलिंग 10 स्टार स्वॉर्ड कंट्रोलर हो? लेकिन हम देखते हैं स्विमिंग डायरेक्टली उसके ऊपर अटैक कर देता है और उससे कहता है तुम रेड हेडेड बास्टर्ड, क्या वो तुम ही हो जो जी सियाओ को हट किया है? वहीं ये देखकर यानजी कहता है स्विमिंग काफी ज्यादा अवेसम है, अगर मैं उसे रेंज अटैक में सपोर्ट करूं तो हमारे पास इस पर्सन से जीतने का चांस हो सकता है। तभी कोई उन्हें हिल करने लगता है, जो देख के वो कहता है आखिर हमें हिल कौन कर रहा है? वहीं हम देखते हैं ये जियान यूक्विन होती है, जो उनसे कहती है मैं स्विमिंग की टीममेट हूँ जियान यूक्विन, और मेरा जो प्रोफेसर है वो एक सोल हीलर है। जो देख के जी सियाओ उसके पास जाते हुए उससे कहती है क्या स्विमिंग ने ये नहीं कहा था कि वो किसी टीम में ज्वाइन करना नहीं चाहता, तो आखिर अब उसके पास एक टीममेट कैसे है? वहीं यानजी उससे कहता है क्या तुम हमें और जल्दी हिल नहीं कर सकती, क्योंकि अगर हम ज्यादा देर करेंगे तो स्विमिंग के लिए उस पर्सन को हैंडल करना थोड़ा डेंजरस हो सकता है। जिसपे वो उनसे कहती है चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, स्विमिंग काफी ज्यादा पावरफुल है, वो उस पर्सन को अकेले ही हैंडल कर लेगा। वहीं इधर हम उस पर्सन को देखते हैं जो स्विमिंग से फाइट करते हुए सोचता है मैंने सुना था ये स्विमिंग केवल एक शॉर्ट कंट्रोलर है, तो आखिर इसकी जो मूवमेंट है वो इतनी ज्यादा फास्ट कैसे है, और साथ ही इसका जो अटैक पावर है वो भी काफी ज्यादा पावरफुल है, क्या ये रियली में एक शॉर्ट कंट्रोलर ही है? जिसके साथ ही वो स्विमिंग से थोड़ा दूर जाते हुए कहता है जैसा कि एक 10 स्टार अवेकनर से एक्सपेक्ट किया जा सकता है, मैं ये एडमिट करता हूँ कि तुम्हारा जो स्ट्रेंथ है वो मेरे एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा हाई है, तो चलो आज इसे यहीं पे सेटल कर लेते हैं। चलो देखते हैं कि हम दोनों में से आखिर कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, मैं वो यंग सिटी का ली चेंगवांग 10 स्टार ब्लड मैनिक, और या फिर तुम बॉटम टायर एकेडमी के 10 स्टार स्वॉर्ड कंट्रोलर। जो सुन के स्विमिंग सोचता है ली चेंगवांग, मैंने इसके बारे में अपने प्रीवियस लाइफ में सुना था, ये पर्सन मेरे प्रीवियस लाइफ में एक बिग शॉट था, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इससे इतनी जल्दी इस नोविस डंजन ट्रायल के अंदर मिलूंगा, ये रियली में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। साथ ही वो ली चेंगवांग की तरफ बढ़ते हुए कहता है ठीक है फिर चलो देखते हैं कि मेरा शॉर्ट शार्प है या फिर तुम्हारा ब्लेड टफ। जिसके साथ ही ली चेंगवान अपने फ्लाइंग ब्लड ब्लेड से स्विमिंग के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखकर स्विमिंग कहता है एक ब्लेड थ्रोइंग स्किल, साथ ही वो उसके ब्लेड को डिफ्लेक्ट कर देता है, जो देखकर ली चेंगवांग कहता है तुम मेरे जाल में फंस गए। साथ ही हम देखते हैं वो अपने किसी स्किल का यूज करके स्विमिंग को एक जगह पर लॉक कर देता है, और स्विमिंग से कहता है मेरा फ्लाइंग ब्लड ब्लेड का जो ऑरा है वो अपने टारगेट को एक जगह पर लॉक कर देता है। साथ ही वो अपने ब्लेड को कंट्रोल करके स्विमिंग की तरफ अटैक कर देता है, जो देखकर स्विमिंग कहता है ओ तो ऐसा है। साथ ही वो अपने स्वॉर्ड को कंट्रोल करके उसके इमोबिलाइजेशन को खत्म कर देता है और उससे कहता है अब मेरी बारी है, चलो देखते हैं कि क्या तुम बिना वेपन के मेरे इस अटैक को ब्लॉक कर पाते हो या फिर नहीं। वहीं हम देखते हैं स्विमिंग के अटैक से ली चेंगवांग थोड़ा इंजर्ड हो जाता है, साथ ही वो अपने ब्लेड को पकड़ते हुए स्विमिंग की तरफ अटैक करते हुए कहता है ठीक है फिर चलो देखते हैं कि क्या तुम भी मेरे इस केओटिक स्वॉर्ड 5 स्लैश अटैक को बिना वेपन के ब्लॉक कर पाते हो या फिर नहीं। तभी हम देखते हैं स्विमिंग अपने हिडन गॉड स्टेप का यूज करके उसके सभी अटैक को डॉज करने लगता है, जो देख के ली चेंगवांग कहता है इसका जो स्पीड है वो सडनली काफी ज्यादा बढ़ गया है। तभी स्विमिंग उससे कहता है सॉरी लेकिन मेरा जो स्वॉर्ड है वो वापस आ गया है। वहीं इधर हम यानजी को देखते हैं जो स्विमिंग की तरफ जाते हुए कहता है स्विमिंग बस तुम थोड़ा सा और होल्ड करो, हम लोग यहाँ आ गए हैं। लेकिन तभी वो अपने सामने देखते हुए कहता है क्या जो बैटल है वो पहले ही खत्म हो चुका है, जो देखकर जी सियाओ कहती है स्विमिंग तुम काफी ज्यादा इनक्रेडिबल हो, तुमने इस जैसे पावरफुल एनिमी को बस कुछ ही समय में डिफीट कर दिया। लेकिन तभी हम देखते
देखते हैं ली चेंग हुआंग सुमिंग के ऊपर अटैक करके अपने ब्लेड को सुमिंग के बॉडी के आर पार कर देता है। साथ ही वो अपने अल्टीमेट स्किल रेन फॉरेस्ट शिफ्ट ब्लेड का यूज करके वहाँ चारों तरफ अटैक करने लगता है और हंसते हुए कहता है मेरे ब्लेड फॉर्मेशन में तुम सबका स्वागत है। वहीं ये देख के जी सियाओ सुमिंग के पास जाने लगती है, लेकिन यांजी उसे वहाँ जाने से रोक देता है और उससे कहता है जी सियाओ शांत हो जाओ, ये जो ब्लेड फॉर्मेशन है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, अगर तुम इसके अंदर जाओगी तो तुम भी बेवजह मारी जाओगी। लेकिन जी सियाओ उसकी बात नहीं सुनती। तभी सुमिंग उससे कहता है जी सियाओ यांजी जैसा कह रहा है वैसा ही करो और इससे दूर रहो। जो देखकर ली चेंग हुआंग कहता है आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैंने अपने ब्लेड से तुम्हारे ऊपर इतना ज्यादा हिट किया लेकिन तुम अभी भी जिंदा कैसे हो। जिस पर सुमिंग उससे कहता है क्या तुम श्योर हो कि तुमने मुझे ही हिट किया था। वहीं हम देखते हैं वो जिस सुमिंग को पकड़ा होता है वो एक क्लोन होता है। साथ ही सुमिंग उससे कहता है ओ तो तुमने ये बात अभी नोटिस किया, खैर ये जायज भी है क्योंकि तुम्हें ऐसा कभी नहीं लगा होगा कि मुझ जैसे एक ऑर्डिनरी स्वॉर्ड मास्टर के पास इस जैसा कोई स्किल होगा। वहीं हम देखते हैं सुमिंग अपने शैडो स्वॉर्ड सेट को पहन लिया होता है जो एक लो ग्रेड प्लेटिनम टायर इक्विपमेंट होता है। वहीं हम उसके डिटेल को देखते हैं जिसे पहनने के बाद स्वॉर्ड टाइप के जितने भी स्किल्स होंगे वो एडिशनली डार्क एट्रीब्यूट डैमेज देंगे जो टारगेट के फिजिकल डिफेंस को पेनिट्रेट कर देगा। साथ ही इसमें एक स्किल भी होता है शैडो क्लोन जो यूजर के जैसा ही एक डिफेंस बॉडी क्रिएट कर देगा। साथ ही इस शैडो क्लोन को एक्टिवेट करने के बाद ये किसी भी अटैक पावर को एडिशनली 50% तक इंक्रीज कर देगा। जो देखकर ली चेंग हुआंग कहता है इस नोविस डंजन में इस जैसे सेट को रेंडमली कलेक्ट नहीं किया जा सकता, तो क्या इसका मतलब तुमने पहले ही उसे कंप्लीट कर लिया है। जिस पर सुमिंग उससे कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही गेस किया, मैंने कब का ही अपने फर्स्ट एडवांसमेंट क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया है। जो सुन के वो कहता है तुमने एक्चुअली मुझसे पहले ही अपने फर्स्ट क्लास चेंज को कंप्लीट कर लिया है। तभी सुमिंग उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है हाँ तो अब तुम आराम से हेल में जा सकते हो। लेकिन तभी हम देखते हैं ली चेंग हुआंग वहाँ अपने पास से एक आइटम को थ्रो करता है जिसके साथ ही वहाँ एक जोरदार लाइट रिलीज होता है। जो देखकर यांजी कहता है ये एक लाइफ सेविंग एसेसरी है, एक आइटम जिसे यूज करने के बाद कोई भी प्लेयर इस डंजन से एग्जिट कर सकता है, लेकिन साथ ही इसका जो कॉस्ट है वो 10,000 एडवेंट कॉइन है। जो सुनकर सुमिंग कहता है ऐसा लगता है हमारा जो नेबरिंग सिटी है वो रियली में अपने 10 स्टार जीनियस को प्रोटेक्ट करने के लिए पहले ही काफी हैवी प्राइस को पेड किया है। जिसके साथ ही हम डंजन ब्रॉडकास्ट हॉल का सीन देखते हैं जहां वो एब्जॉर्बर प्रिंसिपल से कहती है 9 o'clock डंजन एरिया में लगभग 12 बजे के आसपास कई सारे प्लेयर्स अचानक से मरने लगे। जो सुनकर प्रिंसिपल कहते हैं तो इसमें इतना स्ट्रेंज बात क्या है, उन्होंने किसी डिफिकल्ट मॉन्स्टर्स का एनकाउंटर कर लिया होगा। जिस पे वो एब्जॉर्बर कहती है ऐसा नहीं है, जो डाटा शो कर रहा है उसके हिसाब से वो सभी किसी प्लेयर के हाथों मारे गए हैं जो हमारे सिटी से बिलोंग भी नहीं करता। जो देखकर प्रिंसिपल शॉक होते हुए कहते हैं क्या एक प्लेयर का डाटा जो हमारे सिटी से बिलोंग भी नहीं करता, ऐसा लगता है कि हमारा नेबरिंग सिटी दोबारा अपने गंदे ट्रिक को प्ले करने लगा है। इस नोविस डंजन ट्रायल का जो पर्पज है वो ये देखना है कि किस एकेडमी का प्लेयर सबसे पहले इसे क्लियर करता है, लेकिन ऐसा लगता है हमारा एकेडमी बॉटम रैंक होने की वजह से सभी एकेडमी हमारे ही एकेडमी के स्टूडेंट्स को टारगेट कर रही हैं। साथ ही वो उस एब्जॉर्बर से कहते हैं जो हमारे स्टूडेंट्स का डंजन क्लियरिंग प्रोसेस है वो कैसा है। जिस पर वो एब्जॉर्बर बताती है जो डंजन क्लियरिंग प्रोसेस है वो अभी के लिए काफी अच्छा चल रहा है, ज्यादातर टेलीपोर्टेशन एरियाज हमारे एकेडमी के स्टूडेंट्स ने टेक ओवर किया है। साथ ही कुछ कैपेबल प्लेयर्स एक बड़े ग्रुप को फॉर्म करके इस डंजन के रेगुलर बॉसेस को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें जेंग फैमिली का यंग मास्टर जेंग टेंग भी है जो कुछ समय पहले लेवल 6 पर था। जो सुनकर प्रिंसिपल कहते हैं जो रेगुलर फाइनल बॉसेस हैं उनका लेवल 12 से स्टार्ट है, लेकिन जो कि ये एक बड़े ग्रुप को लीड कर रहा है तो ये अभी तक लेवल 10 को रीच कर लिया होगा। तभी एक दूसरा एब्जॉर्बर कहता है जो रियल टाइम रैंकिंग लिस्ट है वो आ चुकी है। साथ ही वो प्रिंसिपल से बताता है जो जेंग टेंग है वो अभी लेवल 9 पर है जो ऑलमोस्ट लेवल 10 को रीच करने वाला है। साथ ही ये इस लीडर बोर्ड में अभी फर्स्ट प्लेस को होल्ड किए हुआ है। जिस पर प्रिंसिपल उसे कहते हैं तो जो दूसरा स्टूडेंट होगा वो जरूर यांजी होगा। जिस पर वो एब्जॉर्बर कहता है हाँ लेकिन जो सेकंड और थर्ड प्लेस है उसे 2 फीमेल स्टूडेंट्स ने होल्ड किया हुआ है, जिसमें एक जी सियाओ है जो एक लेवल 7 की नेक्रोमेंसर है और दूसरी जियान यू क्वीन जो लेवल 8 की सोल हीलर है। तभी प्रिंसिपल उसे कहते हैं क्या तुमने सुमिंग को देखा है, जल्दी मुझे उसका डाटा चेक करके बताओ कि आखिर वो करंटली किस लेवल पर है। जिस पे वो एब्जॉर्बर सुमिंग के लेवल को चेक करके बताता है सुमिंग का जो अभी करंटली लेवल है वो लेवल 2 है। उसके बारे में जो डाटा शो कर रहा है वो उसके हिसाब से जब उसने इस पूरे डंजन में पहला किल किया था तभी से वो अभी तक बस लेवल 2 पर ही है। वहीं इधर हम डंजन एरिया का सीन देखते हैं जहां सुमिंग सक्सेसफुली एक एलिट थॉर्न टूथ बीस्ट को मार के लेवल 14 पर ब्रेक थ्रू कर लेता है। साथ ही जी सियाओ और यांजी भी ब्रेक थ्रू कर लेते हैं। जो देखकर जी सियाओ कहती है हमने 2 घंटे के अंदर ही कई सारे मॉन्स्टर्स को मार के कई बार लेवल अप कर लिया। तभी यांजी कहता है मेरा जो लेवल है वो 10 हो चुका है तो अब मैं किसी डंजन बॉस को चैलेंज करके अपने फर्स्ट क्लास चेंज को कंप्लीट कर लूंगा। साथ ही वो दोनों सुमिंग को इसके लिए थैंक्स करते हुए कहते हैं अगर सुमिंग ने हम दोनों को उस स्टूडेंट ली चेंग हुआंग से नहीं बचाया होता तो हम लोग कब का मर चुके होते हैं। जिस पर सुमिंग उन दोनों से कहता है अगर तुम दोनों को थैंक्स ही करना है तो तुम
उन दोनों जियान यूक्रेन को करो, क्योंकि बिना इसके एक्सपीरियंस बूस्टिंग स्किल की वजह से हम सब इतनी जल्दी लेवल अप नहीं कर पाते। तभी जी सियाओ सुमिंग से कहती है, तुम ली चेंगुआंग से फाइट करते समय काफी ज्यादा कूल लग रहे थे, तो मुझे लगता है हमारे कॉम्बिनेशन के हेल्प से हम इस डंजन के रेगुलर बॉसेस को इजिली क्लियर कर सकते हैं। जो सुनकर सुमिंग जी सियाओ से कहता है, तुम सही कह रही हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा जो टारगेट है वो कोई ऑर्डिनरी बॉस नहीं है, क्योंकि मैं इस डंजन के सबसे पावरफुल अल्टीमेट हिडन बॉस को चैलेंज करने वाला हूँ। साथ ही हम देखते हैं उसे उस एलिट थॉर्न टूथबिस्ट को मारने की वजह से एक आइटम मिलता है, वाटर रिपेलिंग की। साथ ही सुमिंग हमें बताता है इस नोविस डंजन के हिडन बॉस को चैलेंज करने के लिए तुम्हें सबसे पहले इस नोविस डंजन के 3 पहेलियों को सोल्व करना होगा, जिन्हें सोल्व करने के बाद तुम्हें वहां से 3 कोरस्पॉन्डिंग आइटम मिलेंगे, जिन्हें एक साथ कंबाइन करने के बाद तुम सक्सेसफुली उस हिडन बॉस को समन कर सकते हो। जिसके साथ ही हम देखते हैं सुमिंग उन आइटम्स को कंबाइन कर देता है, जिस वजह से उस लेक के अंदर एक साइक्लोन सा फॉर्म होने लगता है। जिसके साथ ही हम देखते हैं उस लेक के अंदर से कोई चीज बाहर निकलती है। पार्ट 4 की स्टार्टिंग में हम उस चीज को देखते हैं जिसके बाहर आते ही सिस्टम पे वार्निंग शो करने लगती है। वही हम देखते हैं ये इस नोविस डंजन ट्रायल का हिडन बॉस होता है, लास्ट राइट ऑफ द लेक गार्डियन, जो देख के यानजी और जी सियाओ सुमिंग के पार्टी को ज्वाइन कर लेती हैं। जिसके की 15 मिनट बाद हम देखते हैं सिस्टम पर लिखा हुआ आता है जो रेड आर्मरेड नाइट है वो अपने टारगेट को ढूंढ रहा है। वही हम उन चारों को देखते हैं जो कि कहीं छुपे होते हैं, जहाँ यानजी सुमिंग से कहता है, क्या तुम्हें सही में लगता है कि हम लोगों का इस तरह छुपना सही है? जिसपे सुमिंग उनसे कहता है, क्या तुम सबको ये दिख नहीं रहा कि वो चीज जो उस घोड़े पे बैठा है वो आखिर कितना ज्यादा फास्ट है? आखिर हम लोग इतने फास्ट टारगेट को कैसे किल कर सकते हैं? वही हम उस मॉन्स्टर के स्टेटस को देखते हैं, जहाँ उसका जो स्पीड होता है वो 500 पॉइंट होता है, जो देखकर सुमिंग कहता है, अगर हम चारों अपने स्पीड पॉइंट्स को एक साथ मिला भी दे तो भी हम लोग इस मॉन्स्टर के हाफ स्टेटस पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएंगे। इधर हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि उस नोविस डंजन ट्रायल के अंदर उन स्टूडेंट्स को मार रहा होता है, जो देखकर वो स्टूडेंट कहते हैं, आखिर इस जैसा एक लेवल 19 का हिडन बॉस सडनली इस एरिया में कैसे अपीयर हो गया? वही ये देख के यानजी कहता है, हम लोगों के आसपास जो भी प्लेयर्स थे वो सभी इस हिडन बॉस के द्वारा वाइप आउट कर दिए गए हैं। हम लोगों ने इस हिडन बॉस को समन किया है, तो हमें जल्दी करना होगा। तभी जी सियाओ सुमिंग से कहती है, तुम्हारे इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से हमारे पास जितने भी माना पोशंस थे हमने उनका यूज करके उस डेडली ट्रैप को सेट कर दिया है। जो सुन के सुमिंग सोचता है, मैंने अपने प्रीवियस लाइफ में इस नोविस डंजन ट्रायल के अंदर इस हिडन बॉस को चैलेंज नहीं किया था, और मोस्ट अवेकेंड ऐसा करना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि उसके अवेकनिंग के तुरंत बाद ही वो किसी हाई लेवल हिडन बॉस का सामना करे। और ऊपर से ये नोविस डंजन ट्रायल पूरे लाइफ टाइम में बस एक बार ही चैलेंज किया जा सकता है, तो कोई भी इस हिडन बॉस के बारे में नहीं जानता। कुछ पुराने रिकॉर्ड्स के मुताबिक मैंने इसके सॉल्यूशंस को फाइंड किया था, जिन्हें मैं मेमोराइज कर लिया था, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस बॉस के पास एक्चुअली में एक माउंट है जो 500 स्पीड पॉइंट को पोजेस करता है। तो इसे मारने के लिए हमें सबसे पहले इसके माउंट को सप्रेस करना होगा। तभी हम यानजी को देखते हैं जो अपने मल्टीपल हंटिंग शॉट से उस हिडन बॉस पर लॉन्ग रेंज अटैक करता है, लेकिन उस मॉन्स्टर के लेवल 5 हैवी आर्मर मास्टरी की वजह से यानजी के एरो उसे ज्यादा डैमेज नहीं दे पाते हैं। लेकिन इस वजह से उस बॉस का जो अटेंशन होता है वो यानजी की तरफ हो जाता है, जो देखकर यानजी कहता है, मैं इस बॉस के अटेंशन को अपने तरफ किया है, तो अब तुम्हारी बारी है। जिसपे सुमिंग हमें बताता है जो स्टेप 2 है उसमें यू क्वीन स्मोक को क्रिएट करके इस बॉस के विजन को कंफ्यूज करेगी, जिस वजह से इस बॉस का जो स्पीड होगा वो थोड़ा स्लो हो जाएगा। जिसके बाद जी सियाओ अपने स्केलेटन्स का यूज करके उसके माउंट को पूरी तरह से सप्रेस कर देगी, जिसके बाद मेरे पास एक फुल ओपनिंग होगा इस बॉस को एक ही बार में मारने का। जिसके साथ ही वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से उन दोनों के बीच में एक काफी इंटेंस फाइट होने लगती है, जो देख के यानजी कहता है, ये काफी ज्यादा इंटेंस है। सुमिंग एक्चुअली में इस बॉस के साथ अकेले ही बराबरी का टक्कर दे रहा है, लेकिन हम लोग ऐसे ही खड़े नहीं रह सकते, हमें उसकी हेल्प करनी होगी। जिसपे जी सियाओ उससे कहती है, नहीं, सुमिंग कहा है कि वो इसे अकेले हैंडल कर लेगा, तो हमें उसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, और ऊपर से हमारे पास खुद का भी मिशन है। इधर हम सुमिंग को देखते हैं जो अपने डिवाइन शैडो स्टेप का यूज करके उस बॉस के साथ फाइट कर रहा होता है, जहाँ वो उस मॉन्स्टर से कहता है, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अपने माउंट के ऊपर से हटने के बाद तुम्हारा जो स्पीड है वो काफी ज्यादा लो है। ऐसा लगता है कि एक हिडन बॉस उतना ज्यादा स्पेशल भी नहीं है। साथ ही वो उसके ऊपर एक पावरफुल अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं उसके हैवी आर्मर मास्टरी की वजह से वो उतना ज्यादा डैमेज को टेक नहीं करता। इधर सुमिंग का सिस्टम उसे बताता है कि तुम्हारे वेपन का जो ड्यूरेबिलिटी है वो 7% बचा है, जो देखकर सुमिंग सोचता है, मेरे स्वॉर्ड का जो ड्यूरेबिलिटी है वो ज्यादा नहीं है, जिस वजह से मैं इस मॉन्स्टर को ज्यादा डैमेज नहीं दे पा रहा। तभी वो मॉन्स्टर वहाँ से दूर भागता है, जो देखकर सुमिंग उससे कहता है, क्या तुम अपने माउंट को ढूंढ रहे हो? तुम एक्चुअली में काफी ज्यादा स्मार्ट हो, तुम्हें ये अच्छे से पता है कि बिना अपने माउंट के तुम उसे नहीं जीत सकते, लेकिन अफसोस तुम्हारे माउंट का कोई और ध्यान रख रहा है। इधर हम सुमिंग के टीममेट्स को देखते हैं जो कि उस माउंट को पकड़े होते हैं, जहाँ जी सियाओ कहती है, हमारा जो मिशन है वो इस माउंट को रिस्ट्रेन करके रखना है जब तक कि सुमिंग उस बॉस मॉन्स्टर को मार ना दे। इधर सुमिंग अपने ड्रासलास का यूज करके उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है, जिसपे वो मॉन्स्टर भी हाउलिंग वाटर ब्लेड गैदर का यूज करके सुमिंग के ऊपर अटैक
अटैक करता है, जो देखकर सुमिंग कहता है ओ तो ऐसा लगता है कि तुम भी कुछ स्किल्स को जानते हो। तभी वो मॉन्स्टर सुमिंग को पकड़ के उसके बॉडी में अपने स्वॉर्ड को घुसा देता है, लेकिन हम सुमिंग को देखते हैं जो उसे कहता है ये मूव किसी प्लेयर और या फिर किसी मॉन्स्टर के ऊपर अच्छे से वर्क कर रहा है। वही हम देखते हैं वो उस शैडो स्वॉर्ड सेट का यूज करके अपना एक क्लोन बना लिया होता है। साथ ही वो अपने स्वॉर्ड कंट्रोल का यूज करके उसके हैवी आर्मर को ब्रेक कर देता है और अपने शैडो ब्लेड का यूज करते हुए कहता है ये गेम यहीं पर खत्म होता है। जिसके साथ ही हम सियांजिंग एकेडमी के कम्युनिकेशन रूम को देखते हैं, जहाँ सभी एकेडमी के प्रिंसिपल्स आपस में चैट के थ्रू बात कर रहे होते हैं। जहाँ कोई प्रिंसिपल वांग से कहता है हम सबको यहाँ आए ज्यादा देर नहीं हुआ, लेकिन फिर भी तुम सबसे लास्ट में आए हो, क्या कुछ हुआ है? और या फिर ऐसा है कि तुम्हारा सियांजिंग एकेडमी में से कोई भी बिगिनर डंजन बॉस को चैलेंज नहीं किया है। हर बार के जैसा ही जो क्लियर रिजल्ट अनाउंसमेंट है वो 3 बजे स्टार्ट होगा, लेकिन प्रिंसिपल वांग तुम्हारा सियांजिंग एकेडमी हमेशा डेड एंड पर ही रहता है, तो ये रिपोर्ट तुम्हारे लिए उतना ज्यादा मायने भी नहीं करता। जिस पर प्रिंसिपल वांग उन सबसे कहते हैं मैं यहाँ डंजन की वजह से लेट नहीं आया हूँ, मैं अभी रियल टाइम फीडबैक डाटा को रिसीव किया है, जिसके हिसाब से मुझे ये पता चला है कि अदर एकेडमी के स्टूडेंट्स ने मेरे सियांजिंग एकेडमी के स्टूडेंट्स के ऊपर अटैक किया है और हम उन प्लेयर के प्रोफाइल को आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाए हैं। लेकिन मैं ये श्योर हूँ कि ये दूसरे सिटी की एकेडमी के ही करतूत है। ओल्ड सी क्या ये तुम हो? क्योंकि विक्टिम के कुछ डाटा के हिसाब से हमें पता चला है कि वो प्लेयर किसी तरह के ब्लेड स्किल्स को यूज करता है, और जैसा कि मुझे पता है तुम्हारे वांगजेंग एकेडमी का जीनियस स्टूडेंट ली चेंग गुआंग ने ब्लेड मैनिक मास्टर को अवेक किया है। जो सुन के वांगजेंग एकेडमी का प्रिंसिपल कहता है फालतू के एक्सक्यूज मत करो, क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? हमारे एकेडमी का स्टूडेंट ली चेंग गुआंग करंटली एक फाइनल बॉस को चैलेंज कर रहा है और मैं ये कह सकता हूँ कि आधे घंटे के अंदर ही वो इसे क्लियर कर देगा। जिस पर डोंगलिंग एकेडमी का प्रिंसिपल भी कहता है हमारे स्टूडेंट 3 ग्रुप में डिवाइड है जिन्होंने अपने लेवल को अच्छे से बढ़ा लिया है, जो कि किसी बॉस को चैलेंज करने के लिए रेडी हैं। साथ ही नियंग एकेडमी का प्रिंसिपल कहता है हमारे एकेडमी के स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी एक बॉस को चैलेंज किया है, जिसे उन्होंने उसके सेकंड फेज पर पुश किया है, तो जल्दी क्लियरेंस न्यूज अनाउंस होने वाला है। जो सुन के प्रिंसिपल वांग सोचते हैं ऐसा लगता है कि सभी एकेडमी के स्टूडेंट्स काफी स्मूथली प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो अगर हमारे एकेडमी ने इस बार अच्छे रिजल्ट को शो नहीं किया तो हम लोगों के पास बस यही 2 हेवनली टावर टोकन बच जाएंगे, जो कि पूरे हिस्ट्री में लोवेस्ट नंबर है। करंटली ज़ेंगटेंग ही ऐसा है जो कि बॉस मॉन्स्टर को क्लियर करने में सबसे क्लोजेस्ट है, तो अब सब उसी के स्ट्रेंथ पर डिपेंड है। इधर हम दोबारा डंजन के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ ज़ेंगटेंग कई स्टूडेंट के साथ मिलकर एक फाइनल बॉस के ऊपर अटैक किया होता है, जहाँ वो सबसे कहता है जरा सा भी होल्ड बैक मत करो, अपने पूरे पावर को यूज करके इस फाइनल बॉस के ऊपर अटैक करो। वहीं हम उस फाइनल बॉस को देखते हैं जो कि एक लेवल 15 का सियानबा मॉन्स्टर होता है, जो उन स्टूडेंट्स के ऊपर अटैक करके उन्हें इंजर्ड कर देता है। जो देखकर ज़ेंगटेंग सोचता है अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ से पीछे नहीं हट सकता, इस बिगिनर डंजन का जो क्लियरिंग रिवॉर्ड है वो मेरा होने वाला है। साथ ही वो याद करता है कि सियाओमा उससे हेल्प मांगी है कि सुमिंग ने उसे हर्ट किया है, जो सोचकर वो कहता है इस फाइनल रिवॉर्ड को लेने के बाद मैं उस सुमिंग से सियानमा का अवेंज लूंगा। तभी वो मॉन्स्टर वहाँ से गायब हो जाता है, जो देखकर ज़ेंगटेंग कहता है आखिर ये क्या हो रहा है। तभी उसके सामने वो सिस्टम पैनल ओपन होता है जिसमें लिखा होता है किसी स्क्वाड ने इस नोविस डंजन ट्रायल के हिडन बॉस को सक्सेसफुली मार दिया है, तो सभी प्लेयर्स वापस जाने के लिए तैयार हो जाएं। इधर हम सुमिंग को देखते हैं जो कि फाइनली उस हिडन बॉस को मार दिया होता है, जिसके साथ ही हम कम्युनिकेशन रूम का सीन देखते हैं जहां पर अनाउंस होता है जो रिजल्ट है वो आ चुका है। जो सुनकर वांगजेंग एकेडमी का प्रिंसिपल कहता है क्या ये ली चेंग गुआन है? जिस पर डोंगलिंग एकेडमी का प्रिंसिपल कहता है नहीं ये हमारा डोंगलिंग एकेडमी है। इधर प्रिंसिपल वांग उस रिजल्ट लीडर बोर्ड को देखते हैं जहाँ सियांगजिंग एकेडमी का नाम लिखा होता है, जिसके साथ ही हम दोबारा सुमिंग को देखते हैं जो उस हिडन बॉस को मारने के बाद 2 बार लेवल अप कर लेता है, जिस वजह से उसका लेवल 16 हो जाता है। वही वो सबसे कहता है जो डंजन एग्जिट पोर्टल है वो अभी ओपन नहीं हुआ है, तो चलो जल्दी से इस बॉस के ड्रॉप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। जिस पे यानजी कहता है मैं ये रिवर्ट नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं अपने लेवल अप से ही सेटिस्फाई हूँ। जिस पे यू क्वीन भी कहती है मैं भी, और ऊपर से मेरे लाइफ को बचाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। तभी उनके सिस्टम पे उनके रिवॉर्ड्स क्लेम हो जाते हैं, जहाँ यानजी को एक स्पिरिट सप्रेसिंग बो मिलता है और यू क्वीन को एक हार्ट सोल नेकलेस, वहीं जी सियाओ को ब्लेड आर्मर अनडेड समन। जो देखकर सुमिंग कहता है ऐसा लगता है कि इस हिडन बॉस ने जिन इक्विपमेंट्स को ड्रॉप किया है वो हम सबके प्रोफेशन के हिसाब से है, तो इसका मतलब न केवल मैं तुम सबको अपने टीम का पार्ट एक्नॉलेज किया है बल्कि ये नोविस डंजन भी तुम सबको एक्नॉलेज किया है, और ऊपर से बिना तुम सबके हेल्प के मैं इस हिडन बॉस को अकेले चैलेंज नहीं कर पाता। तभी वहाँ अनाउंस होता है कांग्रेचुलेशन ऑल चैलेंजर्स इस एफरेंग डंजन रैगिंग टाइट फॉरेस्ट को चैलेंज करने के लिए। जो सुन के सुमिंग कहता है अब समय हो गया है इस डंजन से बाहर जाने का। तभी उनके पीछे एग्जिट पोर्टल अपीयर हो जाता है। जो देखकर सुमिंग कहता है हर बार जब कोई किसी डंजन को कम्प्लीटली क्लियर करता है तो उस डंजन में जितने भी लिविंग प्लेयर्स होते हैं उनके सामने एक एग्जिट पोर्टल अपीयर होता है। साथ ही इस डंजन को क्लियर करने के बाद सभी स्टूडेंट्स को उनकी कंट्रीब्यूशन के हिसाब से उन्हें रिवॉर्ड दिए जाएंगे। जिसके साथ ही हम आउटसाइड का सीन देखते हैं जहाँ सभी स्टूडेंट्स बाहर आ चुके होते हैं,
जहाँ कई स्टूडेंट्स रोते हुए कह रहे होते हैं हमारे क्लास के 10 में से 5 स्टूडेंट्स ही वापस आ पाए हैं। इधर यानजी कहता है मेरे साथ जितने भी टीममेट्स उस डंजन में गए थे उनमें से मैं ही बस अकेले जिंदा वापस आया हूँ। जिसपे सुमिंग उनसे कहता है जब से ये दुनिया इस तरह हो गई है जहाँ जीतने वाला सब कुछ ले लेता है और हारने वाला सब कुछ खो देता है, जिस दुनिया में केवल स्ट्रॉन्गर ही रूल कर सकते हैं, वहाँ ऐसी सिचुएशन आम बात है। तभी प्रिंसिपल वांग वहाँ पर उन सभी स्टूडेंट से पैनल के थ्रू कहते हैं तुम सभी को कांग्रेचुलेशन इस नोविस डंजन चैलेंज को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए। तुम्हारे अवेकनिंग के बाद तुम सब के लिए तुम्हारा ये फर्स्ट चैलेंज था जिसके की बाद तुम सब इस वर्ल्ड ऑफ अवेकनिंग में अपना कदम रख सकते हो। और तुम सबके ग्रेजुएट होने के बाद ये एकेडमी का फाइनल और लास्ट लेसन है जो मैं तुम सबको दे रहा हूँ। ये बात हमेशा याद रखना कि अवेकन का मतलब न केवल पावर, मनी और हुनर है, बल्कि अवेकन होने के बाद तुम सबके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस दुनिया में शांति बनाए रखने का, उन सभी चीजों को प्रोटेक्ट करने का जिन्हें तुम प्रोटेक्ट करना चाहते हो। इधर जी सियाओ सोमिंग से कहती है अब तुम क्या करने वाले हो, इतने सारे स्टूडेंट्स ने अपने लाइफ को गंवाया है इस दुनिया के रूल की वजह से, तो क्या तुम सैड हो या फिर हैप्पी। जिसपे सोमिंग उससे कहता है वो सभी स्टूडेंट्स कुछ ही देर में दोबारा रिजरेक्ट हो जाएंगे। इधर प्रिंसिपल वांग कहते हैं तो मैं ये होप करता हूँ कि तुम सब अपने राइटियर्स को रिस्पेक्टफुली वैल्यू दोगे और इस नोविस डंजन ट्रायल का जो मतलब था वो इस लेसन को कंप्लीट करना था और जिन रिलेटिव्स, क्लासमेट्स और लवर्स को तुम सब ने खोया है वो 30 मिनट बाद तुम सबके साथ रिजरेक्ट हो जाएंगे। जो सुन के जी सियाओ सोचती है सोमिंग आखिर तुम्हें इन सब चीजों के बारे में कैसे पता है। जिसके साथ ही हम देखते हैं उन सभी स्टूडेंट्स के कंट्रीब्यूशंस के हिसाब से उन्हें रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। तभी सोमिंग का लिस्ट आता है जहाँ हम देखते हैं उसने कई सारे मॉन्स्टर्स को किल किया होता है जिस वजह से उसका जो डंजन कंट्रीब्यूशन वैल्यू होता है वो 91% होता है। तभी वहाँ सुमिंग आ जाता है जिसे देखकर प्रिंसिपल वांग कहते हैं नंबर 1 स्टूडेंट सुमिंग तुम थोड़ा लेट हो। जिस पर सुमिंग उनसे कहता है मैं आज कुछ ज्यादा देर तक ही सो गया था। साथ ही वो सोचता है ये नोविस डंजन ट्रायल खत्म हो चुका है तो इसका मतलब मेरा जो स्कूल लाइफ है वो अब ओवर हो चुका है और ऊपर से मेरे प्रोफाइल को अब हाइड करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि फ्यूचर में मेरे और इन क्लासमेट्स के बीच का जो गैप होने वाला है वो काफी बड़ा है। साथ ही वो किसी से कहता है मैंने तुमसे कहा कि आखिर तुम और कितनी देर तक मुझे ऐसे ही पकड़ के बैठने वाले हो। वहीं हम देखते हैं प्रिंसिपल वांग उसके पैरों को पकड़ के बैठे होते हैं जो कि एक क्यूट सा फेस बनाते हुए सुमिंग से कहते हैं सुमिंग तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे नहीं पता कि तुम किस मेथड का यूज किए हो लेकिन तुमने मेरे सियांगजेंग एकेडमी को इस बार बचा लिया है। फाइनल क्लियर इन्फॉर्मेशन आने के बाद उस वांगजेंग एकेडमी का प्रिंसिपल ओल्ड सी बोलने के भी लायक नहीं था। हर बार इनर स्कूल मीटिंग में वो हमारे सियांगजेंग एकेडमी का इंसल्ट करता था लेकिन इस बार हमारा एकेडमी चारों सिटी के एकेडमी में से नंबर 1 आया है। वो वांगजेंग एकेडमी का जीनियस ली चेंग वांग जिसके बारे में सभी बड़े बड़े बातें कर रहे थे वो एकेडमी रैंकिंग में 3rd प्लेस को पाया है। मैंने सुना है कि वो किसी वजह से सीरियसली इंजर्ड हो गया था जिस वजह से वो समय पर उस बॉस को क्लियर नहीं कर पाया। बाय द वे तुमने उस हिडन बॉस को मैनेज कैसे किया। खैर तुम्हारे पास 10 स्टार टैलेंट है लेकिन तुम्हारा जो प्रोफेसर है वो एक शॉर्ट कंट्रोलर है जो कि अर्ली स्टेज में सबसे वीकेस्ट है और मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड भी कोई खास नहीं है जिस वजह से तुम किसी हाई टायर इक्विपमेंट को बाय भी नहीं कर सकते। तो आखिर तुमने अपने से हाई लेवल हिडन बॉस को किल करना मैनेज कैसे किया। मैंने अपने इतने सालों में तुम जैसा पावरफुल स्टूडेंट नहीं देखा। ये उस रिवॉर्ड की वजह से तो नहीं हो सकता जिसे मैं तुम्हें तुम्हारी अवेकनिंग के बाद दिया था क्योंकि वो बस थोड़ा बहुत ही तुम्हारी कॉम्बैट पावर को इंक्रीज कर सकता है। जिसपे सुमिंग उनसे कहता है आप कह सकते हैं कि मैं लकी था क्योंकि मैं कुछ अच्छे यूजफुल स्किल्स और आइटम्स को ऑब्टेन करने में कामयाब रहा और ऊपर से मैं एक ग्रुप को भी क्रिएट किया था जिनके की हेल्प से मैं उस हिडन बॉस को मारने में कामयाब रहा। जो सुन के प्रिंसिपल वांग कहते हैं ऐसा लगता है कि तुम न केवल एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट हो बल्कि तुम एक पावरफुल लीडर भी हो। बाय द वे बाकी के क्लासमेट्स पहले ही आकर अपने रिवॉर्ड्स को कलेक्ट कर लिए हैं और स्टूडेंट यू किंग तुम्हें काफी ज्यादा प्राइज कर रही थी। जो सुन के सुमिंग सोचता है जैसा कि मैंने सोचा था वो मेरे पावर को देखने के बाद मुझे काफी ज्यादा प्राइज करेगी जो मेरे लिए काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग है। तभी प्रिंसिपल वांग सुमिंग को वो हेवनली टावर टोकन देते हुए कहते हैं ये हेवनली टावर टोकन तुम्हारे लिए है। तुम्हारे परफॉर्मेंस की वजह से वाइस मेयर हमारे सियांगजेंग एकेडमी को काफी नीचे देख रही थी लेकिन हमने बाकी एकेडमी से ज्यादा हेवनली टावर टोकन को ऑब्टेन किया है। इस बार हमारे एकेडमी ने टोटल 5 हेवनली टावर टोकन को ऑब्टेन किया है जिन्हें की हमने टॉप स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है मुझे तुम्हें इस हेवनली टावर टोकन के इंपॉर्टेंस के बारे में बताने के लिए। जो सुनकर सुमिंग उनसे कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। साथ ही वो सोचता है जो हेवनली टावर टोकन है उसे पाने के लिए न्यूली अवेकेंड स्टूडेंट सपने देखते हैं क्योंकि एकेडमी से ग्रेजुएट होने के बाद हम इस वर्ल्ड ऑफ अवेकनिंग में अपना कदम रखते हैं जहां हम ट्रेनिंग जूनियर डंजन को ही चैलेंज कर पाते हैं जिस वजह से हमारा जो ग्रोथ होता है वो काफी ज्यादा स्लो होता है। लेकिन जो भी इस हेवनली टावर टोकन को होल्ड करता है वो हेवनली टावर में जाके अपने ग्रोथ को फास्ट कर सकता है क्योंकि उस हेवनली टावर के अंदर जो इम्प्रूवमेंट और रिवॉर्ड ऑब्टेन है वो काफी ज्यादा फास्ट है। मेरे प्रीवियस लाइफ में मैं इस हेवनली टावर टोकन के लिए क्वालिफाई नहीं था जिस वजह से मेरे और उन प्लेयर्स के बीच में का जो गैप था वो काफी ज्यादा बड़ा था लेकिन इस लाइफ में मैं उन सभी अपॉर्चुनिटीज को पा लिया
दिया है जिससे कि मैं अपने फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर सकता हूँ। वही प्रिंसिपल वांग सुमिंग से कहते हैं, कांग्रेचुलेशन इस एकेडमी से ऑफिशियली ग्रेजुएट होने के लिए। फ्यूचर में तुम जिन चीजों का सामना करोगे वो इस नोविस डंजन के जैसा नहीं होगा, तो तुम्हें उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। तो मैं ये होप करता हूँ कि तुम जैसा एक हिडन जीनियस एक ग्रेट फ्यूचर को अचीव कर सकता है। तो इस वर्ल्ड के लिए तुम कंट्रीब्यूट करना, जिसके लिए सुमिंग उन्हें थैंक्स करता है। जिसके साथ ही हम सियांगजंग सिटी का सीन देखते हैं जहाँ कोई कहता है, यू क्वीन, ये काफी ज्यादा ग्रेट है कि तुम सेफली उस नोविस डंजन ट्रायल से वापस आ गई हो और ऊपर से तुमने थर्ड प्लेस को भी अचीव किया है। ऐसा लगता है कि तुम्हारी बड़ी सिस्टर ने जिस हेल्पर को ढूंढा था वो काफी ज्यादा कैपेबल था। जिस पर उसकी बड़ी सिस्टर कहती है, ऐसा नहीं है, जिस अवेकन ने यूक्विन की हेल्प की है उसका नाम सुमिंग है। जिस पे यूक्विन भी कहती है, हाँ फादर, सिस्टर ने जिन हेल्पर्स को इनवाइट की थी वो सभी मॉन्स्टर्स के ट्रैप में फंस गए थे और मैं भी ऑलमोस्ट मारी ही गई थी, लेकिन क्लासमेट सुमिंग ने मुझे सेव किया। उसने न केवल मुझे उन मॉन्स्टर्स से बचाया बल्कि उसने मुझे एक काफी बढ़िया स्किल बुक और इक्विपमेंट भी दिया है और उसी की वजह से मैं इतनी फास्ट लेवल अप कर पाई हूँ। जो सुन के उसकी सिस्टर कहती है, मैंने उसे शुरू में ही तुम्हें कैरी करने के लिए कहा था, लेकिन किसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मैं उसे रिक्रूट करने में नाकाम रही। लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम दोनों उस डंजन में एक दूसरे से मिल जाओगे। ऐसा लगता है कि मुझे उसे पर्सनली थैंक्स करना होगा। वही उनकी बातें सुन के यूक्विन के फादर उनसे कहते हैं, ऐसा लगता है कि वो पर्सन काफी ज्यादा कैपेबल है, तो मैं भी उसे मिलके उसे थैंक्स करना चाहता हूँ। तभी उनके फोन पे एक कॉल आता है जिसे पिक करके वो कहते हैं, मैं अभी काफी ज्यादा बिजी हूँ, तो अगर ये कोई अर्जेंट मीटिंग नहीं है तो मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ। तभी वो किसी चीज को सुन के शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, क्या, इसे दोबारा कहना। वही वो पर्सन कहता है, हमने ये फाइंड किया है कि पिछले 2 दिनों से हमारे लोगों को कोई असैसिनेट करके मार रहा है। जिस पे यूक्विन के फादर उस पर्सन से कहते हैं, क्या तुमने पता किया कि आखिर इसके पीछे कौन है। जिस पर वो पर्सन कहता है, ऐसा लगता है कि इसके पीछे झेंग फैमिली है। जिसके साथ ही हम 2 दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ जी सियाओ सुमिंग से फोन पर कहती है, कल हम लोग एक साथ हेवनली टावर में जाने वाले हैं, तो तुम भी हम लोगों के साथ ही आने वाले हो। जिसपे सुमिंग उससे कहता है, हाँ मुझे पता है, इन 2 दिनों में मैं अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया हूँ, तो मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। साथ ही वो याद करता है कि प्रिंसिपल वांग ने उससे कहा था कि अगर तुम हेवनली टावर में जाना चाहते हो तो तुम्हें उस हेवनली टावर टोकन का यूज करके एक पोर्टल को ओपन करना होगा जो कि तुम्हें हेवनली टावर में टेलीपोर्ट कर देगा। इस पोर्टल में केवल वही इंटर कर सकता है जिसके पास की वो हेवनली टावर टोकन होगा। जिसे याद करके सुमिंग अपने हेवनली टोकन को यूज करके वहाँ पर एक पोर्टल ओपन कर देता है और कहता है, एक न्यू चैलेंज हेवनली टावर में आ रहा हूँ। जिसके साथ ही हम हेवनली टावर का सीन देखते हैं जहाँ सुमिंग पोर्टल के थ्रू आ गया होता है, जहाँ वो उस हेवनली टावर को देखते हुए कहता है, मेरे प्रीवियस लाइफ में मैं यहाँ काफी लेट आया था, लेकिन ऐसा लगता है कि जितने भी चैलेंजर्स जिन्होंने उस नोविस ट्रायल को विन करके उस हेवनली टोकन को ऑब्टेन किया है वो पहले ही यहाँ आ चुके हैं। तो इस प्लेस को दोबारा चैलेंज करने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। जिसके साथ ही वो अपने हेवनली टोकन को आइडेंटिफाई करा के वेटिंग रूम के अंदर इंटर कर जाता है, जहाँ वो अपने सामने कई सारे स्टूडेंट्स को देखता है जो कि पहले से ही वहाँ आ चुके होते हैं। वही स्क्रीन पर लिखा होता है, जितने भी न्यू चैलेंजर्स हैं वो अभी इस वेटिंग रूम में वेट करे जब तक कि जो सेरेमनी है वो स्टार्ट नहीं हो जाती। वही सुमिंग उस वेटिंग रूम को देखते हुए कहता है, ये मेरे पिछले लाइफ से डिफरेंट क्यों है, मेरे पिछले लाइफ में ये वेटिंग रूम थोड़ा छोटा था। तभी जी सियाओ, यानजी और यूकिन कहते हैं, तो तुम फाइनली यहाँ आ गए। जिन्हें देखकर सुमिंग कहता है, ऐसा लगता है कि तुम सब यहाँ पहले ही आ चुके हो। जो सुन के जी सियाओ चिल्लाते हुए कहती है, आखिर तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो, क्या तुम हम सबके साथ नहीं आ सकते थे। जिसमें सुमिंग बात को घुमाते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि तुम तीनों काफी अच्छे फ्रेंड्स बन चुके हो। जिसपे जी सियाओ कहती है, हाँ क्यों नहीं, उस नोविस डंजन ट्रायल के बाद हम लोग काफी अच्छे फ्रेंड्स बन चुके हैं और ऊपर से सियांगजेंग एकेडमी से बस हम लोग ही इस हेवनली टोकन के लिए क्वालिफाई हुए हैं, तो हम लोगों का एक साथ रहना ही बेटर है। क्या पता कि उस नोविस डंजन के जैसा ही हम किसी सिचुएशन को एनकाउंटर कर ले। तभी कोई उनसे कहता है, क्या तुम सब मेरे बारे में भूल गए, स्पेशली तुम सुमिंग। साथ ही वो सुमिंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखकर जिसिया उससे कहती है, जेंग टेंग आखिर ये तुम क्या कर रहे हो। जिसपे जेंग टेंग कहता है, मैं इसके साथ अपने कुछ पुराने हिसाब किताब को बराबर कर रहा हूँ। आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई सियाओ मा को हर्ट करने की। मुझे नहीं लगा था कि ये भी इस हेवनली टावर टोकन के लिए क्वालिफाई होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुमसे यही हेवनली टावर के अंदर ही डील कर लेता हूँ। जिसपे सुमिंग उससे कहता है, शांत हो जाओ रेन, सियाओ मा और तुम्हारे बीच का जो मैटर है उसे हम यहाँ रिसोल्व नहीं कर सकते, इस प्लेस पे फाइटिंग अलाउड नहीं है। तभी वहाँ अनाउंस होता है, कॉन्फ्लिक्ट को डिटेक्ट किया गया है, कोई भी अननेसेसरी बिहेवियर जो इस हेवनली टावर के रूल को डिस्टर्ब करेगी उसे पनिश किया जाएगा। जिसके साथ ही जेंग टेंग के ऊपर एक जोरदार लाइटनिंग स्ट्राइक होता है, जिस वजह से जेंग टेंग इंजर्ड हो जाता है। वहीं सुमिंग उससे कहता है, इस हेवनली टावर में कोई हम सबको देख रहा है, तो इस हेवनली टावर असेंबली के खत्म होने के बाद हम अपने मैटर को इस हेवनली टावर के बाहर सेटल कर लेंगे। वहीं हम ली चेंगुआंग को देखते हैं जो कि उन्हीं की तरफ देख रहा होता है। जिसके साथ ही सुमिंग कहीं जाने लगता है, जिसपे जिसिया उससे कहती है, जो सेरेमनी है वो अभी स्टार्ट नहीं हुई है, तो आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। इस पे सुमिंग एक जगह बैठते हुए कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है,
हैं ये सब केवल उनके लिए है जो यहाँ पहली बार आए हैं। जो सीक्रेट है वो यहाँ बैठने में है, जिसपे जीसिया उससे कहती है तुम भी तो यहाँ पहली बार ही आए हो। तभी सुमिंग के सामने उस हेवनली टावर असेंबली का सिलेक्शन सिस्टम अपीयर हो जाता है, जिसमें लिखा होता है जितने भी न्यू चैलेंजर्स हैं जो हेवनली टावर असेंबली में इंटर करना चाहते हैं वो इस 100 लेयर टावर को चैलेंज करें। जो देखकर सुमिंग कहता है तो ये इस टावर को क्लियर करने का है। इस 100 लेयर टावर को चैलेंज करने के बाद ही असेंबली में हमारे रैंकिंग डिसाइड होंगे। जो सुनकर जीसिया कहती है एक टावर क्लाइंबिंग कंपटीशन, जिसपे सुमिंग उसे बताता है तुम इस 100 फ्लोर टावर में जितने हायर फ्लोर को चैलेंज करोगे तुम्हारा ग्रेड उतना ही ज्यादा हायर होगा, और अगर हम सब सेम फ्लोर को ही रीच कर लेते हैं तो हम सबके बीच में जो फाइनल ग्रेडिंग होगा उसे टाइम के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि कौन सबसे पहले क्लियर किया है। तो हम सब अभी इन बाकी के स्टूडेंट से आगे हैं। ये सेरेमनी एक्चुअली में हमारे एब्जॉर्वेशन और एडेप्टेबिलिटी स्किल्स को एब्जॉर्व करने के लिए है। यहाँ पर रुक के उस सेरेमनी के खत्म होने के बाद किसी गाइड को ढूंढना ये सब हमें पीछे कर देगा। ये हम चैलेंजर्स की एबिलिटी को देखना चाहते हैं कि हम अपने आसपास के इन्वायरमेंट को कैसे ऑब्जर्व करके उस सिचुएशन के मेथड को फाइंड करते हैं। तो क्या तुम तीनों इस बार भी मेरे साथ टीम अप करके इस टावर को चैलेंज करना चाहते हो? जिसपे यूक्यून कहती है हाँ क्यों नहीं, तुम्हें फॉलो करने के बाद हम लोग काफी ज्यादा सेफ फील करते हैं, और ऊपर से इस हेवनली टावर असेंबली के रिस्ट्रिक्शंस की वजह से मेरी फैमिली भी अपने पावर का यूज करके मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकती। तभी यानजी कहता है सुमिंग दरअसल बात ऐसी है कि मैं इस बार तुम्हारे साथ टीम अप करना नहीं चाहता। उस नोविस डंजन में तुमने अकेले उस हिडन बॉस को मारा और हम लोग बिना कुछ किए तुम्हारी वजह से अपने लेवल को बढ़ा पाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सब तुम्हें पीछे ड्रैग कर रहे हैं। हम सब तुम्हारे पावर पर कुछ ज्यादा ही रिलाय हो गए हैं। तुम्हारे स्ट्रेंथ के हिसाब से तुम डेफिनेटली हायर फ्लोर्स को चैलेंज कर पाओगे, लेकिन अगर हम सब तुम्हारे साथ टीम अप करते हैं तो मुझे लगता है कि हम तुम्हें पीछे की ओर ड्रैग कर रहे हैं। मैं अपने खुद के स्ट्रेंथ पर रिलाय होकर इस टावर को चैलेंज करना चाहता हूँ। जो सुन के जीसिया कहती है हाँ यानजी बिल्कुल सही कह रहा है, हम अपने पावर पर रिलाय होना चाहते हैं ना कि सुमिंग के ऊपर निर्भर रहे। तो इस बार इस हेवनली टावर को चैलेंज करने के लिए सुमिंग को छोड़ के हम 3 लोग ही टीम अप करेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं वो तीनों एक साथ टीम अप करके उस हेवनली टावर को चैलेंज करने के लिए रेडी होते हैं। इधर सुमिंग भी अकेले उस हेवनली टावर को चैलेंज करने के लिए रेडी होता है। वहीं हम ली चेंगुआंग को देखते हैं जो उनकी बातों को सुन के कहता है ओ तो ये ऐसा है। साथ ही वो सोचता है 10 स्टार सुमिंग, हम दोनों के बीच का जो डुअल फाइट था वो अभी पूरा नहीं हुआ है। जिसके बाद हम उस हेवनली टावर के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ सुमिंग फर्स्ट फ्लोर पर आ गया होता है। जो देखते हुए वो कहता है ये फेमिलियर सी फीलिंग, ये मेरे लिए एक पीस ऑफ केक होने वाला है। वहीं हम देखते हैं उसका जो अपोनेंट होता है वो एक क्वीन युआन फ्री रेंज चिकन होता है। जो देखकर सुमिंग उस चिकन को पकड़ते हुए कहता है क्या मेरे साथ मजाक हो रहा है? आखिर इस फर्स्ट फ्लोर का जो मॉन्स्टर है वो एक चिकन कैसे हो सकता है? अगर मुझे सही से याद है तो मेरे प्रीवियस लाइफ में जब मैं इस हेवनली टावर को चैलेंज किया था तो उस समय जो फर्स्ट फ्लोर का मॉन्स्टर था वो एक लेवल 5 पर्पल फ्यूरी फिन्ड टाइगर था। तो आखिर मेरे इस लाइफ में ये हेवनली टावर इतना डिफरेंट क्यों है? वहीं वो उस चिकन के लेवल को देखता है जो कि अननोन होता है। जो देखकर वो कहता है इस चिकन के लेवल के सामने ये स्ट्रेंज क्वेश्चंस मार्क हैं, आखिर इसका मतलब क्या है? क्या मैं इसे अभी यही मार दूं? तभी वो चिकन सुमिंग के हाथों से अपने आप को छुड़ा के सुमिंग के ऊपर अटैक कर देती है। जो देखकर सुमिंग कहता है ये चिकन उतना ज्यादा सिंपल भी नहीं है। जिसके साथ ही हम वेटिंग रूम का सीन देखते हैं जहाँ अनाउंस होता है जो इस हेवनली टावर चैलेंज का ओपनिंग सेरेमनी है वो खत्म होता है। तो हम सभी चैलेंजर्स को इस हेवनली टावर की टेलीपोर्टेशन को एक्सप्लेन करते हैं। तभी वो देखते हैं कि लीडर बोर्ड पे फर्स्ट चैलेंजर का नाम शो करता है। जो देखकर वो कहते हैं आखिर जो रैंकिंग लीडर बोर्ड है उस पे अभी किसी चैलेंजर का नाम कैसे अपीयर हो सकता है, क्योंकि जो सेरेमनी है वो अभी खत्म ही हुई है। तो आखिर इस टावर के अंदर कोई अभी कैसे जा सकता है? वहीं हम देखते हैं वो फर्स्ट चैलेंजर ली चेंगुआंग होता है जो इस हेवनली टावर के सेकंड लेयर को क्लियर कर लिया होता है। इधर हम सुमिंग को देखते हैं जो कि उस चिकन से फाइट कर रहा होता है। तो इस पार्ट की शुरुआत में सुमिंग उस चिकन से फाइट करते हुए सोच रहा होता है इसका अटैक स्पीड काफी ज्यादा फास्ट है, साथ ही इसके अटैक का एक्सप्लोसिव पावर वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी मेरे पास जो पियर्सिंग स्किल ड्रा स्वॉर्ड स्लैश और स्वॉर्ड कंट्रोल है वो इस सिचुएशन में इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं कर रहा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, मुझे जल्दी कोई तरीका ढूंढना होगा। इस टावर में सबसे पहले एंटर करने के बावजूद भी ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई भी एडवांटेज नहीं मिला। ऐसा लगता है मुझे उस न्यू स्किल को यूज करना पड़ेगा जो मुझे उस नोविस डंजन के हिडन बॉस को मारने पे मिला था। जिसके साथ ही वो उस स्किल स्वॉर्ड टॉम को यूज करके उस चिकन के ऊपर अटैक कर देता है। वहीं हम इस स्किल के इफेक्ट को देखते हैं जिसे यूज करने के बाद ये एक जायंट स्वॉर्ड को समन कर सकता है जो अपने टारगेट पे काफी बड़ा डैमेज दे सकता है। इधर सुमिंग कहता है क्या मैं सक्सेस हुआ, लेकिन वो देखता है कि वो चिकन वहाँ पे बड़े ही स्टाइल में खड़ा होता है। जो देख के सुमिंग अपने स्वॉर्ड को फेंकते हुए कहता है इस ऑर्डिनरी चिकन के स्ट्रेंथ को देखने से ऐसा तो नहीं लगता कि ये कोई ऐसा ओपोनेंट है जो कि फर्स्ट फ्लोर पे होना चाहिए। तभी वो किसी चीज को सोचता है और कहता है एक ऑर्डिनरी चिकन। जिसके साथ ही हम देखते हैं वो उस चिकन को मार देता है और कहता है जैसा मैंने सोचा था तुम केवल एक ऑर्डिनरी चिकन हो। वहीं उस चिकन को मारने के बाद सिस्टम उसे बताता है कांग्रेचुलेशन, तुमने इस फर्स्ट फ्लोर को सक्सेसफुली क्लियर कर दिया है। वहीं सुमिंग सोचता है एक चिकन जिसका स्ट्रेंथ उसके ऑर्डिनरी लेवल से ज्यादा हो तो इस फ्लोर में
जो चीज टेस्ट हो रहा था वो स्ट्रेंथ नहीं बल्कि इंटेलिजेंस था। इस लाइफ में ये 100 लेयर टावर चैलेंज काफी चेंज हो गया है। साथ ही वो रैंकिंग लीडर बोर्ड को देखता है जहाँ फर्स्ट प्लेस पे ली चेंगुआंग होता है जिसने सेकंड फ्लोर को क्लियर कर लिया होता है, जो देख के सुमिंग कहता है करंटली इस लीडर बोर्ड में जो नंबर 1 पे है वो ली चेंगुआंग है, तो वो भी यहाँ आ चुका है। अदर चैलेंजर्स भी इस टावर को क्लियर करना स्टार्ट कर दिए हैं। ऐसा लगता है कि मेरा टाइम एडवांटेज जा चुका है, लेकिन चाहे जो भी हो जाए मैं ये डिटरमाइंड कर लिया हूँ कि इस टावर कंपटीशन का फर्स्ट प्लेस मेरा ही रहेगा। इधर हम वेटिंग रूम का सीन देखते हैं जहाँ वो सिस्टम उन सबसे कहता है, तो बिना किसी और फ्यूचर रेडियो के ये चैलेंज ऑफिशियली स्टार्ट होता है। जो सुन के वो स्टूडेंट कहते हैं तो ये ऐसे ही नॉर्मली स्टार्ट हो गया। ये ओपनिंग सेरेमनी बस हमारे टाइम को बर्बाद कर रहा था। ये सभी चीजें बस बकवास थी, हमारे टाइम को जानबूझ के बर्बाद किया गया है। तभी वो देखता है कि लीडर बोर्ड रैंकिंग दोबारा चेंज होता है जहाँ फर्स्ट प्लेस अभी भी ली चेंगुआंग होता है जो 6th फ्लोर को क्लियर कर दिया होता है। जो देख के वो कहते हैं वो ब्लड मैनिक ली चेंगुआंग ऑलरेडी 6th फ्लोर को क्लियर कर लिया है। तभी वो देखते हैं एक और टीम 4th फ्लोर को क्लियर कर लेती है जिसकी टीम कैप्टन जी सियाओ होती है। तभी वो लीडर बोर्ड दोबारा रिफ्रेश होता है जहाँ एक और टीम गॉड ऑफ स्लॉटरर फर्स्ट फ्लोर को क्लियर कर लेता है। जो देख के वो कहते हैं क्या ये गॉड ऑफ स्लॉटरर कोई टाइटल है। वहीं हम सुमिंग को देखते हैं जहाँ उसका सिस्टम उसे बताता है इस फ्लोर को क्लियर करने के बाद तुम्हें एक कस्टम टाइटल रिवॉर्ड मिला है। जो देख के सुमिंग सोचता है आखिर अब ये कस्टम टाइटल क्या है। अगर मुझे सही से याद है तो मेरे प्रीवियस लाइफ में इस फर्स्ट फ्लोर के गार्डियन मॉन्स्टर को मारने के बाद मुझे जो रिवॉर्ड मिला था वो एक छोटा सा वुडन चेस्ट था जिसके अंदर एक यूजुअल हीलिंग पोशन था, लेकिन वो इस जैसा कोई टाइटल नहीं था। ऐसा लगता है कि कई सारी चीजें चेंज हो गई हैं। क्या ये सब मेरे रिवर्थ होने की वजह से हुआ है, लेकिन अब मैं इसे एक्सेप्ट करने के अलावा क्या ही कर सकता हूँ। अगर ऐसा है तो मैं अपने प्रीवियस लाइफ के टाइटल को ही यूज करूंगा। जिसके साथ ही हम देखते हैं वो अपने कस्टम टाइटल को यूज करके अपने टाइटल को गॉड ऑफ स्लॉटरर कर देता है। तभी उसका सिस्टम उसे बताता है इस सेकंड फ्लोर का गार्डियन बॉस अपीयर हो गया है। वहीं हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि एक लेवल 3 का फ्लाइंग बैट होता है जिसे स्विमिंग इंस्टेंटली मार देता है। साथ ही वो लगातार फ्लोर्स को क्लियर करने लगता है। वहीं इधर वो स्टूडेंट्स उस लीडर बोर्ड पे ये देख के कहते हैं ये गॉड ऑफ स्लॉटरर काफी ज्यादा अमेजिंग है, इसका चैलेंजिंग स्पीड काफी ज्यादा फास्ट है। इसने 10 मिनट के अंदर ही 2 फ्लोर्स को क्लियर करके सेकंड प्लेस के करीब आ गया। लेकिन फर्स्ट प्लेस पे अभी भी ली चेंगुआंग है जो अभी तक कोई भी वीकनेस नहीं दिखाया है, उसने ऑलरेडी एंड फ्लोर को क्लियर कर दिया है। इधर स्विमिंग भी लीडर बोर्ड को देखते हुए सोचता है वो ब्लड मैनिक ऑलरेडी एंड फ्लोर को क्लियर कर दिया है। ये स्पीड रियली में इंटरेस्टिंग है। मैंने फर्स्ट फ्लोर पे जितने टाइम को बर्बाद किया है ऐसा समझो कि तुम उसी वजह से आगे हो, लेकिन अब से मैं अपने फुल स्पीड से इन फ्लोर्स को क्लियर करूंगा। इधर हम जीसीआओ की टीम को देखते हैं जो सक्सेसफुली 6th फ्लोर को क्लियर कर लेती है। जो देख के जीसीआओ कहती है हमने एक और फ्लोर को बिना किसी डेंजर के क्लियर कर दिया। साथ ही वो यानजी और यूंग क्वीन से कहती है मैं अपने समन को वेंगार्ड की तरह यूज कर रही हूँ और यानजी लॉन्ग रेंज आउटपुट दे रहा है और यू क्वीन हमें हील कर रही है जिससे हमारा टीम वर्क और भी बेटर होते जा रहा है। तभी यू क्वीन उनसे कहती है गाइस जल्दी से लीडर बोर्ड को देखो, तुमिंग इतने कम समय में ही हम लोगों को सरपास कर दिया। इधर हम ली चेंगुआंग को देखते हैं जो ऑलरेडी 9th फ्लोर को सक्सेसफुली क्लियर कर देता है और कहता है इस 9th फ्लोर का जो मॉन्स्टर है वो थोड़ा स्ट्रॉन्गर है, लेकिन ये उतना भी स्ट्रॉन्गर नहीं है कि इससे मुझे प्रॉब्लम हो। इस टावर के रूल के अकॉर्डिंग जो भी इस हेवनली चैलेंजिंग टावर के 10th फ्लोर को सबसे पहले क्लियर करेगा वो एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड को रिसीव कर सकता है। पिछले लीडर बोर्ड रैंकिंग के हिसाब से वो गॉड ऑफ स्लॉटरर जो शायद स्वॉर्ड मास्टर स्विमिंग है वो सेकंड रैंकिंग पे था, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि इस हेवनली टावर में सबसे पहले इंटर करने के बावजूद भी उसे फर्स्ट फ्लोर को क्लियर करने में इतना टाइम क्यों लगा। लेकिन अब वो मेरे रैंकिंग को पकड़ना भी चाहे तो भी वो ऐसा नहीं कर सकता। इस हेवनली टावर के 10th फ्लोर का एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मेरा होने वाला है। तभी वो लीडर बोर्ड रैंकिंग को देखता है जहाँ स्विमिंग भी सक्सेसफुली 9th फ्लोर को क्लियर कर देता है। वहीं हम 10th फ्लोर के चैलेंजिंग रूम का सीन देखते हैं जहाँ इस फ्लोर का गार्डियन मॉन्स्टर पिंड मिंट्योर जो लेवल 15 पे होता है वो वहाँ अपीयर हो जाता है। साथ ही इधर हम वेटिंग रूम का सीन देखते हैं जहाँ एक लड़की सबसे कहती है आखिर ये सभी लोग टावर को चैलेंज करने के बजाय इस रैंकिंग लीडर बोर्ड को क्यों देख रहे हैं, जिसपे कोई उससे कहता है इस पॉइंट पे देर से स्टार्टिंग करना मैटर नहीं करता, हम लोग चाहे कुछ भी कर ले हम इनके स्पीड को कैचअप नहीं कर सकते हैं। ये दोनों इतनी फास्ट फ्लोर्स को क्लियर कर रहे हैं कि ये ऑलरेडी 10th फ्लोर पे आ गए हैं, तो अब बस ये देखना बाकी है कि इन दोनों में से कौन सबसे पहले इस 10th फ्लोर को क्लियर करता है। मुझे लगता है कि ये ब्लेड मैनिक ली चेंगुआंग ही सबसे पहले 10th फ्लोर को क्लियर करेगा। इधर स्विमिंग उस मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है जहाँ वो उससे कहता है क्या हुआ, क्या तुम ऑलरेडी अपने लिमिट पे आ चुके हो, तुम केवल 30 सेकंड तक ही टिक पाए, लेकिन तुम्हारा ये पथेटिक एंड्योरेंस मेरे टावर क्लाइंबिंग स्पीड में कंट्रीब्यूट कर रहा है। साथ ही वो उस मॉन्स्टर को मार देता है जिसपे उसका सिस्टम उससे कहता है कांग्रेचुलेशन, तुम वो पहले पर्सन हो जो इस सीजन में इस हेवनली चैलेंजिंग टावर के 10th फ्लोर को क्लियर किया है, जिस वजह से तुमने एक एक्स्ट्रा बोनस रिवॉर्ड को रिसीव किया है। वहीं इधर हम जेंग टैंग को देखते हैं जो कि मेडिसिन रूम में एडमिट होता है। तभी वो जग जाता है जो देख के वो नर्स कहती है जो पेशेंट 100 लेयर टावर में ट्रेवल्स को क्रिएट कर रहा था वो जग चुका है। वहीं जेंग टैंग उस नर्स को देख के ब्लश करने लगता है जिसपे वो अपने आप को मारते हुए कहता है नहीं नहीं मेरा हार्ट केवल रेन सियामा के लिए है। तभी उसे स्विमिंग की याद आती है, जिसके साथ ही हम देखते हैं वो वेटिंग रूम में आ गया होता है जहाँ वो उस जगह को देखते हुए कहता है इस लॉबी में एक सिंगल पर्सन भी नहीं बचा है। तभी चैलेंजर्स जिन्होंने हेवनली टावर टोकन को रिसीव किया था वो ऑलरेडी फ्लोर्स को क्लाइंब कर रहे हैं। साथ ही वो अपने सर को पकड़ते हुए कहता है आखिर अब मैं क्या करूं, मैं एक कचरे
दूसरे की तरह साइड कर दिया गया हूँ। मैं सियामा का बदला लेने के बारे में भी भूल जाता हूँ, लेकिन अभी सुमिंग जिस लेवल पे होगा उसे मैं कैचअप भी नहीं कर सकता। मुझसे कुछ ज्यादा ही हो गया था। मुझे वैसे रेकलेसली एक्ट नहीं करना चाहिए था। वो सुमिंग जरूर उसे इस हेवनली टावर के रूल के बारे में पहले से ही पता होगा, तो उसने मेरे लिए इस जाल को बिछा के रखा था। मुझे जल्दी कुछ सोचना होगा। मैं जेंग फैमिली का यंग मास्टर हूँ, तो अगर मैं उसके लेवल को कैचअप नहीं कर पाता तो ये मेरे लिए उतना ज्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन मैं सुमिंग को ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। अगर मुझे इसके लिए मेरे फैमिली के पावर को यूज करना पड़ा तो मैं वो भी करूंगा। जिसके साथ ही वो किसी को मैसेज करते हुए कहता है, अब मेरे पास यही एक रास्ता बच गया है। मैं ये करना नहीं चाहता था, लेकिन तुमने मेरे हाथ को ये सब करने पे मजबूर कर दिया है। साथ ही वो सोचता है, उस नर्स ने कहा था कि इस सीट्स पे बैठने के बाद मैं इस टावर के क्लाइंबिंग सिस्टम को एक्सेस कर सकता हूँ, और ये टावर क्लाइंबिंग रैंकिंग लीडर बोर्ड। चलो चेक करते हैं कि आखिर उस सुमिंग ने कितने फ्लोर्स को क्लियर किया है। जो सेकंड प्लेस पे है उसने ऑलरेडी 16th फ्लोर को क्लियर कर लिया है, और ये वुयांग एकेडमी का ली चेंग वांग है। लेकिन आखिर ये गॉड ऑफ स्लॉटरर कौन है जो कि फर्स्ट प्लेस पे है, जिसने 18th फ्लोर को क्लियर कर दिया है? ये मुझे किसी रियल नेम के जैसा तो नहीं लगता। वहीं इधर हम सुमिंग को देखते हैं जो 19th फ्लोर के मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है, जहाँ वो उससे फाइट करते हुए सोचता है, अभी तक मैंने जितने भी फ्लोर्स को क्लियर किया है उन्हें मैं आसानी से क्लियर कर दिया है, लेकिन ऐसा लगता है कि अब मुझे थोड़ा बहुत अपने रियल एफर्ट को लगाना होगा। वहीं हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो लेवल 20 का पर्पल क्रिस्टल बिस्ट होता है। वहीं सुमिंग बताता है, इस मॉन्स्टर का अटैक पैटर्न मैकेनिज्म बाकी मॉन्स्टर से अलग है। ये मॉन्स्टर अपने मेन बॉडी को अंडरग्राउंड किया है और बस अपने सर को ही ऊपर किया है, जो ये पर्पल क्रिस्टल है जो काफी टफ है, और इसका मेन बॉडी जो कि अंडरग्राउंड है वो छोटे मॉन्स्टर्स को ऊपर भेज रहा है, और इन छोटे मॉन्स्टर्स का डिफेंस भी काफी हार्ड है। तो उस सिल्वर ग्रेड वेपन से इन सबके डिफेंस को ब्रेक करना नामुमकिन था, लेकिन लकीली 10th फ्लोर को सबसे पहले क्लियर करने के बाद मुझे जो रिवॉर्ड मिला वो एक गोल्ड ग्रेड वेपन चेस्ट था, जिसे मैं अपने स्किल ऑल थिंग एसेंडेंट का यूज करके प्लेटिनम टायर वेपन चेस्ट कर दिया, जिसके अंदर से ये ब्लैक स्टोन क्रैकेड फ्यूजन स्वॉर्ड बाहर निकला, जो एक लेवल 18 रिक्वायरमेंट वेपन है। वहीं हम उस ब्लैक स्टोन फ्यूजन स्वॉर्ड के डिटेल को देखते हैं, जो एक डुअल टाइप वेपन लॉन्ग स्वॉर्ड एंड शॉर्ट स्वॉर्ड होता है, जिसकी क्वालिटी प्लेटिनम ग्रेड होती है। ये लॉन्ग स्वॉर्ड एक बार एक ग्रेड बैटल के दौरान टूट गया था, जिसे एक क्राफ्टमैन ने प्रीसियस ड्रैगन स्किल और उसके कोर का यूज करके इस स्वॉर्ड को रिस्टोर किया। ये स्वॉर्ड काफी इनक्रेडिबली शार्प है, साथ ही ये काफी इमेंस किलिंग इंटेंट कैरी करता है। वहीं इस स्वॉर्ड के ब्रेकन होने पे इसका हर एक पीस एक शॉर्ट स्वॉर्ड के लिए क्लासिफाइड है। वहीं इन ब्रोकन स्वॉर्ड के सेंटर में फायर क्रिलिन का हाईली कंसेंट्रेटेड क्रिलिन फायर एम्बेडेड है, जिस वजह से इन दोनों शॉर्ट स्वॉर्ड से अटैक करने के बाद फायर क्रिलिन का कोर काफी टेरिफाइंग क्रिलिन फ्लेम को रिलीज करता है, जो सर्टेन रेंज में अपने टारगेट पे एडिशनल डैमेज को डील करता है। जो देख के सुमिंग सोचता है तो ये अपने लॉन्ग स्वॉर्ड फॉर्म में स्लैश अटैक को ग्रेटली बूस्ट कर देता है, लेकिन इस वजह से इसका अटैक स्पीड थोड़ा कम हो जाता है, जिससे कई सारे एनिमी से डील करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो वहीं वो उस स्वॉर्ड को ब्रेक करके डुअल स्वॉर्ड कर देता है, जो अटैक स्पीड को 50% तक इंक्रीज और स्लैश अटैक को -30% तक डिक्रीज कर देगा। जो देख के सुमिंग कहता है, इसका अटैक पावर थोड़ा कम हो गया, लेकिन मेरे ओरिजिन स्वॉर्ड बॉडी के बोनस से कंबाइन होने के बाद मेरे पास स्पीड और अटैक दोनों बराबर है। वहीं इधर हम 17th फ्लोर का सीन देखते हैं, जहां ली चेंग गुआंग एक लेवल 18th जायंट ट्री डीमन से फाइट कर रहा होता है, जहां वो कहता है, मैं ऑलरेडी अपने लिमिट पे आ चुका हूँ। इस मॉन्स्टर का वीकनेस फायर है, लेकिन मैं इस टावर को अकेले चैलेंज कर रहा हूँ, और मेरे पास कोई भी फायर स्किल नहीं है जिससे कि मैं इसके अटैक को काउंटर कर सकूं, और ऊपर से मेरा लेवल इस मॉन्स्टर से कम है। और जो सबसे फ्रस्ट्रेटिंग बात है वो ये है कि मैं अभी तक किसी भी इक्विवेलेंट स्टेटस बूस्टिंग रिवॉर्ड को नहीं पाया, और ये सब बस इसलिए हुआ क्योंकि मैं उस स्विमिंग से टावर क्लाइंबिंग रेस में हार गया। मेरे पास उस सिल्वर रिवॉर्ड को लेने के बजाय कोई और चॉइस नहीं था। ऊपर से उसके अंदर जो निकला वो उससे भी बेकार था। मुझे उस चेस्ट के अंदर से एक मैजिक टाइप एसेसरी मिला जो मेरे किसी काम का भी नहीं था। मैं इससे और आगे नहीं जा सकता। अगर मैं यहाँ थोड़ी देर और रुका तो मैं यहाँ मारा जा सकता हूँ। जिसके साथ ही हम देखते हैं वो 17th फ्लोर पर ही गिव अप कर लेता है। साथ ही कई सारी टीम्स भी गिव अप करने लगती हैं। वहीं हम स्विमिंग को देखते हैं जो उन छोटे मॉन्स्टर्स को मारने के बाद फाइनली उसके मेन बॉडी तक पहुंच जाता है, जहां वो अपने शॉर्ट टर्म का यूज करके उसके ऊपर अटैक कर देता है। जिसके साथ ही उसका सिस्टम अनाउंस करता है, कांग्रेचुलेशन, तुमने सक्सेसफुली 19th फ्लोर को क्लियर कर दिया है। वहीं स्विमिंग रैंकिंग लीडर बोर्ड को देखते हुए कहता है तो वो ब्लड मैनिक ली चेंग गुआंग भी गिव अप कर लिया है। खैर उसका ये करना जायज है क्योंकि 10th फ्लोर के बाद जो डिफिकल्टी है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसके लिए फर्स्ट चैलेंज में ही 17th फ्लोर को चैलेंज करना काफी बड़ी बात है। मेरे प्रीवियस लाइफ के एक्सपीरियंस के हिसाब से इस 100 लेयर टावर के 20 फ्लोर के बाद जो डिफिकल्टी है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इवन मेरे करंट लेवल के हिसाब से 19th फ्लोर को रीच करना मेरा लिमिट है, लेकिन खैर मैं फाइनली लेवल 20 को रीच कर लिया हूँ। तो फाइनली मैं इस लाइफ सोर्ड गॉड में भी उस मूव को यूज कर सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं वो 20 फ्लोर पे आ गया होता है, जहाँ वो 20 फ्लोर के गार्डियन से फाइट कर रहा होता है, जहाँ वो अपने शॉर्ट कंट्रोल का यूज करके उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो गार्डियन उसके सभी अटैक को काफी इजिली डिफ्लेक्ट कर देता है। इवन स्विमिंग अपने डिवाइन शैडो स्टेप का भी यूज करके उसके ऊपर काफी स्पीड में अटैक करता है, लेकिन वो उसके सभी अटैक को काफी इजिली डिफ्लेक्ट कर रहा होता है। वहीं हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो लेवल 25 का गेट कीपर नाइट होता है, जो देख के स्विमिंग कहता है जैसा कि एक लेवल 25 के गेट कीपर से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तभी वो नाइट अपने ऑरा ब्लेड से स्विमिंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे स्विमिंग किसी तरह ब्लॉक करता है और सोचता है ये स्किल एक हायर लेवल मॉन्स्टर का है जो मेरे अभी के लिए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है।
है। मेरे करंट इक्विपमेंट और एट्रीब्यूट के हिसाब से मैं इस स्किल के खिलाफ अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता। इसके एक अटैक से ही हिट होने के बाद ऑलमोस्ट मेरा 1/3 HP खत्म हो गया। मैं ज्यादा से ज्यादा इसके एक और अटैक को ब्लॉक कर सकता हूँ। इवन मैं जो कि रिवर्थ को एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, वो भी इस हेवनली टावर में किसी ऐसे मॉन्स्टर से फाइट नहीं कर सकता जो मेरे खुद के लेवल से हायर हो। लेकिन मैं ये पहले ही एक्सपेक्ट किया था और इस टावर क्लाइंबिंग को कंटिन्यू करने का मेरा जो रीजन है वो मेरे इस स्किल जिसे मैं लेवल 20 के बाद यूज कर सकता हूँ उसे चेक करना है। वही हम देखते हैं वो अपने शैडो स्वॉर्ड सेट को एक्टिवेट कर लेता है और कहता है मेरे प्रीवियस लाइफ में मैं अपने जिस स्किल पर सबसे ज्यादा प्राउड करता था वो ये गॉड ऑफ स्लॉटर स्ट्राइक था। साथ ही वो उस गार्डियन की तरफ काफी पावरफुल अटैक करता है। वहीं इधर हम वेटिंग रूम का सीन देखते हैं जहाँ वो स्टूडेंट रैंकिंग लीडरबोर्ड को देखते हुए कहते हैं वाओ ये काफी ज्यादा अमेजिंग है। ये गॉड ऑफ स्लॉटर अभी भी टावर को क्लाइंबिंग करना जारी रखा है। हमें से ज्यादातर लोग 10th फ्लोर पे ही एलिमिनेट हो गए क्योंकि 10th फ्लोर के बाद जो मॉन्स्टर्स हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल हैं जिसे कोई ऑर्डिनरी चैलेंजर क्लियर नहीं कर सकता। लेकिन ये गॉड ऑफ स्लॉटर अपने फर्स्ट टाइम में ही 20 फ्लोर को चैलेंज किया है। और इस पार्ट की शुरुआत बेसिकली वहीं से होती है जहाँ इसका पिछला पार्ट खत्म हुआ था, जहाँ वो स्टूडेंट्स जो लीडर रैंकिंग बोर्ड को देख रहे होते हैं वो कहते हैं आखिर ये गॉड ऑफ स्लॉटर है कौन, ये अपने फर्स्ट चैलेंज में 20 फ्लोर को चैलेंज कर रहा है। ये काफी ज्यादा अमेजिंग है। हमें से ज्यादातर चैलेंजर्स 10th फ्लोर के बाद ही हार मान लिए क्योंकि 10th फ्लोर के बाद जो डिफिकल्टी है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है जिसे कोई ऑर्डिनरी चैलेंजर तो क्लियर नहीं कर सकता। वहीं ली चेंगवांग लीडर रैंकिंग बोर्ड को देखते हुए कहता है ये स्वॉर्ड मास्टर सुमिंग एक्चुअली 20 फ्लोर को चैलेंज कर रहा है। तभी कोई उससे कहता है ब्रदर चेंगवांग ऐसा लगता है तुम इस गॉड ऑफ स्लॉटर से हार गए। बचपन से आज तक मैंने पहली बार तुम्हें किसी से हारता हुआ देखा है। वहीं इधर हम सुमिंग को देखते हैं जो उस गार्डियन नाइट से फाइट कर रहा होता है जहां उसकी एचपी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली होती है। वहीं उस गार्डियन नाइट का एचपी अभी आधा भी खत्म नहीं हुआ होता है जो देख के सुमिंग कहता है ऐसा लगता है अब मेरे पास हार मानने के अलावा कोई और चॉइस नहीं है। ये गॉड ऑफ स्लॉटर स्ट्राइक भी तुम्हें ज्यादा डैमेज नहीं दे पाया। साथ ही वो 20 फ्लोर से गिव अप करते हुए कहता है ऐसा लगता है अभी के लिए मैं इससे आगे नहीं जा सकता। तभी वो गार्डियन नाइट उससे कहता है तुम्हारे नहीं हो, बस ऐसा है कि तुम्हारा करंट लेवल और एट्रीब्यूट इस स्किल के ट्रू पावर को अनलिश नहीं कर सकता। मुझे आशा है कि तुम मुझे फ्यूचर में दोबारा चैलेंज करोगे। वहीं ये देख के सुमिंग सोचता है आखिर ये बात कैसे कर पा रहा है, जिसके साथ ही वो 20 फ्लोर से बाहर आ जाता है और उस जगह को देखते हुए कहता है ये फेमिलियर सीन ऐसा लगता है कि ये इस 100 लेयर टावर का रेस्टिंग एरिया है जहाँ चैलेंजर्स इस टावर को चैलेंज करने के बाद यहाँ रेस्ट कर सकते हैं। वहीं वो स्टूडेंट्स उस रैंकिंग बोर्ड को देखते हुए कहते हैं जो रैंक है वो दोबारा अपडेट हो गया है। ऐसा लगता है वो गॉड ऑफ स्लॉटर भी 20 फ्लोर को चैलेंज करने में फेल हो गया। इवन उसके लिए भी 19th फ्लोर ही उसका लिमिट है। लेकिन ये ऑलरेडी काफी ज्यादा अमेजिंग है। वो ब्लड मैनिक ली चेंगुआंग जिसे हम हेवनली जीनियस समझते थे वो भी केवल 16 फ्लोर तक ही जा पाया। आखिर ये गॉड ऑफ स्लॉटर है कौन, वो भी जरूर यहीं पे टेलीपोर्ट हुआ होगा। साथ ही वो वहाँ पे टेलीपोर्ट हुए चैलेंजर से पूछने लगते हैं कि क्या तुम ही गॉड ऑफ स्लॉटर हो। इधर सुमिंग सोचता है ऐसा लगता है उस फर्स्ट फ्लोर का जो रिवर था वो उतना ज्यादा बुरा भी नहीं था। मेरा टैलेंट टोटल कंसीलमेंट डंजन्स में ही मेरे इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई कर सकता है, लेकिन वो इस हेवनली टावर में उतने अच्छे से काम नहीं करता। लेकिन फर्स्ट फ्लोर के रिवर की वजह से कोई भी मेरे रियल आइडेंटिटी को नहीं जानता। जिस या और बाकी सब अभी भी 14th फ्लोर को चैलेंज कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि उनका टीम वर्क कोऑर्डिनेशन काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है। अगर ये ऐसे ही सेफली फ्लोर्स को चैलेंज करते रहे तो ये और हायर जा सकते हैं। खैर अब जब सिचुएशन क्लियर हो गई है तो मैं सबसे पहले अपने नेक्स्ट फेज को चैलेंज करूंगा। मैं अब लेवल 20 पे हूँ और मेरा सेकंड प्रोफेशन चेंज का क्वेस्ट जो मेरे एबिलिटी और एट्रीब्यूट को और स्ट्रॉन्गर कर सकता है वो आ चुका है। तो सेफ्टी के लिए मैं एक सब्जुकेशन क्वेस्ट को चूज करूंगा जो इस जगह के पास हो जहाँ मुझे मेरे सेकंड प्रोफेशन चेंज क्वेस्ट को कंप्लीट करना है। साथ ही वो उस सब्जुकेशन क्वेस्ट के रैंक को देखने लगता है जिनमें से जो सबसे हायर होता है वो डी रैंक होता है। जो देख के सुमिंग कहता है इस करंट लेवल पे यहाँ जो सबसे हाईएस्ट रैंक क्वेस्ट है वो डी रैंक है। साथ ही वो लोकेशन को चेक करते हुए कहता है तो मैं केवल इसे ही चूज कर सकता हूँ। वही हम देखते हैं वो अपने सब्जुकेशन क्वेस्ट के लिए एरिया D20 को चूज किया होता है जिसका क्वेस्ट डिटेल नानलिन डिस्ट्रिक्ट वाइल्डनेस फॉरेस्ट में होता है जहाँ उसे एक पाइथन किंग को हंट करना होता है जिसका रिवॉर्ड 10,000 एडवेंट कॉइन और एक रैंडम प्लेटिनम ग्रेड स्किल स्क्रॉल होता है जिसके साथ ही वो अपने हेवनली टावर टोकन का यूज करके इल्यूजन रिलम एरिया में इंटर कर जाता है। वहीं वो हमें इस इल्यूजन एरिया के बारे में बताता है। ये एरिया जिसे हम इल्यूजन रिलम कहते हैं ये हेवनली टावर असेंबली से कनेक्टेड है, लेकिन इसका अपीयरेंस रियल वर्ल्ड से काफी ज्यादा डिफरेंट है। अवेकनिंग से पहले रियल वर्ल्ड एक नॉर्मल सी जगह थी जहाँ ह्यूमंस आसानी से रहते थे, लेकिन अवेकनिंग के बाद कई सारे वेरियस मॉन्स्टर्स और डिमंस एक के बाद एक रियल वर्ल्ड में डिसेंड होने लगे, जिसके बाद की ह्यूमैनिटी धीरे धीरे अवेकन वर्ल्ड से मर्ज हो गई। जिसके बाद जो प्रेडिसर्स थे उन्होंने अपने सेक्रीफाइस और एफर्ट्स का यूज करके इस डिस्ट्रॉयड रियल वर्ल्ड में दोबारा ऑर्डर्स को एस्टेब्लिश किए। उन्होंने एक स्मार्ट सॉल्यूशन निकाला और डिमंस और डेंजरस बीस्ट्स को इंसानों से अलग रखने के लिए एक नई जगह बनाई जिसे हम इल्यूजन रिलम एरिया कहते हैं। ये इल्यूजन रिलम रियल वर्ल्ड से आइसोलेटेड है जहाँ सिर्फ और सिर्फ डिमंस और फिरोसियस बीस्ट है, और इसी वजह से रियल वर्ल्ड में अभी तक शांति बनी हुई है और ह्यूमंस हंसी खुशी रहते हैं। और ये 100 लेयर टावर असल में एक मेन गेटवे के जैसा है जहाँ न्यू चैलेंजर्स इस टावर के ट्रायल को कंप्लीट करके इल्यूजन वर्ल्ड में इंटर कर सकते हैं, जहाँ उन मॉन्स्टर से फाइट करके वो अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि 100 लेयर टावर के पीक पे उस अवेकनिंग ने की पूरी सच्चाई है, लेकिन अफसोस कि मैं अपने प्रीवियस लाइफ में वहां तक नहीं पहुंच पाया।
लेकिन इस लाइफ में मैं एक नई शुरुआत के साथ उन गोल्स को कंप्लीट करूंगा जिन्हें मैं अचीव करने में नाकाम था। तभी उसका सिस्टम उसे कहता है क्या तुम इस इल्यूजन एरिया में अपने डेस्टिनेशन एरिया को सेलेक्ट करना चाहते हो, जिसपे सुमिंग कहता है नहीं, अभी के लिए मैं वापस रियल वर्ल्ड में जाना चाहता हूँ। साथ ही वो सोचता है 20 फ्लोर को चैलेंज करने का जो रिवॉर्ड था वो 10,000 एडवेंट कॉइन था, जो मेरे पर ऑर्डर के लिए इनफ है, जिसे मैंने 2 दिन पहले किया था। इस शॉर्ट गॉड की लाइफ में ये मेरा पहला एडवांस वेपन ऑर्डर है। जिसके साथ ही हम देखते हैं वो वेपन ट्रेडिंग सेंटर के सामने आ गया होता है, जिसे देख के वो अपने पुराने इंसिडेंट को याद करते हुए कहता है पिछली बार मैंने यहाँ से उन स्टोन्स को ओपन करके सिल्वर ग्रेड वेपन ब्लड थ्रिस्टी स्वॉर्ड को ऑब्टेन किया था, लेकिन ये स्वॉर्ड अब मेरी और हेल्प नहीं कर सकती। लेकिन इस वेपन का जो इफेक्ट है वो मेरे फाइट में मुझे काफी ज्यादा सपोर्ट करता था, तो मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। साथ ही हम देखते हैं वो एक ब्लैक स्मिथ के पास आ गया होता है, जहाँ वो ब्लैक स्मिथ उससे कहती है तुम लेट हो, लेकिन क्या तुमने उन बैलेंस को गैदर किया है, जिसपे सुमिंग उसे वो 10,000 एडवेंट कॉइन ट्रांसफर कर देता है। साथ ही उसका सिस्टम उसे कहता है कांग्रेचुलेशन, तुमने एक वेपन रिप्लिका अपग्रेड डिवाइस को ऑब्टेन किया है। वहीं सुमिंग उस वेपन रिप्लिका अपग्रेड डिवाइस को देखते हुए कहता है मेरा टैलेंट सब लिमिटेशन ऑफ ऑल थिंग्स का यूज मैं एक आइटम पे एक बार ही कर सकता हूँ, जिसका अपग्रेड रिजल्ट रैंडम होता है। तो अगर मैं इस ब्लड थ्रिस्टी स्वॉर्ड को अपग्रेड करने के बाद भी इसके सेम इफेक्ट को यूज करना चाहता हूँ, तो मैं केवल इस डिवाइस का ही यूज करके ये कर सकता हूँ। जिसके साथ ही वो अपने वेपन अपग्रेडिंग डिवाइस का यूज करके उस ब्लड थ्रिस्टी स्वॉर्ड को अपग्रेड कर देता है, जिस वजह से वो ब्लड थ्रिस्टी स्वॉर्ड अपग्रेड हो जाता है, लेकिन उसका इफेक्ट सेम ही रहता है। वहीं स्विमिंग सोचता है इस जैसे डिवाइस को केवल ये 8 स्टार फोर्स प्रोफेसर नाहुरा ही क्रिएट कर सकती है। वहीं वो ब्लैक स्मिथ स्विमिंग से कहती है बाय द वे मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ और मैं इस अंडरग्राउंड में साइलेंटली छुप के फोर्जिंग पे रिसर्च कर रही हूँ, तो आखिर तुमने मेरे कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन को कैसे ढूंढा और ये बात तुम्हें कैसे पता थी कि मैं इस वेपन रिप्लिका अपग्रेड डिवाइस को बना सकती हूँ, जिसे बनाने में जो मटेरियल लगेगा उसकी कीमत 10,000 एडवेंट कॉइन है। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं की थी कि तुम जैसा एक स्टूडेंट जिसे देखने से ऐसा लगता है कि वो हाल ही अपने क्लास को अवेक किया है, वो इतने बड़े अमाउंट को स्पेंड कर सकता है। क्या तुम्हें ये डर नहीं था कि अगर मैं इसमें फेल हो गई तो तुम्हारे उन पैसों का क्या होगा? जिसपे स्विमिंग उससे कहता है आखिर कौन कह रहा है कि हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं। जो सुन के वो ब्लैक स्मिथ कहती है क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? क्या मेरी मेमोरी इतनी ज्यादा बेकार है कि मुझे ये भी नहीं पता कि हम एक दूसरे को जानते हैं या नहीं? जिसपे स्विमिंग उससे कहता है मैं मजाक कर रहा था। साथ ही वो सोचता है मेरे प्रीवियस लाइफ में हम रियली एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। मेरे प्रीवियस लाइफ में नाहुरा एक फॉर्मेडेबल वेपन फोर्जर मास्टर थी। खैर इसका जो टैलेंट है वो केवल 8 स्टार है, लेकिन अपने ग्रेट फैशन और हार्डवर्क की वजह से इसका वेपन फोर्जिंग मास्टरी काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है। मैंने पास्ट में इसके साथ कई बार कोलैबोरेट किया था और ये मेरे मल्टीपल ऑक्सेशन यूनिक वेपन्स को फोर्ज करने में मेरी मदद की थी। ऑफ कोर्स उस समय में जो फाइनेंशियल कॉस्ट पे करता था वो काफी ज्यादा एनॉर्मियस था, तो उसके कंपैरिजन में ये 10,000 और 20,000 एडवेंट कॉइन एक बाल्टी में बूंद के बराबर है। तो मुझे अपने फ्यूचर के लिए एडवांस में ही प्रिपेयर करना होगा। इस समय इसकी काफी बुरी सिचुएशन चल रही है, तो मैं इसके समय का भरपूर फायदा उठा सकता हूँ। साथ ही वो उससे कहता है न केवल मुझे तुम्हारे कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में पता है, बल्कि मुझे ये भी पता है कि तुम करंटली जिस वेपन को डेवलप करने में रिसर्च कर रही हो उसके मटेरियल के फंड के लिए तुम काफी ज्यादा चिंतित हो। तो अभी के लिए मैं तुम्हें 10,000 एडवेंट कॉइन स्पॉन्सर कर सकता हूँ, और जब मैं अपने क्वेस्ट चैलेंज को सक्सेसफुली कंप्लीट करके उसके रिवॉर्ड को रिसीव कर लूंगा तो मैं तुम्हें और ज्यादा स्पॉन्सर कर सकता हूँ। तो आखिर तुम इसके बारे में क्या सोचती हो? जो सुन के वो ब्लैक स्मिथ खुश होते हुए कहती है क्या तुम जो कह रहे हो वो सही है? क्या तुम सही में मुझे स्पॉन्सर करना चाहते हो? जिसपे स्विमिंग कहता है हाँ ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसके लिए मेरे पास एक कंडीशन है। फ्यूचर में मुझे जब भी तुमसे किसी वेपन को फोर्ज कराना होगा तो तुम उसमें मुझे 70% का डिस्काउंट दोगी। तो बोलो क्या तुम इस डील के लिए रेडी हो? जो सुन के वो ब्लैक स्मिथ काफी एक्साइटमेंट के साथ कहती है ऑफ कोर्स मैं इसके लिए रेडी हूँ, मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जिसके साथ ही हम इल्यूजन रिलम के वाइल्डनेस एरिया सचुआन फॉरेस्ट का सीन देखते हैं, जहाँ स्विमिंग आ गया होता है, जहाँ वो कहता है जैसा कि इस इल्यूजन रिलम एरिया से एक्सपेक्ट किया जा सकता है यहाँ के जो पेड़ है वो नोविस डंजन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बड़े हैं। साथ ही यहाँ के एनवायरनमेंट में वनस्पतियों के सुगंध के अलावा खून की सुगंध भी मिक्स है। वही वो अपने सब्जुकेशन इन्फॉर्मेशन के लोकेशन को देखता है जो सचुआन वाइल्डनेस के डीप फॉरेस्ट एरिया D70 में होता है, जहाँ उसे स्केल स्नेक किंग जो अपने 3rd स्केल चेंज को कर लिया होता है, जो स्काई टावर असेंबली के कई मेंबर्स को ऑलरेडी डिवोवर कर लिया होता है, जिसका करंट लेवल 25 के अराउंड होता है, उसे सब्जुकेट करना होता है। जो देख के स्विमिंग कहता है तो मेरा जो लोकेशन है वो साउथ के तरफ है, लेकिन इतने बड़े बड़े पेड़ की वजह से मैं सिचुएशन को सही से देख भी नहीं सकता और उनके ऊपर उस नोविस डंजन के जैसा क्लाइंब करके आगे भी नहीं जा सकता। लेकिन मेरे पास एक मेथड है जिसे मैं ट्राई कर सकता हूँ। खैर मैं एक ट्रू शॉट कंट्रोलर प्रोफेसर नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास शॉट कंट्रोल स्किल है, तो अगर मैं उन जेन्युइन शॉट कंट्रोलर्स के जैसे अपने शॉट में फ्लाई कर सकता हूँ तो ये काफी ज्यादा कूल दिखेगा। जिसके साथ ही वो अपने शॉट पे खड़ा होकर अपने शॉट कंट्रोल को यूज करता है, लेकिन इस वजह से वो जमीन पे अपने मुंह के बल गिर जाता है और अपने शॉट को पकड़ते हुए कहता है ऐसा लगता है शॉट फ्लाइंग शॉट कंट्रोलर्स का एक यूनिक स्किल है जिसकी हेल्प से वो शॉट के ऊपर खड़ा होकर उड़ पाते हैं। तभी उसका शॉट उसे हवा में उड़ाने लगता है, जो देख के स्विमिंग कहता है वो तो ऐसा लगता है कि मैं अपने शॉट पे खड़ा होकर नहीं उड़ सकता, लेकिन मैं इसे पकड़ के और अपने शॉट कंट्रोल का यूज करके उड़ सकता हूँ। सच में ऊपर से देखने में इस फॉरेस्ट का नजारा काफी ज्यादा औसम है। जिसके साथ ही हम सचुआन वाइल्ड्स फॉरेस्ट में एक जगह का सीन देखते हैं जहाँ कुछ अवेकनर्स वहाँ आते हुए कहते हैं ये डेफिनेटली D70 सब्जुकेशन क्वेस्ट एरिया है। साथ ही वो अपने सिस्टम को देखते हुए कहता है ज्यादातर सब्जुकेशन क्वेस्ट को टीम के साथ कंप्लीट किया गया है, लेकिन ये एक अकेला ऐसा है जो बिना किसी टीम को ज्वाइन किए इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट किया
है और ऊपर से इसके नाम को क्वेस्ट एक्सेप्टिंग बोर्ड में ढूंढना काफी ज्यादा आसान है क्योंकि इसने अकेले इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट किया है सू मिंग, जिसमें उनकी एक टीम मेंबर कहती है उसने एक्चुअली एक सब्जुकेशन मिशन को अकेले एक्सेप्ट किया है। ऐसा लगता है उसके पास काफी ज्यादा हिम्मत है। जिसमें उस टीम का एक और मेंबर कहता है वो केवल एक नूब है जो अपने लिमिट को नहीं जानता। मुझे लगता है कि हमें उसे हंट करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो अपने सब्जुकेशन क्वेस्ट के दौरान ही मारा जाएगा। जिसमें उस टीम का वो तीसरा मेंबर जिसका लेवल 27 होता है वो कहता है तो हमें इसके लिए जल्दी करना होगा, अगर वो इतनी जल्दी मर गया तो हम उसके ऊपर लगे उस बाउंटी को कलेक्ट करने का चांस खो देंगे। इस पार्ट की शुरुआत में हम ज़ेंग टैंग को देखते हैं जो 30 फ्लोर पे ही हार मान लिया होता है और उस पोर्टल से बाहर आते हुए कहता है डैम इट, मैं अभी के लिए इससे आगे नहीं जा सकता। शुरुआत से ही मैं बाकी चैलेंजर से पीछे हो गया जिस वजह से मैं ना ही कोई टीममेट्स ढूंढ पाया और ना ही किसी पार्टी में ज्वाइन हो पाया, जिस वजह से मेरे फर्स्ट टावर क्लाइंबिंग का जो रिजल्ट है वो काफी अनसेटिस्फैक्टरी है। मैं डेफिनेटली इस 100 लेयर टावर के रेटिंग में सबसे नीचे हो गया हूँगा। इस वेटिंग रूम में अब ज्यादा चैलेंजर्स नहीं बचे हैं। ऐसा लगता है वो सभी अपने नेक्स्ट स्टेप सब्जुकेशन क्वेस्ट के लिए रेडी हैं। तो अगर मैं जल्दी नहीं किया तो मैं अपने सब्जुकेशन क्वेस्ट में भी सबसे पीछे रह जाऊंगा। लेकिन मैं अभी तक इस 100 लेयर टावर के लीडर रैंकिंग बोर्ड में स्विमिंग के स्कोर को डिस्प्ले होते नहीं देखा। वो ना तो मुझे इस लीडर बोर्ड रैंकिंग में दिख रहा है और ना ही इस रेस्टिंग एरिया में। या वो अपने चैलेंज से हार मान लिया है? मैं उसके ठिकाने का पता नहीं लगा पा रहा। अगर मैं किसी को उसे असैसिनेट करने के लिए ढूंढ भी लूं तो आखिर मैं उसे असैसिनेट कैसे कराऊंगा क्योंकि मुझे उसके ठिकाने के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तभी वहाँ जी सियाओ की टीम भी आ जाती है जहाँ यानजी कह रहा होता है थैंकफुली हमारा टीम कोऑर्डिनेशन काफी ज्यादा बढ़िया था, नहीं तो हम 15th फ्लोर को भी सक्सेसफुली चैलेंज नहीं कर पाते। जिसपे जी सियाओ कहती है ये हम सबके हार्डवर्क का कमाल है, अगर हमारी टीम में कोई बढ़िया मेन टैंकर होता तो मुझे लगता है कि हम और बढ़िया स्कोर को अचीव कर पाए होते, लेकिन मेरे समन्स भी काफी ज्यादा हेल्पफुल थे। जिसपे यून सियाओ भी कहती है मुझे लगता है कि हम लोग ऑलरेडी काफी अमेजिंग स्कोर को अचीव कर लिए हैं, वो भी बिना स्विमिंग के मदद के, तो हमें इसके लिए खुश होना चाहिए। वहीं ज़ेंग टैंग पीछे छुप के इनकी बातें सुन के सोच रहा होता है डैम इट, हम सब सेम कैंपस से ही है लेकिन इनका चैलेंजिंग स्कोर मेरे से बढ़िया है। वहीं यानजी कहता है हमने इन फ्लोर्स को क्लाइंब करने में कुछ ज्यादा ही समय लगा दिया, तो हमें अपने नेक्स्ट स्टेप सब्जुकेशन क्वेस्ट के लिए थोड़ा जल्दी करना होगा। आखिर स्विमिंग का प्रोग्रेस अभी कैसा है? जिसपे जी सियाओ कहती है मैं स्विमिंग से कांटेक्ट की थी, वो अपने सब्जुकेशन क्वेस्ट के लिए पहले ही निकल गया है। वो इस बार भी टावर क्लाइंबिंग के जैसे अपने सब्जुकेशन क्वेस्ट को अकेले ही कंप्लीट करेगा। मुझे तो लगता है उसका पर्सनैलिटी बचपन से ही लोन वुल्फ के जैसा है। जिसपे यून सियाओ कहती है तो हम तीनों को भी एक साथ टीम अप करके जल्दी अपने सब्जुकेशन क्वेस्ट को कंप्लीट करना होगा, हम तीनों स्विमिंग से पीछे नहीं रह सकते हैं। वहीं ये सुन के ज़ेंग टैंग कहता है तो मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा हिम्मत है जो तुम अपने सब्जुकेशन क्वेस्ट को अकेले कंप्लीट करने के लिए गए हो। जरूर वो कोई लो लेवल सब्जुकेशन क्वेस्ट होगा। साथ ही वो किसी को मैसेज करके कहता है जिसने भी अपने सब्जुकेशन क्वेस्ट को अकेले सेलेक्ट किया है उसे ढूंढ के मार दो। जिसके साथ ही हम स्विमिंग को देखते हैं जो अपने सब्जुकेशन क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए एरिया D70 में आ गया होता है, जहाँ वो उस जगह को देखते हुए कहता है ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे काफी समय पहले काफी ज्यादा तबाही हुई है। तभी वो वहाँ पे उस जगह के विलेजर्स के क्रॉप्स को देखता है जो बिस्टमैन विलेज के होते हैं, जो देख के स्विमिंग सोचता है इनके शरीर पे लगा ये क्रोसिव लिक्विड जो इनके बॉडी को तेजी से गला रहा है, जरूर ये कोई डेडली स्नेक का वेनम है। तो ऐसा लगता है मेरा जो सब्जुकेशन टारगेट है वो यहीं कहीं आसपास है। साथ ही इन खून की स्मेल के अलावा कोई और स्ट्रॉन्ग स्मेल भी मिक्स है जो इस फॉरेस्ट के अंदर से आ रहा है। वही हम देखते हैं वो उस स्मेल को फॉलो करते करते उस जगह पे आ जाता है जहाँ वो अपने सामने ढेर सारे पोटी को देख के कहता है तो वो जो स्ट्रॉन्ग स्मेल मुझे आ रहा था वो इस चीज से आ रहा था, लेकिन ये चीज काफी ज्यादा है। ऐसा लग रहा है मैं अपने टारगेट के और करीब होते जा रहा हूँ, लेकिन उसने ये चीज इतना ज्यादा किया है तो आखिर वो पाइथन कितना बड़ा होगा। तभी उसे उन झाड़ियों में हलचल महसूस होता है जिसपे वो अपने शॉर्ट कंट्रोल का यूज करके उधर अटैक कर देता है, जहाँ हम देखते हैं उस विस्टमैन ट्राइब की एक विलेजर वहीं छुपी होती है जो स्विमिंग से कहती है मेरे पास मत आओ, मेरे क्लो काफी ज्यादा शार्प है, अगर तुम मेरे पास आए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वहीं ये देख के स्विमिंग कहता है तो ये बस एक पालतू जानवर है। जो सुन के वो बिस्टमैन कहती है मैं कोई पालतू जानवर नहीं हूँ, क्या तुम भी यहाँ मेरे विलेज के ऊपर अटैक करने आए हो? अगर हाँ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वहीं स्विमिंग अपने आई ऑफ इनसाइट का यूज करके उसके डिटेल को देखता है, जहाँ वो देखता है ये बिस्टमैन कैट फ्लॉक से बिलोंग करती है। वहीं इसका प्रोफेशन असासिन टाइप होता है और इसका नाम लिया जो लेवल 3 पे होती है। जो देख के स्विमिंग उसे एक हीलिंग पोशन देते हुए कहता है ये एक हीलिंग पोशन है जो तुम्हारे घाव को ठीक कर सकता है। साथ ही वो वहाँ से जाते हुए कहता है चिंता मत करो, मैं यहाँ तुम्हारे गाँव के ऊपर अटैक करने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं यहाँ उस पाइथन को मारने आया हूँ जो तुम्हारे गाँव को तबाह किया है, और वैसे भी तुम्हारा गाँव पहले ही तबाह हो चुका है। जिसपे वो कैटफ्लॉक कहती है लेकिन वो पाइथन काफी ज्यादा खतरनाक है, अगर तुम अकेले गए तो तुम। जिसपे स्विमिंग उससे कहता है चिंता मत करो, ये मेरा सब्जुकेशन क्वेस्ट है जिसे कंप्लीट करने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। जो सुन के वो कैटफ्लॉक रोते हुए कहती है क्या तुम मुझे भी अपने साथ ले चलोगे? मैं उस पाइथन के घोंसले को ढूंढ सकती हूँ क्योंकि उस कमीने ने मेरे पूरे फैमिली मेंबर को खा गया। जिसके साथ ही हम देखते हैं वो दोनों उस फॉरेस्ट के अंदर जाने लगते हैं, जहाँ स्विमिंग कहता है हम जितने ही अंदर जाते जा रहे हैं उतना ही अंधेरा होते जा रहा है, मैं अभी तक जरा सा भी मूवमेंट डिटेक्ट नहीं किया, तो क्या तुम श्योर हो कि वो इसी डायरेक्शन में
सामने है, जिसपे वो कैटफ्लॉग कहती है हाँ हम बस पहुंच ही गए। जो देख के स्विमिंग कहता है यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, जिसपे वो कैटफ्लॉग कहती है वहाँ ऊपर देखो। जहाँ स्विमिंग देखता है वो पाइथन उस पेड़ पे रेस्ट कर रहा होता है। जो देख के स्विमिंग सोचता है ये काफी ज्यादा बड़ा है, मैंने इसके बारे में जितना सोचा था ये उससे भी बड़ा है। तो जैसा कि एक डी रैंक क्वेस्ट से एक्सपेक्ट किया जा सकता है, मैं इसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता, मुझे कोई बढ़िया तरीका ढूंढ के इसे मारना होगा। तभी स्विमिंग के ऊपर कोई एरो से अटैक कर देता है। जो देख के वो कैटफ्लॉग स्विमिंग से कहती है तुम्हारे पीछे देखो। वही वो लोग जिन्होंने स्विमिंग के ऊपर एरोस को शूट किया होता है वो कहते हैं आखिर ये हमें इतनी दूरी से कैसे नोटिस कर लिया। जिसपे उसका दूसरा पार्टनर कहता है तो अब जब हम लोग एक्सपोज हो ही गए हैं तो चलो इससे हेड ऑन सामना करते हैं। वही स्विमिंग कहता है आखिर कौन है जो इस अंधेरे में एरोस को शूट कर रहा है। जिसपे वो हंटर्स जो स्विमिंग को असैसिनेट करने आए होते हैं वो कहते हैं तुम थोड़े बहुत कैपेबल तो हो, हमें नहीं लगा था कि तुम जैसा एक मेयर लेवल 20 का अवेकेंड स्टूडेंट हमारे एम्बुश को डॉज कर लेगा, लेकिन तुम्हारा लक केवल एक बार ही तुम्हारा साथ देगा। तुम इस बार लकी नहीं होगे कि तुम हमारे अटैक को डॉज कर पाओ, क्योंकि आज तुम यहीं पे मरने वाले हो। साथ ही वो तीनों एक साथ स्विमिंग के ऊपर अटैक कर देते हैं, जहाँ स्विमिंग उनके एरोस को दोबारा डॉज कर लेता है। जो देख के वो लड़की कहती है तुम इस एरो को तो डॉज कर लिए, लेकिन तुम मेरे मैजिक को डॉज नहीं कर पाओगे। वही स्विमिंग उसके मैजिक को डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन इस वजह से वो थोड़ा बहुत इंजर्ड हो जाता है। तभी वो शॉर्ट्समैन भी स्विमिंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से स्विमिंग दूर जाकर गिरता है। जो देख के वो हंसते हुए कहते हैं क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो, क्या तुम्हारे पास बस इतना ही स्ट्रेंथ था। सोचो तुम्हें खत्म करने के लिए हम 3 लोगों को एक साथ हायर करना पड़ा। सच में कुछ लोगों के लिए पैसा कमाना कितना ज्यादा आसान होता है। और यहाँ हम सोच रहे थे कि जो आदमी एक डी रैंक सब्जुकेशन क्वेस्ट को अकेले कंप्लीट करने की हिम्मत करता है वो कोई स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होगा, लेकिन तुम तो बस एक नासमझ इंसान निकले जिसने बिना सोचे समझे कोई भी क्वेस्ट उठा लिया। तुम्हारे पास बस इतने सी स्ट्रेंथ होते हुए भी तुम लोगों को बेवजह नाराज करने की हिम्मत करते हो। लगता है तुम्हें सच में ये नहीं पता कि आखिर मौत शब्द किसे कहते हैं। तुम्हें ढूंढने में हमारा काफी समय बर्बाद हुआ है, तो मरने से पहले तुम इसे एक सबक समझ सकते हो। जो सुन के स्विमिंग उनसे कहता है तो क्या तुम मेरे मरने से पहले मुझे ये बता सकते हो कि आखिर यहाँ तुम्हें मुझे मारने के लिए कौन भेजा है, जिस वजह से मैं थोड़ा शांति से मर सकता हूँ। जिसपे वो शॉर्टमैन कहता है तुम वैसे भी मरने वाले हो तो तुम्हें ये बताने में कोई नुकसान नहीं है। तुम्हारे इस बेकार जिंदगी को जेंग फैमिली के यंग मास्टर जेंग तेंग खत्म करना चाहते हैं। साथ ही वो स्विमिंग के ऊपर अटैक करके उसे मार देता है। तभी स्विमिंग उनसे कहता है तो ये असल में जेंग टेंग ही है, जैसा कि मैंने गेस किया था। केवल वही इस जैसे रूथलेस मेथड को मेरे खिलाफ यूज कर सकता है। वहीं ये देख के वो स्वॉर्डमैन घबराते हुए कहता है आखिर यहाँ पे तुम जैसे दो कैसे हो सकते हैं। जिसपे स्विमिंग अपने आई ऑफ इनसाइट का यूज करते हुए उनसे कहता है अभी तुमने जिस स्विमिंग को मारा है वो मेरे एक सेट स्किल का क्लोन था। वहीं वो उनके लेवल को देखते हुए सोचता है जो आर्चर है उसका लेवल 23 है और जो ये फीमेल मेज है इसका लेवल 25 है। इस अवेकेंड वर्ल्ड में जहाँ एक दूसरे को मारना आम बात है, लेकिन फिर भी बेसिक सर्विलेंस बैलेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए जो लॉ और रेगुलेशन स्टेब्लिश किया गया है उसके हिसाब से जो अवेकनर्स के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में जो लेवल डिफरेंट होगा वो लेवल 10 से अधिक नहीं होना चाहिए। और अगर इस रूल को जानबूझ के तोड़ा जाता है तो ये एक ग्लोबल वांटेड बन जाएगा। लेकिन इन तीनों का लेवल 30 से ऊपर नहीं है, जिस वजह से ये रूल्स को ब्रेक नहीं किए हैं। तो इन तीनों में से जिसका लेवल सबसे ज्यादा हाईएस्ट है वो ये स्वॉर्डमैन है जिसका लेवल 27 है। तो अगर ऐसा है तो मैं सबसे पहले सबसे लोवेस्ट से ही स्टार्ट करूंगा। साथ ही वो जंप करके इंस्टेंटली उस आर्चर के पीछे चला जाता है और उसके गले पे अपने स्वॉर्ड को रखते हुए कहता है कोई भी अचानक हरकत मत करना, क्योंकि घातक जगहों को हेल्थ बार में नहीं मापा जाता है और गला उन घातक जगहों में से एक है। जो देख के वो फीमेल मैच कहती है तुम घटिया कमीने कहीं के। जिसपे स्विमिंग कहता है अंधेरे से मुझ पे एरो से एम्बुश अटैक करना, तो ये साफ साफ दिख रहा है कि असल में सबसे ज्यादा घटिया कौन है। जिसपे वो स्वॉर्डमैन कहता है एक ग्रीन हॉर्न जो रिसेंटली अपने पावर को अवेक किया है वो हमारे साथ होस्टेज प्ले गेम खेलना चाहता है। क्या तुमने इससे पहले कभी किसी को मारा भी है, क्योंकि पहली बार किसी की जान लेना प्लेजेंट फीलिंग नहीं होता है। जिसपे स्विमिंग उस आर्चर के गले को काट देता है और उनसे कहता है मुझे इसमें काफी ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। और इसी के साथ ही ये पार्ट यहीं पे कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।